रिस्क नहीं है कि आप अपने पोर्टफोलियो को 20% नीचे जाते हुए देख सकते हो। तो प्लीज इक्विटी में मत आओ, क्योंकि हमने तो 40-40% नीचे जाते हुए देखा है पोर्टफोलियो को, फिर वापस आते हुए भी देख लिया है। 3.5 साल 0% रिटर्न था। अभी सर्कस खत्म नहीं हुआ, सर्कस चालू हुआ। मार्च आ गया 2020, पोर्टफोलियो 25% कोविड वाला। क्या है यश भाई, सारे ये बच्चे लोग आए 2020 के बाद। बिल्कुल 2020 तक 3 करोड़ डीमैट अकाउंट्स थे, अब 17 करोड़ डीमैट अकाउंट्स, आप समझ सकते हो। अब इन्होंने ना कभी मार्केट को गिरते हुए देखा नहीं, सही कह अब आएगा मजा। बसा बच्चे लोग क्या करेंगे, जो खरीदेगा वो, जो गिरेगा वो बेच देंगे, हम जो गिरेगा वो खरीद लेंगे। और आज तो मैं बता रहा हूं समय आया है खरीदने का, हम तो डांस कर रहे हैं सारे। टाइम ही नहीं मिल रहा था खरीदने का, मार्केट ऐसे जाई जा रही थी, कैसे पैसे बनाऊंगा मैं जी। अरे आप वो छोड़ो, वॉरेन बुफे पिछले 10 साल से अल्फा नहीं जनरेट कर पा रहे कंपेयर टू S&P 500 जिसे वो बेंचमार्क मानते हैं। देखिए भारत में अगर आपको पैसा बनाना है तो अब रिलायंस में अगर आप पैसा डालते हैं तो वो 10 साल में 10 गुना होना बहुत मुश्किल है। एग्जैक्टली। पर अगर एक कोई छोटी कंपनी है जो भी पैदा हुई है और जिसमें रिटर्न्स मतलब आ रहे हैं, अभी बिजनेस बन रहा है, तो वो डेफिनेटली आपको अच्छा पैसा दे सकती है, पर रिस्क ज्यादा हो सकता है वो खत्म ही हो जाए बीच में। अभी जब मार्केट्स अच्छी थी तो मेरा IRR जिसे हम कहते हैं, रिटर्न्स कहते हैं, वो 19-20% तक चला गया था पूरे पोर्टफोलियो का। तो मेरे को सब बोले क्या जीनियस, मतलब मैं जीनियस नहीं हूँ भाई, मार्केट अच्छी चल रही है। पीछे मार्केट्स गिरी 13%, बिल्कुल निफ्टी गिरा 13% टॉप टू बॉटम, रिलायंस गिरा 25%, एशियन पेंट्स गिरा 30%। आपको समझ आएगा कि इस टाइम पे निकलना है या और खरीदना है? चलो मुझे बताओ। मामा अर्थ करेक्टेड बाय 55% इन अ डे। सोचो उस आदमी का क्या होगा जिसने टॉप पे खरीदा होगा प्राइस पे। अब ये कंपनी थी शक्ति पंप्स 2019 में 40 रुपए का शेयर था, अभी पीछे 1400 रुपए का मार्क है। अब लोग है ना स्मॉल कैप में भी कचरा खरीदते हैं। हाँ, ये भी मतलब वो बोलते हैं मैं तो स्मॉल कैप ही खरीदा था। अरे तूने कचरा खरीदा था भाई। रोलिंग रिटर्न से हमें पता चलता है ये जो म्यूचुअल फंड है ये द्रविड़ है या सहवाग है। आपको ना लॉन्ग टर्म में सहवाग से ज्यादा द्रविड़ चाहिए, क्योंकि आप टेस्ट मैच खेल रहे हो, आप T20 नहीं खेल रहे हो। मतलब सोचो जो चीज वो भूल गए उसमें सबसे ज्यादा रिटर्न्स कमाए उन्होंने। अगर आप भूल जाओ ना कि आपने पैसा डाला है, आप गजब पैसा कमा सकते हो। और अगर कंपाउंडिंग आपके अगेंस्ट चली गई ना दोस्त, तो आपको, सॉरी टू यूज द वर्ड, नंगा कर देगी। जब आप अपने आप को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट कर देंगे, इसका मतलब ये नहीं कि आप इनकम बंद कर रहे हो, आप अपना टाइम नहीं बेचोगे। तो वो फ्रीडम जो है आपको तभी आ सकता है जब आपके बैंक अकाउंट में एक सर्टेन नंबर हो। अगर आप कोई घर लेते हो जिसकी EMI 40,000 आ रही है, भाई साहब आपकी इनकम 1.25 लाख रुपए से नीचे नहीं होनी चाहिए। आपका कार का जो EMI है वो 15% आपकी इनकम से ऊपर नहीं होना चाहिए। मैंने भी ये सब किया, मैंने भी FNO किया, मैंने भी ट्रेडिंग करी, मैंने भी शॉर्ट टर्म बाइंग सेलिंग करी, मेरे को नहीं पैसे बने जी। आपने कोई म्यूचुअल फंड सिर्फ इसलिए नहीं खरीदा क्योंकि उसने पिछले 1 साल में 30-40-50% रिटर्न दिया है। आपको पता है कि आपने वो म्यूचुअल फंड क्यों खरीदा है, आपके गोल सेट है, तो फिर आपको चिंता किस बात की। वेल्थ होती है जब आपको किसी और के लिए काम ना किए बिना आपका घर चल सके। रिच मुझे नहीं पता किसे कहते हैं, बिकॉज मेरे लिए तो अंबानी जी भी पुअर हैं, क्योंकि उनके ऊपर इलॉन मस्क है, बर्नार्ड आर्नोल्ट है, कभी अडानी जी उनके ऊपर चले जाते हैं। तो रिचनेस जो है ना वो सब्जेक्टिव है। तो 50,000 कमाते हो, 10,000 से स्टार्ट कर लो और हर साल 7% की ग्रोथ करो। अगर आपने ये कंटिन्यूअसली 20 साल कर लिया तो आपके पास इजीली 1.5 करोड़ रुपए का कॉर्पस बन जाएगा। अगर आप इतना भी कवर कर दोगे ना अय्याज भाई, मैं आपको बता रहा हूं कोई भी व्यक्ति भारत के 90% लोगों से आगे निकल जाएगा, सिर्फ ये 3 चीज करके। स्विच पर आज इस पॉडकास्ट में मेरे साथ है इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बिजनेस एंड फाइनेंस कोच संजय कटोरिया। संजय वेलकम। थैंक यू सो मच अय्याज भाई। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया। क्या चल रहा है संजय आजकल? आजकल तो लाल चल रहा है। पिछले साल तक हरा चल रहा था, अभी लाल चल रहा है। बिल्कुल संजय, उसी बात से बात करूंगा इनिशियली। तो मतलब कब तक लोगों के पोर्टफोलियो ग्रीन वगैरह होंगे? बड़े परेशान हो गए लोग काफी वक्त से इन्वेस्ट करते हुए कि यार अब क्या चल रहा है। एक बुल रन इस वक्त चल रहा था, लेकिन अभी सबके पोर्टफोलियो रेड हैं, म्यूचुअल फंड भी नेगेटिव्स में चले गए। देखिए ये पार्ट ऑफ लाइफ है और ये करेक्शन लॉन्ग ओवरड्यू थी, आनी ही थी। और मुझे लगता है कि लोगों को ना इसके बारे में बहुत वरी नहीं करना चाहिए। अभी मैं कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू सुन रहा था वॉरेन बुफे का, तो उन्होंने, किसी ने पूछा कि अब क्या करोगे जब मार्केट्स गिरेंगे, तो बोलता है यार मैं जैसे रोज सब्जी खरीदता हूँ, मैं तो स्टॉक्स खरीदता हूँ, तो मैं खरीदते आ रहा हूँ, मैं इतने सालों से खरीद रहा हूँ, मैं फिर भी खरीदूंगा। तो मैं ये सब चीज़ों पे वरी नहीं करता कि मार्केट ऊपर गई नीचे गई, ये सब हुआ वैसे हुआ, तो आई विल बाय। सो मुझे लगता है कि मैंने भी वही टेक्निक यूज़ की हुई है और उसी टेक्निक ने मेरे लिए काम किया। आपने अगर एलोकेशन राइट किया है, आपने कोई म्यूचुअल फंड सिर्फ इसलिए नहीं खरीदा क्योंकि उसने पिछले 1 साल में 30-40-50% रिटर्न दिया है, आपको पता है कि आपने वो म्यूचुअल फंड क्यों खरीदा है, आपके गोल सेट है, तो फिर आपको चिंता किस बात की। बिल्कुल। अभी जैसे मैंने जब अपना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का गोल तय किया था,
तो मैंने तय किया था मैं 40 तक अचीव कर लूंगा। वो बाय चांस मार्केट्स अच्छी होगी तो मैं 38 39 में अचीव कर गया। तो दैट वाज मेरी मार्केट्स की मेहरबानी थी मेरे पे। पर अगर यही मार्केट्स खराब होती तो शायद 40 की जगह 42 पे अचीव कर लेता। तो इसमें कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आता मेरे लाइफ में। सो आई थिंक पीपल शुड स्टॉप वरिंग अबाउट व्हाट मार्केट इज डूइंग। वो उनके कंट्रोल में नहीं है। डू थिंग्स विच आर इन योर कंट्रोल। अगर आपको लगता है, वैसे तो ये टाइम होता है खरीदने का, ठीक है, क्योंकि मुझे जितने भी टाइम मार्केट्स गिरी हैं मैंने मार्केट्स में यूनिट्स को अक्यूमुलेट किया है। क्योंकि जब वो मार्केट्स फिर उठती है 5 साल बाद 6 साल बाद, अचानक से इतने सारे यूनिट्स हो जाते हैं कि थोड़ा भी फर्क होता है तो बहुत बड़ा वैल्यू क्रिएट हो जाता है। तो मैं तो जानता हूं कि अगर किसी के फेवरेट कपड़ों की दुकान पे सेल लग जाए 20% 30% बाय वन गेट वन फ्री, तो लोग फटाफट लाइन लगा के कपड़े खरीद लेंगे। पर अगर किसी के फेवरेट म्यूचुअल फंड पे डिस्काउंट लग जाए तो वो नहीं खरीदता। वो उस टाइम मेरे को मैसेज आता है कि बेचना है मेरे को। एग्जैक्टली। तो आई थिंक ये मानसिकता जब तक लोग रखेंगे तो वो पैसा नहीं बना पाएंगे। संजय भाई, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट बात की है कि एलोकेशन राइट हो, लेकिन एक आम आदमी, एक आम बंदा जिसने अभी भी इन्वेस्टिंग स्टार्ट की है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए 1 साल हुआ 2 साल हुआ, उसने इधर उधर देखा, फेसबुक पे देखा, आपकी वीडियोस मान लीजिए देख ली, बड़ी पॉपुलर होती हैं आपकी वीडियोस एंड शॉर्ट्स, तो वो एलोकेशन कैसे समझे कि एलोकेशन राइट कैसे होनी? देखिए, जैसे आप एक डाइटिशियन के पास जाते हैं तो वो आपको बताता है कि आपके मील में कितना क्या होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स कितना होना चाहिए, प्रोटीन्स कितना होना चाहिए, मीठा कितना होना चाहिए, ये सब आपको बताता है। उसी तरीके से आपको एक फाइनेंशियल प्लानर के पास जाना है। लोग क्या करते हैं ना, ये बात बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं कि मुझे फाइनेंशियल प्लानर के पास नहीं जाना, और क्योंकि क्या है कि उनको लगता है यार ये तो खर्चा है मेरे लिए। बिल्कुल। पर वो निवेश करने वाले 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, 15 साल के लिए। अगर आप एक राइट फाइनेंशियल एडवाइजर के पास पहुंच गए तो वो आपको गाइडेंस दे सकता है, वो आपको बता सकता है आपके गोल्स अचीव करने के लिए आपको क्या, कहाँ पैसा डालना चाहिए, कितना डालना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल किसी का गोल था कि उसको 3 साल में गाड़ी चाहिए। अब उसने 2 साल पहले देखा मार्केट्स में अभी आया, अब उसे देखा है 3 साल में मेरे को गाड़ी चाहिए, सबसे ज्यादा रिटर्न्स तो स्मॉल कैप देते हैं। बिल्कुल। तो मैं काम करता हूं, मैं स्मॉल कैप में निवेश करना चालू करता हूं। अब वो सर पकड़ के बैठा होगा। एग्जैक्टली। क्योंकि अब उसको दिख गया होगा कि गोल अचीव नहीं होगा। अब अगर वो किसी फाइनेंशियल प्लानर के पास जाता, वो उसको स्मॉल कैप में पैसा डालने ही नहीं देता। वो कहता आपका गोल 3 साल का है ना, तो आप स्मॉल कैप में नहीं डाल सकते, आपको थोड़ा डालना इक्विटी। वैसे तो आपको ज्यादा डेट में डालना चाहिए अगर छोटा गोल है, पर अगर आप इक्विटी में डालना भी चाहते हो तो आप अल्ट्रा लार्ज कैप में डालो, निफ्टी 50 में डालो, ठीक है, या फिर आप हाइब्रिड फंड्स में डालो, इस तरह के फंड्स में डालो। पर अगर कोई ये नौसिखिया है जिसको लग रहा है कि यार रिटर्न्स 36% आ रहे हैं साल के, 30% आ रहे हैं साल के, अरे भाई वो तो पिछले 2 साल 3 साल 4 साल में ना। तो और म्यूचुअल फंड में रिस्क आप तब ज्यादा ले सकते हो जब आपके गोल की अवधि लंबी होती है। तो जितना आपका गोल लंबा होगा उतना ही आप रिस्क ज्यादा ले सकते हो। फाइन। संजय भाई, अब बताएं कि इन्वेस्टमेंट जो है, स्ट्रेटजी हमने काफ़ी बात करी इस पे, तो एक आम आदमी जो मोटिवेट हो रहा है आपकी बात से, जो समझ रहा है आपकी बात को कि मुझे फायर अचीव अगर किसी को करना है, अचीव फायर नहीं की बात नहीं कर रहा है, वो इन्वेस्टमेंट करने की बात कर रहा है, तो वो स्टार्ट कैसे करे? देखिए, स्टार्ट करें अपने गोल्स बना के। फाइनेंस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपके गोल्स बनाना। आपको शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, अल्ट्रा लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में क्या आ गया, फॉर एग्जाम्पल किसी की शादी होने वाली है, किसी को गाड़ी खरीदनी है, तो ये शॉर्ट टर्म गोल्स हो गए। फिर हो गया मिड टर्म गोल्स। मिड टर्म गोल्स ये हो सकता है आपको घर चाहिए तो घर की डाउन पेमेंट करनी है, आपको गाड़ी, अच्छी गाड़ी खरीदनी है, या फिर अब आपको शादी करनी है, तो वो भी एक मिड टर्म गोल हो सकता है। फिर आपके लॉन्ग टर्म गोल्स हो सकते हैं, चिल्ड्रंस एजुकेशन एक लॉन्ग टर्म गोल हो सकता है, चिल्ड्रंस मैरिज एक लॉन्ग टर्म गोल हो सकता है, और अल्ट्रा लॉन्ग टर्म गोल हो सकता है आपकी खुद की रिटायरमेंट। तो आप ऐसे बकेट्स में कर दीजिए। इन सब बकेट्स के लिए आपको एक एसेट एलोकेशन करना पड़ेगा। एसेट एलोकेशन का मतलब होता है कि मेरा कितना पैसा कहां जाएगा। 2 तरह के बड़े एसेट होता है, एक होता है इक्विटी, एक होता है डेट। उसके अलावा होता है गोल्ड, मेजरली, मतलब ये मेजर एसेट क्लासेस है। तो इक्विटी और डेट में जितना आप रिस्क ज्यादा ले सकते हो उतना इक्विटी ज्यादा लोगे। अब रिस्क ज्यादा कैसे ले सकोगे, जब आपका ड्यूरेशन लंबा होगा। तो आपका जो अल्ट्रा लॉन्ग टर्म गोल है उसमें आप ज्यादा इक्विटी रखो, 90% 95% इक्विटी रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आपके जो शॉर्ट टर्म गोल्स हैं उसमें आप ज्यादा डेट रखो। डेट मतलब हो गया फिक्स डिपॉजिट्स, ट्रेजरी, आपके जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए, डायनामिक बॉन्ड्स हो गए, अच्छे कंपनी के कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गए, इनमें आप ज्यादा पैसा डालो। तो अगर आपका 3 साल का गोल है, मैं कहूंगा कि 70-80% आप डेट में डालो, 20-30% आप जो है इक्विटी में डालो। जैसे जैसे आपका ड्यूरेशन बढ़ता रहे वैसे वैसे इक्विटी को बढ़ाओ, डेट को कम करते जाओ। लोग उल्टा करते हैं, लोग कहते हैं कि मेरे को गाड़ी 3 साल बाद खरीदनी है, तो मैं काम करता हूँ आज स्मॉल कैप में पैसा डाल देता हूँ, क्योंकि 3 साल में ये डबल कर देगा मेरे को। वो 3 साल में आधा हो जाएगा कभी कभी, क्योंकि मार्केट्स का भरोसा नहीं है। अब मार्केट्स खराब स्टेट में आ चुकी हैं, तो पास्ट परफॉर्मेंस हैज नथिंग टू डू विद फ्यूचर परफॉर्मेंस। बट हाँ, हमें पता है कि लॉन्ग टर्म में मार्केट एक ठीक ठाक रिटर्न दे देती है। तो ये तरीके से आपको एसेट एलोकेशन करना है बेस्ड ऑन योर गोल, टाइमलाइन
और उसका कितना अमाउंट आपको चाहिए। लेकिन सिर्फ ये स्ट्रेस हो जाता है बहुत ज़्यादा ना लोगों के लिए। ये कहेंगे यार अगर मैं इन्वेस्ट करूं यार, पहले मुझे सेट करना पड़ेगा कि मुझे गाड़ी लेनी है, उसके लिए अलग इन्वेस्टमेंट होगा, बिल्कुल। बच्चे की पढ़ाई के लिए अलग इन्वेस्टमेंट करूंगा, और शादी के लिए अलग करूंगा, और इस चीज़ के लिए अलग करूंगा। तो इसके अंदर ना फंस जाते हैं लोग कि यार मतलब छोड़ो, हम कुछ नहीं कर रहे और लेट्स जैसे चलना है वैसे चलते हैं। तो फिर वही मिलेगा जैसे हम जो मिलना है। अगर जैसे चलोगे वैसे चलना है तो वही मिलेगा जो मिलना है। यार इतना टाइम लोग नहीं देंगे, 2 घंटे का काम है। इट्स अ मैटर ऑफ 2 आवर्स। जस्ट सिट विद योर फैमिली, मेक योर गोल्स, पुट अ नंबर, थिंक अबाउट इट, वॉच फ्यू वीडियोस, टॉक टू अ फाइनेंशियल प्लानर एंड दैट्स इट। लोग दिन में 1-1 घंटा जिम जाते हैं ना। मैं तो 2 घंटा टोटल मांग रहा हूँ कि 2 घंटा टोटल बैठ जाओ, राइट क्वेश्चनिंग करो, इससे होगा क्या, अचीव होगा क्या, गारंटी है, कितना रिस्क है, क्या है। अच्छा, कुछ लोग का रिस्क टॉलरेंस बहुत कम होता है, तो आप इक्विटी में आओ मत, क्यों आ रहे हो भाई? अगर आप में इतना रिस्क नहीं है कि आप अपने पोर्टफोलियो को 20% नीचे जाते हुए देख सकते हो, तो प्लीज इक्विटी में मत आओ, क्योंकि हमने तो 40-40% नीचे जाते हुए देखा है पोर्टफोलियो को, फिर वापस आते हुए भी देख लिया है। अब मैं आपको यस भाई बताता हूं, मैंने एक म्यूचुअल फंड चालू किया था 30,000 रुपए महीने का, ठीक है, अक्टूबर 2016 में। फरवरी 2020 आते आते उसका रिटर्न 0% था। 3.5 साल 0% रिटर्न था। इसका मतलब क्या है? इतने में तो लोग भाग जाते हैं। अरे यार क्या पागल है, इससे अच्छा तो एफडी में डाल देता, ये कर देता, वो कर देता। अभी सर्कस खत्म नहीं हुआ, सर्कस चालू हुआ। मार्च आ गया 2020, पोर्टफोलियो 25% कोविड वाला, बिल्कुल। तो सोचो 3.5 साल से पैसा डाल रहा हूं, 0 रिटर्न है, उसके अगले महीने 25% डाउन हूं, पर फिर भी एसआईपी नहीं रोकी। आज वो फंड में टोटल मिला के 30 लाख रुपए के आसपास गए हैं। 30,000 पर मंथ डाल रहा था और उस फंड की वैल्यू 80 लाख है। मैंने क्या किया? जब नीचे गया तब भी कुछ नहीं किया, जब ऊपर गया तब भी कुछ नहीं किया, तो चुपचाप इन्वेस्ट करता रहा। बिल्कुल। तो आई थिंक लोगों को ये समझना पड़ेगा कि इक्विटी में रिस्क है। आपका पोर्टफोलियो 20-20, 25-25% नीचे जा सकता है, पर आपको स्टिक रहना पड़ेगा, क्योंकि भारत कहीं खत्म नहीं हो रहा, यहाँ पे न्यूक्लियर बम नहीं गिर रहा, और न्यूक्लियर बम गिर गया फिर कुछ नहीं बचा, तुम्हारे को वैसे पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम चिंता मत करो। ठीक है, उस दिन के लिए गोल्ड रख लो, थोड़ा गोल्ड खरीद के रख लो, बस यही तरीका है। बिल्कुल। संजय भाई, आपने बात की कि पोर्टफोलियो नीचे चले गया, देन फिर पॉजिटिव रिटर्न आया, तो म्यूचुअल फंड में टिपिकली कितना टाइम लगता है पॉजिटिव रिटर्न्स के लिए? एक रिसर्च की गई थी कि 7 साल की अवधि में म्यूचुअल फंड कभी भी नेगेटिव रिटर्न नहीं देता। ओके। और मुझे भी यही लगता है कि कोई भी व्यक्ति अगर म्यूचुअल फंड में आए या म्यूचुअल फंड में निवेश करे, तो वो एटलीस्ट 7 से 10 साल का अवधि रखे, खासकर इक्विटी फंड्स में और रिस्क, हाई रिस्क इक्विटी फंड्स में एक 7 से 10 साल की अवधि को मद्देनजर रखते हुए ही आए, नहीं तो मत आए। और अपने म्यूचुअल फंड को एलोकेशन कैसी होनी चाहिए? स्मॉल कैप में कितना हो, लार्ज कैप में कितना हो, फ्लेक्सी कैप में कितना हो? एक तो आप यही बता दीजिए लोगों को, स्मॉल कैप होता क्या है, फ्लेक्सी कैप क्या होता है, लार्ज कैप क्या होता है, लोगों को ये भी आइडिया नहीं है बॉस। देखिए, भारत में ना 3 प्रकार की कंपनियां होती हैं, ठीक है। सबसे पहले होती है लार्ज कैप। लार्ज कैप मतलब भारत देश की 100 सबसे बड़ी कंपनी, वो लार्ज कैप मानी जाती है। उनको आप मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में डाल दो, तो जैसे रिलायंस हो गई, एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, टीसीएस, इन्फोसिस, आईटीसी, यूनिलीवर, ये सारी लार्ज कैप कंपनीज है। फिर आती है मिड कैप कंपनीज। मिड कैप कंपनीज होती हैं जो लार्ज कैप के बाद की 150 कंपनियां हैं। तो 101 रैंक से लेकर 250वां रैंक जिस कंपनी का है वो मिड कैप कहलाती है, जो मिडिल कैपिटलाइजेशन कंपनीज होगी। और तीसरा, उसके बाद जितनी भी नीचे कंपनीज बचती हैं उसको स्मॉल कैप कहा जाता है, यानी कि छोटी कैपिटलाइजेशन की कंपनीज। अब देखिए, भारत में अगर आपको पैसा बनाना है, तो अब रिलायंस में अगर आप पैसा डालते हैं तो वो 10 साल में 10 गुना होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी है। पर अगर एक कोई छोटी कंपनी है जो भी पैदा हुई है और जिसमें रिटर्न्स मतलब आ रहे हैं, अभी बिजनेस बन रहा है, तो वो डेफिनेटली आपको अच्छा पैसा दे सकती है, पर रिस्क ज्यादा हो सकता है, वो खत्म ही हो जाए बीच में। तो स्मॉल कैप कंपनीज में आपको अच्छा रिटर्न्स मिलने के चांसेस मिलते हैं, पर रिस्क बहुत होता है। मिड कैप कंपनीज में रिस्क कम हो चुका होता है और ऑब्वियसली रिटर्न्स के चांसेस भी कम होते हैं। लार्ज कैप कंपनीज वो होती हैं जिसमें रिटर्न्स के चांसेस तो बहुत कम होते हैं, पर रिस्क भी अगेन बहुत कम होता है। अब फ्लेक्सी कैप होता है इन सब की खिचड़ी, बिल्कुल, कि भाई थोड़ा लार्ज डाल दिया, थोड़ा मिड डाल दिया, थोड़ा स्मॉल डाल दिया। फिर उसके बाद आपके आते हैं जैसे एक मल्टी कैप होता है। मल्टी कैप में खिचड़ी में इंग्रेडिएंट सेट होता है, 25% लार्ज कैप, 25% मिड कैप, 25% स्मॉल कैप और 25% एज पर दी इच्छा ऑफ फंड मैनेजर। तो पॉइंट क्या है कि आप जब भी फंड देखने जाओ तो आप ये देखो कि आपको किस तरह की खिचड़ी खानी है। आपको दाल अलग चावल अलग खाने हैं, या खिचड़ी खानी है, या तीखी खिचड़ी खानी है, या थोड़ी क्या कहते हैं ब्लैंड खिचड़ी, आपके स्वाद अनुसार आपको खिचड़ी खानी है, बस एज सिंपल एज दैट। फाइन। और वो स्वाद कैसे डिसाइड कर? स्वाद डिसाइड होता है गोल, टाइम, रिस्क, 3 चीजें। अगेन उन्हीं चीजों से आप पहले बात कर रहे थे। गोल आपका कितना क्या है, कितने समय के लिए है, और कितना रिस्क आप ले सकते हो, बस इसी से डिसाइड होता है। अगर आपको मेरा गोल 20 साल का है संजय भाई,
पर मैं ना ज्यादा वेरिएशन नहीं देख सकता, तो मैं आपका स्मॉल कैप में फिर भी पैसा नहीं डलवा सकता। ओके। पर आप कहो संजय भाई गोल लंबा है, भरपूर रिस्क ले सकते हैं, चिंता मत करो, लंबा गोल है, तो हम स्मॉल कैप में एलोकेशन कर देंगे ज्यादा, सिंपल लॉजिक है। तो मैं तो आपके स्वभाव के हिसाब से जा सकूंगा ना भाई। अगर मैं तो कोई भी कंसल्टेंट या कोई भी आपका एडवाइजर जो होता है वो आपके हिसाब से तो बनाएगा ना। अब वो आप जाओ किसी डाइटिशियन के पास, वो बोले यार आपको प्रोटीन खाना है, आपको नॉनवेज खाना, बोले यार मैं तो वेजिटेरियन हूं, तो बोले नहीं नहीं अब आप प्रोटीन ही नहीं खा सकते, ऐसा नहीं होगा ना। फिर उसको मेरे को प्लांट बेस्ड प्रोटीन देना पड़ेगा या फिर उसको कोई सप्लीमेंट देना पड़ेगा। तो पॉइंट ये है कि मैं तो आपके अनुसार ही चल सकता हूं कि आपका क्या गोल है, कितना रिस्क टॉलरेंस है। अब मेरे पास कुछ लोग आते हैं, वो कहते हैं कि सर हम लोग ना अपने पोर्टफोलियो को 10% से ज्यादा करेक्ट होते हुए नहीं देख सकते, तो उनके पोर्टफोलियो में कभी भी 50% से ज्यादा इक्विटी रख ही नहीं सकते। एग्जैक्टली। बाकी आपको गोल्ड रखना पड़ता है, डेट में जाना डेट रखना पड़ता है। तो अब वो बोले नहीं मेरे को 22% रिटर्न चाहिए, तो हाथ जोड़ते भैया 22 नहीं मिलेगा आपको, नहीं मिले। मिल ही नहीं सकता, क्योंकि आपका रिस्क ही नहीं है उतना लेने का। तो ये चीजें देखी जाती है। स्वाद अनुसार आपको हम खिचड़ी, खाना, दाल, चावल, सब्जी, मिठाई सब सर्व कर सकते हैं आपके स्वाद अनुसार। फाइन। एक चीज और आती है संजय भाई कि मतलब मान लीजिए जब एसआईपी में लोग इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड की तरफ जाते हैं, रूट लेते हैं ये, तो लोगों को ये भी रहता है जैसे कि पिछले 2-3 साल में रहा बुल मार्केट रही, 30-30%, 50-50% रिटर्न मिल गया, तो लोगों की ये आदत बन जाती है कि यार ये इतना ही रिटर्न मिलता है म्यूचुअल फंड में, इतना पैसा लगने से आपने पहले ही बात की थी, तो आइडियली कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक बार वॉरेन बुफे ने सब लोगों से पूछा, Okay. सब बैठे थे सामने ये पत्रकार, और सबसे पूछा कि आपको पता है कि रिश्ता लंबा निभाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? Okay. तो किसी ने बोला कि ट्रस्ट होना चाहिए, किसी ने बोला ज्यादा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करो, और सबने थीसिस दी। तो उसने बड़ी अच्छी बात बोली, उसने बोला रिश्ता लंबा निभाने का एक ही वो है तरीका है, तो क्या बोलते हैं, अपेक्षा कम रखो। Okay. बिल्कुल। कीप लेस एक्सपेक्टेशंस। ये क्या है, जैसे अभी तो वैलेंटाइंस वीक भी आ गया, तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होता है ना, बॉयफ्रेंड बोलता है यार मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, ये कर लाऊंगा, वो कर लाऊंगा, तो शादी के बाद तो वो मिलता ही नहीं है। एग्जैक्टली नहीं मिलता। तो आई थिंक उस टाइम पे फिर लड़की को लगता है यार तब तो इसने बहुत एक्सपेक्टेशन बिल्ड करी थी, बहुत हाइप बिल्ड करी थी, अब देखो गायब हो सबको गया। सुनने को मिलता। तो उसको सुनने मिलता, पर वो पहले बोलते थे देख भाई मैं तो इतना कर सकता हूँ, जमता है तो बता, बिल्कुल। और वो जम जाता, तो बाद में कंप्लेन करने का अपॉर्चुनिटी कम होता। तो आई थिंक अगर आपको स्टॉक मार्केट के साथ लंबा रिश्ता निभाना है, 40 साल 30 साल का रिश्ता, देखो मेरे को तो 18 साल हो गया आज, तो 18 साल में एक अच्छा रिश्ता निभाया मेरा, मेरे को स्टॉक मार्केट ने बहुत कुछ दिया है, पर मैंने स्टॉक मार्केट से बहुत ज्यादा अपेक्षा ही नहीं करी थी। मेरी अपेक्षा हमेशा 12 से 14% थी। अभी जब मार्केट्स अच्छी थी तो मेरा IRR जिसे हम कहते हैं, रिटर्न्स कहते हैं, वो 19-20% तक चला गया था पूरे पोर्टफोलियो का। तो मेरे को सब बोले क्या जीनियस, मतलब मैं जीनियस नहीं हूं भाई, मार्केट अच्छी चल रही है, ये जो ऊपर का 6% है ना, ये अभी हमारे को तोहफा मिला हुआ है, कभी भी लिया जा सकता है। और आज देखो वही जो 20% का IRR वाला पोर्टफोलियो था, आज गिर के 14-14.5 पे आ गया है। हमें फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी अपेक्षा ही 12 से 14 थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपेक्षा को रखो 12% के आसपास, पर अपेक्षा ये रखो कि मैं कमाऊं अगले 30 साल, और आप देखो आप कैसे वेल्दी बनते हो। और मैं आपको इसका एक सिंपल इक्वेशन देखता हूं, सिंपल इक्वेशन। कहते हैं पहला 1 करोड़ मुश्किल है, हाँ बिल्कुल ठीक है, समझो वो 1 करोड़ लाने में आपको 15 साल लग गए, ठीक है, किसी को 20 लग गए, किसी को 15 लग गए, मैं 15 लेता हूं एक बार। अब 15 साल बाद 1 करोड़ आपके अकाउंट में पड़ा है म्यूचुअल फंड में, और मैं ये मानता हूं कि वो हर 6 साल में डबल होता है, 12% के हिसाब से हर 6 साल में डबल होता है। तो 6 साल बाद अब वो कितना हो जाएगा, 21 में 2 करोड़, 2 करोड़ हो गया। उसके बाद 6 साल में कितना हो जाएगा, 4 करोड़। उसके बाद 6 साल में कितना होगा, 8, फिर 16, फिर 32। 32। तो अगर आप उस दिन से लेके अगले 30 साल इस फंड को छोड़ भी दोगे ना, कुछ भी नहीं करोगे, तो भी ये 1 करोड़ का 32 करोड़ हो जाएगा। ये पावर ऑफ कंपाउंड, ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जो लोग मतलब सोचते नहीं, मतलब हाँ, एकदम निकल जाते हैं उनको ना। एक्चुअली जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, 8 + 8 + 8 कितना होगा, 24। 8 × 8 × 8 कितना होगा, एग्जैक्टली, दैट इज मुश्किल होता है। तो लोग है ना कंपाउंडिंग की पावर को ही नहीं समझ पाते, उनको पता ही नहीं चलता कि यार लाइफ में ऐसा कुछ हो भी सकता है। क्या बात कर, अभी जैसे मैं आपको बताता हूं, एक फंड था मेरा जिसका पहला यूनिट मैंने खरीदा था 7-8 साल पहले ही स्टार्ट हुआ होगा, जिसका पहला यूनिट मैंने खरीदा था शायद 35 रुपए में। ओके। आज उसका वैल्यू है 210 रुपीज। कितने साल में, 8 साल में, 8-9 साल में 7 गुना हो गया। मैंने क्या किया उसके लिए, कुछ नहीं। अगर आप ये देखो कि आपका तो टाइम जा रहा ही नहीं ना इसमें, लीस्ट टाइम लगा के आप एक अच्छा रिटर्न कमा रहे हो, FD से ज्यादा कमा रहे हो, बिल्कुल इन्फ्लेशन से बेटर कमा रहे हो,
कंपाउंड कर रहा है, सबसे बड़ी बात है कंपाउंड कर रहा है। एक होता है रिटर्न कमाने को, तो उसको कंपाउंड करना, दो अलग चीजें। तो फिर क्यों आप इतना स्ट्रेस ले रहे हो? फाइन। संजय भाई, अभी मार्केट चल रही है ऐसी कि एक ना करेक्शन हम लोग देख रहे हैं मार्केट में। तो इस मार्केट में लोगों के लिए पेशेंस रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम शुरू में उसको डिस्कस कर रहे थे कि भाई म्यूचुअल फंड मेरा 15% डाउन आ गया, स्टॉक्स मैंने खरीदे हुए थे वो 25% डाउन आ गए। तो पहले तो आप एक चीज़ मेरे को ये बताइए, क्वेश्चन मैं बाद में करूँगा। एक और क्वेश्चन आया, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहा मुझे, कि स्टॉक्स में इंडिविजुअली इन्वेस्ट करना चाहिए लोगों को या फिर म्यूचुअल फंड की तरफ जाना चाहिए? मतलब किस तरीके से रेशो होना चाहिए? देखिए, मैं तो बहुत एंटी स्टॉक इन्वेस्टिंग हूँ। अब आप बोलोगे सर ये कैसी बात है, आप स्टॉक इन्वेस्टिंग के एंटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर? म्यूचुअल फंड भी तो स्टॉक में डालते हैं पैसा। बिल्कुल। म्यूचुअल फंड में मैनेजर बैठा है, उसको पता है, वो एंट्री लेना जानता है, एग्जिट लेना जानता है। हम सब एंट्री लेना जानते हैं, एग्जिट लेना नहीं जानते। अभिमन्यु का चक्र भी है। अगर आप स्टॉक मार्केट को समझते हो, स्टॉक्स को समझ सकते हो, उसकी रिसर्च कर सकते हो, और स्टॉक अगर 30, अभी मैं आपको बताता हूँ, पीछे मार्केट्स गिरी 13%, बिल्कुल। निफ्टी गिरा 13% टॉप टू बॉटम, रिलायंस गिरा 25%, एशियन पेंट्स गिरा 30%। आपको समझ आएगा कि इस टाइम पे निकलना है या और खरीदना है? चलो मुझे बताओ। हाँ बिल्कुल, बड़ा मुश्किल है। मैं अभी सामने सामने पूछ लेता हूँ, क्या डिसीजन लोगे? एशियन पेंट्स आपके पोर्टफोलियो में था, आपने खरीदा टॉप पे 2024 के सितंबर में, आपको लगा अरे यार गजब मार्केट चल रही है, चलो एशियन पेंट्स तो देश की सबसे बड़ी पेंट्स कंपनी है और उसको खरीद लेते हैं। खरीद लिया आपने, स्टॉक इज डाउन बाय 30%, बताओ क्या करोगे? हाँ, लगेगा फिर निकल जाओ यार इसमें से। नहीं, निकल ही नहीं पाओगे आप। और अब आप क्या वेट करोगे? मैं आपको बताता हूं ह्यूमन साइकोलॉजी। अब आप वेट करोगे ये भगवान करे बस उस प्राइस पे आ जाए। बिल्कुल। आप 1 साल 2 साल 3 साल वेट कर लोगे उस प्राइस पे आने का, और उस टाइम पे निकल जाओगे। 3 साल में 0 रिटर्न्स कमाने के लिए शेयर लिया था क्या? इससे अच्छा म्यूचुअल फंड, इससे अच्छा एफडी में डाल देते चुपचाप, किसी कॉर्पोरेट बॉन्ड में डाल देते, डेट फंड में डाल देते, तो भी पैसा बना लेते। तो माय पॉइंट इज कि स्टॉक्स में ना लोगों को, मामा अर्थ करेक्टेड बाय 55% इन अ डे। सोचो उस आदमी का क्या होगा जिसने टॉप पे खरीदा होगा प्राइस पे। खरीदा तो होगा ही, ऐसा तो हो ही नहीं सकता किसी ने ना खरीदा हो। अब वो फंस गया जिंदगी भर के लिए, जब तक प्राइस वापस नहीं आता। अच्छा, जिस दिन वापस आएगा वो 5-6 साल निकल जाते हैं, फिर आप सोचते हो यार मेरे तो प्राइस वापस आया था, मैंने चलो हाँ थैंक गॉड मेरे पैसे पूरे हुए। तुम्हें आता ही नहीं है तो क्यों मगजमारी कर रहे हो भाई? चुपचाप डालो म्यूचुअल फंड में, गिरेगा। अच्छा मैं आपको बताता हूं, लोग रिस्क की बात करते हैं। 2020 से लेके 2024 5-6 साल का पूरा पीरियड देखो, 4.5-5 साल, निफ्टी ने 202% रिटर्न दिया है, मतलब निफ्टी 3 गुना हो गया। बिल्कुल। और एक है निफ्टी स्मॉल कैप 250, जो स्मॉल कैप की 250 कंपनी है, वो भी एक इंडेक्स है, उसने 482% रिटर्न दिया। 482% रिटर्न उसी अवधि में। ठीक है जी। अब रिस्क की बात करते हैं। रिस्क होता है वो नीचे कितना गया, उसको रिस्क मानते हैं। तो अभी जो करेक्शन हुआ तो निफ्टी गिरा 14%, टॉप टू बॉटम 13-14%। आपको क्या लगता है वो स्मॉल कैप कितना गिरा होगा? ज्यादा गिरा। कितना? 25% गिरा, 18% गिरा था। ओके। अब लोग है ना स्मॉल कैप में भी कचरा खरीदते हैं। हाँ, ये भी मतलब वो बोलते हैं मैं तो स्मॉल कैप ही खरीदा था। अरे तूने कचरा खरीदा था भाई, स्मॉल कैप नहीं खरीदा था। ये 250 सबसे बड़ी स्मॉल कैप कंपनीज हैं, इसमें पैसा डाल दे, क्या प्रॉब्लम है? लोगों को ना सोच रहे हैं कि मैं कोई कचरा खरीदूं 10 रुपए का और वो 10,000 का हो जाए। भाई तुम्हारे हाथ तो नहीं आएगा। और दूसरी बात, अगर आ गया ठीक है तो तुम 12 रुपए में बाहर हो जाओगे, 15 में बाहर हो जाओगे, 20 में बाहर हो जाओगे। तुम रुकोगे ही नहीं 10,000 के लिए, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं तुमने खरीदा क्या था और क्यों था। अब ये कंपनी थी शक्ति पंप्स 2019 में 40 रुपए का शेयर था, अभी पीछे 1400 रुपए का मार्क है, विच इज अ 35 टाइम्स इंक्रीज इन 5 years। ठीक है, पर आपने अगर 40 में खरीदा होता 2019 में, 20 में क्रैश था, आप तो बेच देते। फिर आप रुकते 40 रुपए, जैसे ही 40 रुपए आता यू टर्न मार के आप बाहर हो जाते, और फिर उसके बाद और फिर रोते क्या लोग, यार जिस दिन मैं बेचता हूं ना उसी दिन ऊपर जाती है मार्केट, और जिस दिन मैं खरीदता हूं उस दिन नीचे चली जाती है। तुम्हें आता ही नहीं है। बिल्कुल। तो मैं ये कह रहा हूं मैं CFA हूं, मुझे स्टॉक्स के बारे में सब कुछ समझ आती है, मुझे फंडामेंटल आता है, टेक्निकल आता है, उसके बावजूद मैं डायरेक्ट स्टॉक्स में नहीं इन्वेस्ट। अगर आप मेरा पोर्टफोलियो देखेंगे तो डायरेक्ट स्टॉक्स मुश्किल से 7% ऑफ माई पोर्टफोलियो है। और वो भी क्यों है? क्योंकि मेरे पापा ने मुझे खरीद के दिए थे। मैं नहीं करता उसमें बाई, मेरे को नहीं आता। हाँ, मुझे म्यूचुअल फंड समझ आता है, गोल के हिसाब से राइट म्यूचुअल फंड खरीद लो, बैठ जाओ चुपचाप, ऐसा भी करते रहो, बस दिस इज इट।
संजय भाई, म्यूचुअल फंड की आपने बात की कि आप स्टॉक्स में नहीं आते, मतलब दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लोगों के लिए कि आप स्टॉक्स में नहीं जाते, कंसिडरिंग कि आपको सारी नॉलेज है उस चीज़ की, आपको टेक्निकल आता है, सब कुछ आता है, और लोग जो है बस जस्ट बिकॉज एक इधर से वीडियो देख लिया हमने, किसी ने बता दिया ये पेनी स्टॉक ले लो ₹2 का और वो 50 का हो जाएगा और फिर वो 500 चला जाएगा और फिर आप निकल जाना, इसमें फंसते हैं। तो इसको भी आप बताएं, पेनी स्टॉक वाली जो आदत है लोगों की ये, और फिर दूसरा हाउ टू सेलेक्ट अ म्यूचुअल फंड। देखिए पेनी स्टॉक वही है, मैंने लोगों को कचरा इकट्ठा करने का शौक है, घर पे कपड़ों में भी और स्टॉक्स में एग्जैक्टली ये भी। आप देखो, मैं एक बार अपनी क्लास चला रहा था तो मैंने सबसे बोला कि भाई तुम एक काम करो, जाओ मुझे बताओ कि ऐसी कितनी आइटम्स है घर में जो तुमने 1 साल से छुई भी नहीं है। तो अगली क्लास में आके सब ना एकदम रो पड़े, मतलब क्यों, क्या हुआ? बोलते सर 100 आइटम है तो 65-70 ऐसी आइटम्स है जो हमने छुई भी नहीं है। तो मैंने उनका क्या जरूरत है तुम्हें लाइफ में? एक कोई टी शर्ट तुमने खरीदी, अब वो पहनते ही नहीं हो तुम, ठीक है, फिर भी नहीं पहनते, और अगले साल जाके फिर से 50 टी शर्ट उठा लाते हो, 40 टी शर्ट उठा लाते हो। क्या जरूरत है यार? तो उतना खरीदो ना जितना जरूरत है। तो ये एक हैबिट है, और सेम हैबिट लोगों की स्टॉक्स में भी है, ये भी खरीद लो वो भी। मेरे एक क्लाइंट, उन्होंने 54 म्यूचुअल फंड्स खरीदे हुए। अरे हर क्वार्टर में जाते हैं, जो टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड होता है उसको जोड़ देते हैं। मतलब क्यों खरीदा था पता नहीं, या तो किसी दोस्त ने बोल दिया। मतलब तुमने म्यूचुअल फंड को भी स्टॉक्स बना दिया है। लोग पहले स्टॉक्स में ये करते थे, अब तुम म्यूचुअल फंड में ये कर रहे हो कि ये भी खरीद लो, 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 ये भी खरीद लो। तो यार ये सब बंद करो। म्यूचुअल फंड खरीदना है पहले तो गोल, जो बात हमेशा मैं करता हूं। दूसरा, कोई भी म्यूचुअल फंड खरीदने से पहले उसके रिस्क रिवॉर्ड को चेक करो। आप ये मत देखो 1 साल में कितना रिटर्न दिया, वो सही मेजर नहीं है। मिनिमम 5 साल देखो, पहली चीज। ठीक है। दूसरा एक कंसेप्ट होता है रोलिंग रिटर्न। रोलिंग रिटर्न से हमें पता चलता है ये जो म्यूचुअल फंड है ये द्रविड़ है या सहवाग है। ओके, दोनों अच्छे बैट्समैन हाँ, हैं, exactly, कोई प्रॉब्लम नहीं। अपने टाइम पे, हाँ, बिल्कुल, पर द्रविड़ टिकता है, सहवाग मारता है, मार। ठीक है। तो जो आपको ना लॉन्ग टर्म में सहवाग से ज्यादा द्रविड़ चाहिए, क्योंकि आप टेस्ट मैच खेल रहे हो, Exactly. आप T20 नहीं खेल रहे हो। अगर मैं 20 साल का फंड चुन रहा हूं तो मुझे द्रविड़ चाहिए भाई, जो पूरा टाइम बैटिंग करता रहे, चाहे कम रन बनाए पर बैटिंग पे रहे, मतलब आउट ना हो जाए। शोएब अख्तर वहां से आएगा, वो ऐसे मार दे। हाँ वो उसको तंग करता रहेगा, वो 170 पे डालेगा बॉल, 160 पे डालेगा, ये डालता रहे, तू डालता रहे, और कई लूज बॉल मिली तो उसको बाहर कर देगा, ठीक है, थकाएगा वो। तो हमें तो ऐसा म्यूचुअल फंड चाहिए जो थका दे मार्केट को। मार्केट मतलब मार्केट के सामने पुष्पा बन जाए, झुकूंगा नहीं, ठीक है। उससे वो चीज आपको पता चलती है रोलिंग रिटर्न से। तो रोलिंग रिटर्न्स जिस फंड के सबसे ज्यादा अच्छे होते हैं उनको आप चूज कर सकते हो। दैट मींस दे आर कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स। नहीं तो कुछ म्यूचुअल फंड होते हैं जिनके रिटर्न्स बहुत अच्छे होते हैं पर रोलिंग रिटर्न्स बहुत खराब होते हैं। यानी उनका कोई जैकपॉट लग गया, कोई एक स्टॉक भाग गया जिसमें मतलब वो भगवान की कृपा थी, वो वैसे कोई फंड मैनेजर का इंटेलिजेंस नहीं थी, ठीक है। तो आई थिंक ये म्यूचुअल फंड सिलेक्ट। तीसरा, म्यूचुअल फंड जब भी आप सिलेक्ट करो ना तो एक तो उसका एक्सपेंस रेशियो देख लो कि ज्यादा ना हो। कोई भी डायरेक्ट फंड का भी एक्सपेंस रेशियो कोशिश करो 0.6-0.7% से ज्यादा ना हो, ठीक है। चौथा जो है आप ये देखो कि उसका बेंचमार्क को वो कितनी बार बीट करता है। ओके, तो मैं कभी कभी कहता हूं कि किसी फंड ने 12% दिया, किसी ने 18 दिया, 12 वाला 18 से अच्छा हो सकता है। कैसे? क्योंकि 18 वाले ने अपने बेंचमार्क को बीट नहीं किया, ओके, और 12 वाले ने अपने बेंचमार्क को बीट कर दिया, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि किस फंड ने अपने बेंचमार्क को कंसिस्टेंटली बीट किया है, ये भी एक अगला है। और कैटेगरी में, उस कैटेगरी में, उस क्लासरूम में, जैसे अपन रैंक बोलते हैं ना कि 50 बच्चों की क्लास में क्या रैंक आया, तो वैसे उस 50 बच्चों की क्लास में इसका रैंक क्या चल रहा है, क्या ये कंसिस्टेंटली 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर में टॉप 5 में आ रहा है, टॉप 10 में आ रहा है, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम। ये ब्रॉड चीजें भी अगर आप चेक करोगे, देखो हम भगवान नहीं है, उसके बाद हमें नहीं पता क्या होने वाला है, पर ये एटलीस्ट अपनी तरफ से जो एफर्ट कर सकते थे हमने कर लिया। सो दिस इज हाउ वी सिलेक्ट म्यूचुअल फंड। फाइन। संजय भाई, फिर ये जो आप कह रहे हैं रोलिंग रिटर्न चेक करें, ये सब चीज, तो रोलिंग रिटर्न आम आदमी कैसे चेक करेगा? बहुत आराम से, सब इजीली अवेलेबल है, सब इजीली अवेलेबल। आप सिर्फ रोलिंग रिटर्न्स लिखे म्यूचुअल फंड्स के, वो आप कौन सा सिलेक्ट कर रहे हैं, कौन सा कर रहे हैं, उसको किसी के साथ कंपेयर करना है, सब कुछ मिलता है बहुत आराम से। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिससे मिलता है। देखिए आपको भाई क्या कहते हैं ना, मरे बिना स्वर्ग नहीं जा सकता। बिल्कुल, तो थोड़ा तो मरना पड़ेगा स्वर्ग पड़ेगा जाने के लिए, कुछ तो मेहनत करो यार, सब कुछ परोसा हुआ नहीं मिलेगा आपको। या फिर जाके फंड प्लानर से बात कर लो, फाइनेंशियल प्लानर से बात कर लो, उससे ये क्वेश्चन पूछो कि सर इसका रोलिंग रिटर्न किसका अच्छा है। क्या होगा जब आप फंड प्लानर से राइट क्वेश्चन पूछोगे ना, उसको भी समझ आएगा कि आदमी को आता है, और जिस आदमी को आता है उसकी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। तो फंड प्लानर भी आपको लाइटली नहीं लेगा फिर। संजय, म्यूचुअल फंड में एलोकेशन कितना % होना चाहिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, मतलब किसी का स्वाद अनुसार उसने मतलब अपना गोल वगैरह सब सेट कर लिया, तो फिर वो एक आम आदमी, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसको
15 साल के लिए 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, तो कितना परसेंट वो स्मॉल कैप में रखे, कितना परसेंट वो मिड कैप में रखे और कितना परसेंट वो लार्ज कैप में रखे? देखिए 10 साल की अवधि के लिए अगर वो करे और उसका रिस्क टॉलरेंस, अगेन क्वेश्चंस वापस मोटा मोटी ठीक है। घूम के वहीं आते हैं, पर अगर हम इसमें देखें कि एक बंदा बोलता है मैं रिस्क लेने को तैयार हूं, ठीक है, मुझे एक 10 साल में गोल अचीव करना है मेरा, और वो अमाउंट सेट हो जाए, और या तो स्टेप अप एसआईपी के थ्रू या फ्लैट एसआईपी के ठीक। थ्रू, दोनों तरीके से करा जा सकता है। वो कह सकता है सर आज मेरे पास ज्यादा नहीं है स्टार्ट करने को, पर मैं हर साल इसको 7-8-10% बढ़ा ठीक। सकता हूं, तो उस हिसाब से हम प्लान कर लें। ऐसे व्यक्ति में 10% जो 10 साल का गोल होता है, मैं कहता हूं 50% लार्ज कैप कर दो, 50% स्मॉल कैप और मिड कैप करो। ठीक है, ठीक है। जो 20 साल वाले होते हैं उसमें हम कहते हैं 20-25% लार्ज कैप करो, बचा हुआ 7-70% भी आप जो स्मॉल है कैप में जा सकते स्मॉल कैप मिड कैप में कर सकते हो, पर प्लीज कचरा नहीं उठाना। बस that is again important. ये वेरी बिग रिक्वेस्ट है मेरी। अच्छा दूसरा, अगर आपको कचरा उठाने का मन है ना, चलो बहुत मन कर रहा है, चुल बैड डेट जैसे हम कहते हैं, बिल्कुल, तो आप है ना अपने कैपिटल का 5%, ठीक अगर है, आप 50,000 की एसआईपी करते हो, 20,000 की एसआईपी करते हो, 1,000 रुपए ठीक है, आप ऐसे कोई फंड में डाल दो जो बहुत ओवर रिस्की फंड है, तो क्या होगा ना, आपका पूरा कैपिटल जो है वो स्टेक पे नहीं आएगा। बिल्कुल। लोग क्या गलती करते हैं, सब कुछ उसमें डाल देते हैं, और अपना 1-2 हज़ार डालेंगे उसमें लार्ज में, और हाँ, हाँ, exactly. और लार्ज बोले यार इसमें तो पैसे बनने नहीं, तो कम पैसे डालते हैं। तो ये जो देखो मैं बता रहा हूं, लोग कहते हैं 90% पीपल आर मेकिंग लूजिंग मनी, 10% पीपल आर मेकिंग मनी इन्वेस्टमेंट में। तो दो ही बड़ी गलती हैं, दो ही। पहली गलती ये है कि आप ज्यादा पैसे रिस्की एसेट में डालते हो, कम पैसे नॉन रिस्की एसेट में डालते हो। बिल्कुल, मैं ज्यादा पैसे नॉन रिस्की एसेट में डालता हूं, कम पैसे रिस्की एसेट में डालता हूं। ठीक है, तो पहली गलती का बिल्कुल। डिफरेंस तो यहीं आ गया आपके मेरे बीच में। दूसरा, आप शॉर्ट टर्म करते हो, मैं लॉन्ग टर्म करता हूं, तो मैं वो 10% में, आप वो 90% में हूं, बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आओ मेरी तरफ आ जाओ, मेरी बातें मान लो, अपने आप 90% में आ बिल्कुल, जाओ। दैट इज इंपॉर्टेंट। मैंने भी ये सब किया, मैंने भी एफएनओ किया, मैंने भी ट्रेडिंग करी, मैंने भी शॉर्ट टर्म बाइंग सेलिंग करी, मेरे को नहीं पैसे बने जी। पर जब मैं म्यूचुअल फंड देखता हूं, अच्छा मेरे फादर वो तो रोज के ट्रेडर है, अच्छा, ठीक है, रोज के, उनका तो दिन नहीं जाता। अच्छा मेरे उनके लिए ना एंटरटेनमेंट है, इज अ रिटायर्ड पर्सन, बिल्कुल, हाँ, तो उनको हम कुछ कहते ही नहीं है, बोले बिल्कुल। ठीक है यार, रोज सुबह उठ के 4 ये खरीद लेना, 5 ये बेच देना, 4 ये खरीद लेना, 5 यही चलता रहता है उनका। पर उनके लिए वो एक्टिविटी है, ब्रेन एक्टिव रहता है Exactly. उनका, ठीक है, इसी बहाने वो न्यूज देखते हैं, चीजें करते हैं, तो हम कुछ बोलते नहीं। तो एक दिन मैंने उनसे पूछा कि आपने कुछ, उन्होंने ना एक, उनको पता नहीं था म्यूचुअल फंड्स, उन्होंने कुछ पुराने खरीदे हुए थे, कुछ ब्रोकर ने खरीदे 2010-11 में खरीदवा दिए थे। तो बोला आपके पास पापा म्यूचुअल फंड भी तो थे? बोलते हाँ थे, मेरे को याद नहीं है कहाँ है। तो मैंने फटाफट एक ऐप डाउनलोड करी, उनका लिंक विंक किया, और मैंने उसमें वो तरीका होता है, आप अपना होल्डिंग्स निकाल सकते हो। आप बिलीव नहीं करोगे यार भाई, मेरे फादर को ही बिलीव नहीं हुआ इतने रिटर्न्स थे। 2010 में जिस फंड में उन्होंने 2 लाख या 3 लाख रुपए डाले थे, वो फंड में 22 लाख अरे। रुपए थे। मतलब सोचो, जो चीज वो भूल गए, बिल्कुल, उसमें सबसे ज्यादा रिटर्न्स कमाए उन्होंने। और यही ताकत है भूलने की। अगर आप भूल जाओ ना कि आपने पैसा डाला है, आप गजब पैसा कमा सकते हो। that is important. लोग कहते हैं ना मेरे फादर भूल गए थे विप्रो में पैसे, शेयर्स में पैसा हाँ, ये डाल होता के। है, ये तो कभी आपने ये नहीं सुना होगा मेरे फादर ट्रेड करके कमा रहे हैं। मेरे Exactly. फादर भूल गए थे इसलिए कमाए। इसलिए कमाए। मेरे फादर ने एमआरएफ के शेयर्स खरीदे थे, भूल गए, आज एक शेयर 2 लाख का हो गया, 1.5 लाख का, जो भी हो गया। बिल्कुल, तो वो भूलना बहुत जरूरी है। वो हर दिन नहीं देखते थे। हर दिन नहीं देखते थे। फाइन। एक चीज़ और आती है संजय भाई, कि आजकल बड़ी वीडियोस मैं भी देखता हूँ, यूट्यूब पे सरफेस हो जाती हैं, रील्स में आ जाती हैं, लोग बड़े थंबनेल लगा के बोलते हैं कि एसआईपी इज काइंड ऑफ अ स्कैम, कि ये जो है खत्म हो जाएगा अगले कुछ वक्त में, और जस्ट बिकॉज पैसा पंप हो रहा है, मार्केट ऊपर जा रही है, सब बढ़ रहा है, और जब पैसे निकलेंगे तो ये सब कुछ ऐसा हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, फिर कुछ नहीं होगा। तो ये भी आप थोड़ा जो मिथ है उसको बस करें। देखो, एसआईपी इज नॉट अ स्कैम। हाउ कैन समथिंग व्हिच इज जनरेटिंग 30,000 crores अ मंथ, 650 लाख करोड़ का जिसका AUM है, ठीक है, तो आप कैसे इस चीज को स्कैम बोल सकते हो? इट इज नॉट पॉसिबल कि वो स्कैम है। इतना बड़ा फंड्स जो आज स्टॉक्स में जा रहा है ना, बिल्कुल, और कहाँ जा रहा है? ये सब उठ के, अगर अपनी होल्डिंग्स देखता हूँ, अगर मैं क्यूमुलेट कर लूँ सारे म्यूचुअल फंड्स को, तो वही 15-20 बड़ी कंपनियों में सबसे ज्यादा फंड्स जाते हैं। बिल्कुल, रिलायंस हो गया, ICICI हो गया, HDFC हो गया, वहीं जाता है। तो अगर उसी में पैसा जा रहा है तो काय का स्कैम है? वो माध्यम है, माध्यम है, क्योंकि मेरे को आता नहीं है करना। बिल्कुल, दुनिया में अगर आप यूएस में देखें तो 70% इन्वेस्टमेंट्स या तो ETF या म्यूचुअल फंड्स के थ्रू ही होती हैं। डायरेक्ट स्टॉक्स बहुत कम लोग खेलते हैं वहां पे, क्योंकि लोगों को पता है कि वहां पैसा बनाने का एक ही तरीका है, ETF और म्यूचुअल फंड करो, आप उससे ज्यादा मत करो। तो पॉइंट ये है, कोई स्कैम नहीं है, लॉन्ग टर्म बेट है। हाँ, टाइम्स आएंगे जब लोग विड्रॉ करेंगे, डालेंगे, विड्रॉ करेंगे। वी कांट टाइम एवरीथिंग, हम लोग नहीं टाइम कर सकते हैं। अगर हम जो लोग टाइम कर सकते थे वो लोग पैसा नहीं बनाते ना। इकोनॉमिस्ट, कोई मेरे को एक रईस इकोनॉमिस्ट दिखा दो कि यार जिसने स्टॉक मार्केट से बहुत पैसा बनाया हो। कोई नहीं है।
पर वो लोग हैं जो बाय एंड होल्ड करते हैं, जिनको फंडामेंटली काम करते हैं, तो वो लोग हैं। झुनझुनवाला जी कौन से इकोनॉमिस्ट थे? बिल्कुल नहीं। या फिर राधाकिशन धमानी जी कौन से इकोनॉमिस्ट हैं? तो वी शुड नॉट फोकस ऑन ऑल दीज थिंग्स। ये थंबनेल के लिए अच्छा है, व्यूज के लिए अच्छा है। व्यूज के लिए अच्छा रहता है। संजय भाई, अगर फॉर एग्जांपल किसी के मतलब पास 4-5 म्यूचुअल फंड है और उनमें से बियर मार्केट आ गई है, करेक्शन हो गया है, कोई फंड है मान लीजिए 20 से 25 से 30% करेक्ट हो गया, दूसरे फंड्स हैं वो 10% करेक्ट हुए, तो क्या ऐसे में जो फंड ज्यादा करेक्ट हो गए, क्या ये तरीका ठीक है कि यार उसके ज्यादा यूनिट बाय कर लिए जाएं या फिर उसको बेच के दूसरे म्यूचुअल फंड में आ जाएं? तो क्या तरीका इसमें ठीक रहता है? देखिए, सबसे पहले आप उसको कंपेयर कीजिए अपने बेंचमार्क के साथ। ठीक है। हम लोग का प्रॉब्लम क्या, हम एब्सोल्यूट देखते हैं। मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, अयाज भाई मुझे मैथ्स में 40 मार्क्स आए, गुड बैड? अगेन हाँ, देखना पड़ेगा क्लास में। और क्वेश्चन ये होगा कि 100 में से 40 आए कि 50 में से 40 आए? हाँ बिल्कुल ठीक है। अगर 100 में से 40 आए तो आप बोलोगे बैड स्टूडेंट, 50 में से 40 आए तो आप बोलोगे वेरी गुड स्टूडेंट। बिल्कुल। तो वही 40 तो वही था ना, 40 तो चेंज नहीं हुआ, आपने उसका डिनोमिनेटर चेंज कर दिया। तो कभी भी ना एब्सोल्यूट नंबर पे कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। तो आप बोलोगे कैसे करना चाहिए? बड़ी सिंपल सी बात है, आपको डिवाइड करना पड़ेगा। इस केस में कैसे करना पड़ेगा? अगर कोई फंड 20% गिरा, उसका जो बेंचमार्क है जिसको वो ट्रैक कर रहा है वो कितना गिरा? ठीक है। पता चला बेंचमार्क 25% गिरा था और ये 20 गिरा, तो ये तो अच्छा लड़का है ना। बिल्कुल। और अगर बेंचमार्क 10% गिरा और ये 20% गिरा है तो ये बुरा लड़का है। ठीक है, लड़कों को ऐसे सूद दिया मैंने, मतलब स्टूडेंट है, खराब स्टूडेंट है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। मतलब तो आपको ये देखना है कि अगेंस्ट द बेंचमार्क वो कितना गिरा है। अगर अगेंस्ट द बेंचमार्क वो कम गिरा यानी कि इट्स अ गुड फंड, होल्ड इट, बाय इट। एंड इफ इट इज फॉलिंग मोर देन द बेंचमार्क कंटिन्यूअसली, सेल इट, इट्स ओके, नए फंड में आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये आपको देखिए, मैं क्या वापस समझा रहा हूं ना, ये छोटी छोटी चीजें हैं, एब्सोल्यूट नंबर्स लोग देख लेंगे। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि 482% उसने रिटर्न दिया, पर रिस्क कितना ज्यादा था? निफ्टी 15%, 14% गिरा, 18 गिरा, इतना ही रिस्क ज्यादा था ना। तो मात्र 4% ज्यादा रिस्क लेके आपने रिटर्न्स तो 3 गुना कमा लिया। पर यही अगर मैं आम आदमी से बोलूं तो वो कहता है स्मॉल कैप में बहुत रिस्क है। क्यों? क्योंकि वो कचरा उठाता है, क्योंकि वो राइट कंपैरिजंस नहीं करता है। दैट्स इट। आजकल एक चीज और संजय भाई बहुत चल रही है, जैसे बुल मार्केट आती है आईपीओ में इन्वेस्टमेंट हो जाता है कि भाई आईपीओ आ रहा है, ये आईपीओ खरीद लो और इसमें पैसा लगाओ, और वो कोई 50% ऊपर खुलता है, कोई 40%, कोई 90% जाता है एसएमई जो आईपीओज रहते हैं। तो आईपीओज में इन्वेस्ट करना ये कितना सही बेटर रहता है? आईपीओज में मेरी एक थीसिस है, जो अच्छा है वो मिलता नहीं, और जो मिलता है वो अच्छा नहीं। जो अच्छा होगा वो आपको मिलता ही नहीं है, एलोकेट ही नहीं होता, क्योंकि इतनी ज्यादा डिमांड होती है उसकी। और जो मिलता है वो अच्छा नहीं होता। ठीक है, बिल्कुल, मतलब यही चीज ही होता है। पेटीएम सबको मिला था, बिल्कुल। 2150 में मिला था और 400 देख के आया, अभी शायद 800-900 के आसपास है। तो पॉइंट इज सर, ये ना विनेबल गेम नहीं है। अच्छा, अगर आपको मिल भी गया तो एक ही लॉट मिलेगा, एक लॉट 14-15 हजार का होता है। समझो वो 100% प्रीमियम पे भी खुला तो भी आपने 14,000 ही कमाया ना। बिल्कुल। तो इफेक्टिवली 14,000 कमाने के लिए आप कितना बड़ा रिस्क ले रहे हो कि कल को वो हो सकता है फंड। अच्छा, जैसे आपको लिस्टिंग गेन मिलता है, अब आदमी लेता ही नहीं है, वो कहता है यार ये तो स्टॉक बहुत अच्छा है, मैं और होल्ड करूंगा, फिर वो नीचे आ जाता है। कितने सारे स्टॉक्स है जो लिस्टिंग गेन के साथ थे, अभी आईपीओ प्राइस से नीचे ट्रेड कर रहे हैं, इंक्लूडिंग स्विगी। बिल्कुल, अभी नीचे हो गए सब। हाँ, तो अगर आपने रोका होता कि नहीं स्विगी तो बहुत बढ़िया कंपनी है, हो सकता है बढ़िया है, पर मार्केट ने सूद दिया। बिल्कुल, मार्केट के सामने थोड़ी किसी की चलती है। देखो, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिस्क इन द मार्केट। एक होता है सिस्टमैटिक रिस्क, एक होता है अनसिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टमैटिक रिस्क होता है जो पूरी मार्केट को इंपैक्ट करता है। वॉर हो गई, पॉलिटिकली कुछ हो गया, जैसे मोदी जी जब 4 जून को नहीं बन पाए फर्स्ट, उसमें उनको पूरी सीट नहीं आई, मार्केट्स वर डाउन 5.5%। अगले दिन रिवाइव हुई जब उनको समझ आ गया ठीक है इक्वेशन सही बढ़ जाएगी। तो इसमें क्या, रिलायंस ओवरनाइट ऐसा क्या कर गई जो 6% नीचे गिर गई? इसको हम कहते हैं सिस्टमैटिक रिस्क। अनसिस्टमैटिक रिस्क होता है जो उस कंपनी या सेक्टर के हिसाब से होता है। भाई डोनाल्ड ट्रंप आया, उसने बोला मैं नया H1B वीजा नहीं दूंगा, तो आईटी सेक्टर की बैंड बच जाएगी। अचानक से आप देखोगे टीसीएस गिर गया, इन्फोसिस गिर गया, सब गिर गया। क्यों? क्योंकि ये उस सेक्टर को इंपैक्ट कर रहा है। उसे हम अनसिस्टमैटिक रिस्क कहते हैं। तो मार्केट का सिस्टमैटिक रिस्क से कोई नहीं बच सकता, कोई भी नहीं बच सकता। अगर कल को वॉर हो गई, हमारी कंपनियों ने थोड़ी कुछ खराब परफॉर्मेंस की है। यहाँ पे HUL उतना ही साबुन बेच रहा है, क्या कहता है, TCS उतना ही धंधा कर रहा है, पर क्या है, वॉर हो गई। सो आईपीओ पे आता हूं, इट इज नॉट अ विनेबल गेम, इट इज गुड फॉर एक्साइटमेंट, मजा आता है। पर एक मैंने ऐड देखी थी आलिया भट्ट की, जिसमें वो कहती है आपको मजा चाहिए कि असर चाहिए। विको की ऐड थी शायद, और बड़ी अच्छी लगी मुझे ऐड। सिंपल सी ऐड थी, वो एप्पल खाती है
और बोलती है दांतों के लिए आपको मजा चाहिए कि असर चाहिए, तो मैं भी यही क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको मजा चाहिए कि असर चाहिए? स्टॉक मार्केट में मजे के लिए मत आओ, मजे जाने के कसिनो जाओ, एग्जैक्टली। ठीक है, या फिर वीडियो गेम खेलो या फिर रील देखो। स्टॉक मार्केट इज अ सीरियस बिजनेस एंड बी सीरियस, बी लॉन्ग टर्म, बी मतलब स्टिक टू द मार्केट, तभी जाके आप पैसा कमाओ। फाइन। संजय भाई, एसआईपी के साथ ना एसडब्ल्यूपी बड़ा आता है, और उस पे आपकी बड़ी वीडियोस मैंने भी देखी, रील्स बहुत आती है। मुझे एसडब्ल्यूपी का ब्रांड एम्बेसडर एग्जैक्टली। आप समझाते हैं एसडब्ल्यूपी, तो हमारे भी उसको समझाइए, फायर के साथ उसको रिलेट करते हैं। तो एसडब्ल्यूपी क्या है और कैसे वो एसआईपी को कॉम्प्लीमेंट करती है? देखिए, एसडब्ल्यूपी बहुत पुरातन काल की चीज है। इट्स अ पेंशन, इट्स अ विड्रॉल सिस्टम। अभी जैसे एनपीएस है, नेशनल पेंशन स्कीम। नेशनल पेंशन स्कीम में आप पैसा डालते रहेंगे। जब आप 60 के होंगे, उसके बाद 60% आपको कैपिटल इमीडिएटली, सो फॉर एग्जांपल आपने पैसा डाला और 60 की उम्र में वो 50 लाख हो गया, ठीक है, तो 30 लाख आपको तुरंत मिल जाएगा, जिसपे आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। बचा हुआ जो 20 लाख है वो आपको धीरे धीरे हर महीने मिलेगा। उसे एसडब्ल्यूपी कहते हैं, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान कहते हैं। म्यूचुअल फंड में आपने पैसा डाला, फॉर एग्जाम्पल हर महीने आपने म्यूचुअल फंड में 20,000 रुपए डाले, 20 साल तक डाले, 12% का रिटर्न मिला आपको, तो वो कॉर्पस बन जाएगा 2 करोड़ रुपए, ठीक है। अब आपने क्या कहा, आपने कहा कि भाई वो आगे भी 20 साल मेरे को 12% रिटर्न देगा, अजम्पशन ले रहा हूं एक सिर्फ कैलकुलेशन पर्पस के लिए। तो अगर आप, यानी आप उसमें से महीने का 2 लाख रुपए निकाल सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था, उसे विड्रॉल कहते हैं। आपने 2 लाख नहीं निकाला, आपने 1.5 लाख निकाला, ठीक है, तो यानी 50,000 रुपए आपने रहने दिए। वो जो 50,000 है वो प्रिंसिपल में फिर से जुड़ जाएगा, ठीक है। अगले महीने फिर से आप 1.5 लाख निकालोगे तो 50,000 रह गए, वो वापस जुड़ता रहेगा। 20 साल बाद आपने उस 2 करोड़ के फंड में से 3 करोड़ 60 लाख रुपए निकाल लिए होंगे और वो फंड 7 करोड़ रुपए का होगा। इसे पावर कहते हैं हम एसडब्ल्यूपी की। इसमें बहुत सारी टेक्निकलिटीज हैं जो हम कवर करते हैं जब हम प्लानिंग करते हैं, बट मोटा मोटी ये बात है, क्योंकि मेरे एक अंकल ने ये किया हुआ है। वो रिटायर हुए 2014 में, उनको 1 करोड़ का कॉर्पस मिला, उन्होंने एक वैल्यू फंड था उसमें पैसा डाल दिया, मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं तो लगेगा सब प्रमोशन, बिल्कुल। तो उसमें उन्होंने डाल दिया। उन्होंने ये तय किया मैं इस फंड में से 50,000 रुपए महीना निकालूंगा, 50,000 रुपीज पर मंथ विड्रॉ करूं, और 50,000 को हर साल 7% से बढ़ाऊंगा क्योंकि इन्फ्लेशन है, ठीक है। 28 तारीख की उन्होंने एसडब्ल्यूपी कर दी कि भाई तनख्वाह की तरह 28 तारीख को मेरे अकाउंट में पैसा गिर जाए। तो आप सोचिए 1 करोड़ का फंड था, 50,000 रुपए महीना विड्रॉ कर रहे हैं, 7% ग्रो कर रहे हैं। आज 10 साल बाद, 10 साल में मार्केट ने बुल रन देख लिया, क्रैश देख लिया, साइडवेज मार्केट देख लिया, सब कुछ देख लिया। उस 1 करोड़ रुपए में से 80 लाख रुपए वो विड्रॉ कर चुके हैं। आज वो महीने का 1 लाख रुपया विड्रॉ कर रहे हैं और म्यूचुअल फंड कॉर्पस में इस टाइम पे 2.25 करोड़ रुपए रखे हुए हैं। ये है पावर एसडब्ल्यूपी का। क्या दिमाग लगाया उन्होंने? एग्जैक्टली, पेशेंस रखा। अच्छा, जब 2020 का क्रैश आया, उनका वो 1 करोड़ का फंड 70 लाख पहुंच गया था, ओके, फिर भी वो विड्रॉ कर रहे थे। बोले तो पार्ट ऑफ मार्केट है, चलता रहेगा संजय, कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम उनका कन्विक्शन देख के हमें डर लगने लग जाता है, यार ये आदमी 70 हो गए, इसको डर नहीं लगता है क्या? वो कहते मैंने देखी है भाई मार्केट में, इतने सालों से मार्केट में हूं। उन्होंने कुछ एक फार्मा कंपनी के शेयर्स खरीदे थे जो 20,000 गुना हो गए। तो when you talk to people who have seen that kind of markets, उन्होंने ज्यादा मार्केट में समय स्पेंड किया। क्या है आयाज भाई, सारे ये बच्चे लोग आए 2020 के बाद, बिल्कुल 2020 तक 3 करोड़ डीमैट अकाउंट्स थे, अब 17 करोड़ डीमैट अकाउंट्स, आप समझ सकते हो। अब इन्होंने ना कभी मार्केट को गिरते हुए देखा नहीं, सही कह, अब आएगा मजा और अब ये बेच के जाएंगे और मैं खरीदूंगा और वो 10 साल बाद वापस जैसे रणछोड़दास चाचड़ और वो हुआ था कि मैं हंसूंगा और तुम रोगे। बिल्कुल संजय भाई, तो ये जो बेयर मार्केट में अक्सर ये कहते हैं लोग कि यार अगर आपको इन्वेस्ट करना है 10 साल के लिए तो कोशिश करो कि यार ये बेयर मार्केट चलती रहे 8-10 साल, क्योंकि जितना पैसा है मैं इतना इसमें इन्वेस्ट कर दूं और जब 7-8 साल हो जाए उसके बाद बुल मार्केट आए और फिर वो पैसा इकट्ठा होके मिले। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, ठीक, मैं ETFs में बाइंग करता हूँ, ठीक, मेरा एक रोज का नियम है, हमने एक अमाउंट रखा हुआ है महीने का, जैसे SIP है, बिल्कुल वैसे एक अमाउंट हमने SIP इधर भी रखी हुई है। हम क्या करते हैं, दोपहर को 3:15 बजे कुछ 10-12 ETFs है हमारे, उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑर्गेनाइज कर देते हैं, ठीक है। जो ज्यादा गिरा होता है उसमें ज्यादा पैसे डाल देते हैं, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या बुद्धि लगाई, जीरो। अब क्या हुआ, पीछे गोल्ड गिरा बहुत बुरी तरह, बिल्कुल 3-4 महीने पहले वो गिरा 80 से आया, 80,000 से नीचे 79, 78, 7। हम खरीदते गए, हमने तो देखा भी नहीं कितने में खरीद रहे हैं। क्यों? क्योंकि रूल है कि जो गिरेगा वो खरीदेंगे, ठीक है। यहां रूल क्या है, बच्चे लोग क्या करेंगे, जो खरीदेगा वो, जो गिरेगा वो बेच देंगे।
हम जो गिरेगा वो खरीद लेंगे, बिल्कुल। क्योंकि हमें पता है हमें ना एक सिंगल स्टॉक नहीं खरीदते, हम बास्केट खरीदते हैं। ETF क्या होता है? बास्केट होता है। गोल्ड क्या है? गोल्ड है। बिल्कुल। गोल्ड तो गोल्ड है भाई, वो तो हमेशा ही बढ़ता है, लॉन्ग टर्म में बढ़ता ही है। तो मैंने सर खरीदा, जब गिरा खरीदा। आज 4 महीने हुए हैं, मेरा गोल्ड में रिटर्न 17.5% है। बिल्कुल, अभी महीने में 10-11% बढ़ गया। तो मैंने क्या समझदारी की भाई? इसमें मेरी तो कोई समझदारी थी नहीं। अब अचानक वापस गोल्ड अगर 2% गिर गया, मैं फिर से खरीद लूंगा। बिल्कुल। अब मैं नहीं सोचूंगा मैंने पहले 70 में खरीदा था, फिर 75 में खरीदा, फिर 80 में खरीदूंगा। क्यों सोचूं? मैं तो खरीदता रहूंगा भाई। जब टमाटर 2 रुपए किलो थे तब भी मेरे फादर खरीदते थे, आज 100 रुपए किलो है तो भी मैं खरीदूंगा। मेरे को जीना है ना। उसी तरीके से आप स्टॉक्स को, अगर आपने अपना इमरजेंसी कैपिटल बना लिया है, अपना घर चलाने का कैपिटल बन रहा है, तो क्यों वरी कर रहे हो यार? चलने दो इसको। और आज तो मैं बता रहा हूं, समय आया है खरीदने का। हम तो डांस कर रहे हैं सारे कि भाई ये तो बहुत बढ़िया समय आ गया। टाइम ही नहीं मिल रहा था खरीदने का, मार्केट ऐसे जाई जा रही थी। कैसे पैसे बनाऊंगा मैं जी? अब बनाऊंगा पैसे। अब मेरे को पता है 2-3 महीने साल हो सकता है मार्केट फ्लैट रहे, चलेगा, हम तो रोज खरीदेंगे। फाइन। संजय भाई, आप फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, तो इसमें एक चीज और आती है कि कहते हैं जनरेटिंग इन अल्फा। तो अल्फा कैसे जनरेट करें? क्यों करना है? नहीं, लोग गाना होता था ना, दीवाना मस्ताना करके, एक बड़ी सुंदर पिक्चर आई थी जब मैं छोटा था। अब बहुत लोगों ने देखी भी नहीं होगी, अनिल कपूर और गोविंदा की। तो इस खेल में कोई है पास कोई है फेल, वो गाना था ना, हेड या टेल। और क्या उसमें एक लाइन थी कि थोड़े पागल खाने गए थोड़े जेल में। तो ना वो सारे सिनेरियोज बता रहे होते हैं, वो सारे सिनेरियोज उस आदमी के लिए फिट करते हैं जो अल्फा जनरेट कर रहा है। मैं आपको एक लॉजिकल इसका डेटा पॉइंट देता हूं, बिना डेटा के मेरे को बात करने की आदत ही नहीं है। अमेरिका में एक बार रिसर्च की गई कि कितने म्यूचुअल फंड्स ने अल्फा जनरेट किया। अल्फा का मतलब क्या होता है कि अगर मैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड चला रहा हूं, तो स्मॉल कैप का जो इंडेक्स है उसको मैं कितना बीट कर पा रहा हूं, उसे अल्फा कहते हैं। तो स्मॉल कैप के इंडेक्स ने 1 साल में 20% रिटर्न दिया, मैंने 20 से ऊपर दिया, उतने ऊपर को अल्फा कहते हैं। ठीक है, तो इसको हमारे फाइनेंस के टर्म में सीकिंग अल्फा बोलते हैं, कि हम अल्फा सीक कर रहे हैं। आप हैरान हो जाओगे, 94% म्यूचुअल फंड मैनेजर्स ने 10 से 15 साल की अवधि में अल्फा जनरेट ही नहीं किया है। अल्फा छोड़ो, बेंचमार्क कोई बीट नहीं कर रहा है, इंडेक्स नहीं बीट कर पा रहे, इंडेक्स ही नहीं बीट कर पाए। ये जो चौड़ होके आ जाते हैं ना, सर पिछले 1 साल में मैंने फोड़ दिया मार्केट फोड़ दिया। मैं बताता हूं भाई, 10 साल का बता, ये 1 साल का मत बताया अगर हमारे को, 10 साल का बता। 10 साल में कुछ फोड़ा क्या तूने? नहीं सर 10 साल तो हुए नहीं मार्केट में। फिर 10 साल बाद मिलना, तब बात करेंगे बेटा। ये क्या अचानक से कुछ स्टॉक्स भाग गए आपके, कुछ हो गया तो आप, अरे आप वो छोड़ो, वॉरेन बुफे पिछले 10 साल से अल्फा नहीं जनरेट कर पा रहे। अब वॉरेन बुफे की बर्कशायर हैथवे का परफॉर्मेंस देख लो पिछले 10 साल से, कंपेयर टू S&P 500 जिसे वो बेंचमार्क मानते हैं, वो ही नहीं जनरेट कर पा रहे यार। आप और मैं किस खेत की मूली है? फाइन संजय भाई, इसी पे मेरा अगला क्वेश्चन आपसे होगा कि इंडिया में अगर हम बात करें तो मिडिल क्लास को कितना आइडियली इन्वेस्ट करना चाहिए। इसमें सबसे पहले आप मेरे को एक ही चीज समझा दीजिए कि मिडिल क्लास कहते किसको है, फिर उसके बाद नेक्स्ट। मिडिल क्लास कहते किसको? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए मिडिल क्लास वो है जो जनरली आपका इनकम कर रहा है। अब तो मिडिल क्लास का बड़ा दायरा ही बड़ा कर दिया मैडम ने, 12 लाख का कर दिया। तो आई थिंक एनीबडी हु इज ड्रॉइंग अ सैलरी ऑफ लेस देन 15 lakhs पर एनम, मंथली इनकम ऑफ फैमिली इनकम ऑफ 15 लाख पर एनम, वो मिडिल क्लास है आज के दिन पे। तो उन लोगों को थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो वो लाइन ब्रीच नहीं कर पाएंगे। और मुझे लगता है कोई भी व्यक्ति हो, उसको कोशिश करनी चाहिए 20% तो मिनिमम इन्वेस्ट करे अपनी हाउस होल्ड इनकम का। 20% मिनिमम। आइडियली आगे जाते जाते ये नंबर बहुत बड़ा हो जाना चाहिए, 40% तक भी चला जाए तो अच्छी बात है, पर 20% तो मिनिमम स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए। और इन्वेस्टमेंट्स को लेके ज्यादा ना सोचे, एक फाइनेंशियल प्लानर से बात करे, अपने गोल्स को सेट करे और उन गोल्स के हिसाब से अपने निवेश का प्लान बना के खत्म करे बस। उसके बाद अपनी मेहनत करे, 50,000 की इनकम को 70,000 करे, 70,000 की इनकम को 1 लाख करे, 1 लाख की इनकम को 1.5 लाख करे, ऐसे मेहनत करे ताकि इन्वेस्टमेंट का अमाउंट बढ़ जाए। अगर 1.5 लाख रुपए करेगा तो महीने का 30,000 रुपए का SIP कर सकता है, इन्वेस्टमेंट्स कर सकता है। तो ये मेरा सजेशन रहेगा। फाइन संजय भाई, आप मतलब बिजनेस कोच भी हैं, बिजनेस के बारे में बात करते हैं, प्लस आपने देखा है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में किस तरह से चीज़ें चलती हैं। तो इनकम जैसे बढ़ती है यहाँ पे, तो कितना परसेंट, जैसे आपने 7% बोला था पहले कि हम मंथली करें, तो फॉर एग्जांपल किसी की 30-40 हज़ार रुपये सैलरी है, तो वो किस तरह सेविंग करेगा, और प्लस उसको क्या वो उस सेविंग उसके अंदर भी सेविंग करके आगे जा सकता है? देखिए मैं ना सेविंग्स को थोड़ा सा, मैं ना चीज़ों को थोड़ा सा अलग तरीके से देखता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हम ना सब लोगों के लिए एक रेशियो सेट नहीं करता, क्योंकि जिंदगी
आपको वो मौका नहीं देती कि कोई स्टार्टिंग, जिंदगी की रेस में कोई स्टार्टिंग लाइन पे होता है, कोई आगे होता है, कोई पीछे होता है। अभी कोई व्यक्ति है जो भागलपुर से आया, छोटे गांव से आया, फॉर एग्जांपल मैं जिस नाम ले रहा हूँ, और वहां से आके उसने शहर में अपना वो किया, उसके पापा के ऊपर जमीन कर्ज चल रहा है, उसके फादर लोन में थे, ये मेरे पास रियल केस है इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब उसके फादर के ऊपर जमीन का लोन है, वो खेती करते थे तो लोन है उनके ऊपर, ठीक है। तो अब उस व्यक्ति को मैं पहले क्या सेविंग करने बोलूं? उसके घर में उसको पापा को पहले फ्री करना है, उसके लिए वो बहुत बड़ा इमोशन है कि उसके फादर पे उधार चल रहा है, उसकी मम्मी के जेवर गिरवी पड़े हुए हैं, महीने का 3.5% 4% का ब्याज चल रहा है। तो हर जन की ना लाइफ की नीड्स और रिक्वायरमेंट सब अलग होती हैं। वो स्टार्टिंग लाइन में कहाँ है, फिनिश पीछे खड़ा है, आगे खड़ा है, इस पर निर्भर करता है। पर मैं अगर एक इंडिविजुअल प्लानिंग के हिसाब से बात करूं तो आप इसको बकेट सिस्टम की तरह देखिए। मैं आपको बताता हूं, मेरा एक फ्रेंड है, अभी ही इज 45 years old एंड उनकी लास्ट ड्रॉन सैलरी थी करीबन 3-3.5 लाख रुपए महीना, वेरी गुड सैलरी। एग्जैक्टली। एंड वो बॉम्बे में काम करते थे एंड अचानक से उनका प्रोसेस शट डाउन हो गया। तो मतलब विद वेरी पेन ही हैड टू लीव द प्लेस एंड ही गॉट इन टच विद मी और मुझे बोला कि आप मेरी हेल्प कर दो जॉब वॉब में। तो मैंने ठीक है, मैंने जो कर सकता था किया। उसके 2 महीने बाद मुझे फोन आता है, बोलते हैं कि कैन यू हेल्प मी विद मनी। ओके। मैंने बोला यार आप 45 साल के हो, 3.5 लाख की आपकी तनख्वाह थी, आपके खर्चे कितने हैं? बोलते मेरे फिक्स्ड खर्चे 1.5-2 लाख के हैं महीने के, रेंट है, बच्चे की फीस है, कार की EMI है, ये है वो है। मतलब अच्छा ओके। तो अगर मैं एक बंदे का देखूं कि उसका इमरजेंसी फंड 6 महीने का भी हो तो इनके पास 10 लाख रुपए होने चाहिए थे। मतलब यार आपने 22 साल 23 साल काम किया, पिछले 3-4 साल से आपकी तनख्वाह इतनी है, उससे पहले भी बहुत अच्छी थी, यू डोंट हैव 10 लाख रुपीस फॉर योरसेल्फ। आई एम टॉकिंग अबाउट समबडी हु हैज वर्कड फॉर 21 years, 21-22 साल से काम कर रहा है। 3.5 लाख 3.5 लाख उसकी लास्ट ड्रॉन सैलरी है और उसके पास 10 लाख रुपए नहीं है इमरजेंसी के लिए। तो मुझे ना उस दिन रियलाइज हुआ कि ये कितना बड़ा प्रॉब्लम है कि लोगों के पास इमरजेंसी फंड भी नहीं है उनका। तो इमरजेंसी फंड सबसे पहले क्रिएट कीजिए। जैसे हम गाड़ी में बैठते हैं ना यार भाई, तो सबसे पहले सीट बेल्ट पहनते हैं। एग्जैक्टली। तो ये आपकी लाइफ का सीट बेल्ट है। लाइफ के ना 3 सबसे बड़े रिस्क है, सिर्फ 3 रिस्क है। इन तीनों रिस्क के लिए एक एक चीज करनी होती है। पहला रिस्क है आपकी आमदनी बंद हो जाए किसी भी फॉर्म में, आपका बिजनेस खत्म हो गया या फिर आपकी जॉब चली गई या किसी का फ्रीलांसिंग का काम रुक गया, तो आमदनी खत्म हो गई। उस केस में क्या करें? इमरजेंसी। तो मिनिमम 6 महीने का आपके पास इमरजेंसी फंड, जो आपके खर्चे है महीने के, उसका 6 महीने का फंड होना चाहिए। FD में करो, इसके लिए रिटर्न्स मत सोचो। सेकंड है आपकी हेल्थ खराब हो सकती है, ये दूसरा रिस्क है लाइफ का। अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस ले लो। लोग क्या करते हैं, कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी वाला कॉर्पोरेट, तो भाई वो मत करो, क्योंकि कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस एक तो बहुत छोटे अमाउंट का होता है और उसमें आपका एडेड बेनिफिट नहीं मिलता आपको। अगर समझो आपने कंपनी 10 साल बाद भी छोड़ी तो उसमें जो भी नो क्लेम बोनस है वो आपको नहीं मिलेगा, आपके लिए फ्रेश स्टार्ट होगा। तो आप मिनिमम 10 लाख रुपीस का इंश्योरेंस लो, यंग एज में लो और अपने पर्सनल नाम पे लो, ताकि आपका प्रीमियम भी कम हो और धीरे धीरे आपको NC भी मिले, जैसे हम नो क्लेम बोनस कहते हैं। और थर्ड है, खुदा ना खास्ता आपके जीवन के साथ कुछ हो जाए, किसी के जीवन के साथ कुछ, तो इन दैट केस अगर आपके ऊपर लाइबिलिटीज हैं, कुछ प्रेशर्स हैं, फैमिली है, तो एक लाइफ इंश्योरेंस लो, दैट्स इट। अगर आप इतना भी कवर कर दोगे ना अय्याज भाई, मैं आपको बता रहा हूं कोई भी व्यक्ति भारत के 90% लोगों से आगे निकल जाएगा, सिर्फ ये 3 चीज करके। क्योंकि मैं लिख के देता हूं और आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि इन 3 चीजों में से आपके पास क्या है और क्या नहीं है। अभी लिख दो, क्या इमरजेंसी फंड है 6 महीने का मिनिमम, आइडियली 12 महीने का। दूसरा, क्या आपके पास एक रिक्विजिट राइट अमाउंट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस है मिनिमम 10 लाख रुपए की। और थर्ड, क्या आपका लाइफ कवर है अगर आपके केस में डिपेंडेंट्स हैं कि नहीं। तो आप बताओ मेरे को, मैं लिख के देता हूं आपको। 80% लोगों के पास ही नहीं होगा, 80-90% लोगों के पास ही नहीं होगा। लोग सोचते ही नहीं है इमरजेंसी फंड के बारे में। उनको लगता है मैं भगवान हूं भाई, मैं तो मरने नहीं वाला, ना मेरी जॉब जाने वाली, कौन मुझे निकालेगा, और अगले दिन वो बाहर होते हैं। तो आई थिंक ये 3 चीजें कर लो तो आप है ना सेफ महसूस करोगे, और एक बार आप सेफ महसूस करोगे तब आप ग्रोथ के जोन में जा सकते हो, रिस्क ले सकते हो, थोड़ा कुछ अलग कर सकते हो, कुछ नया कर सकते हो। पर अगर आपकी सीट बेल्ट ही नहीं है एग्जैक्टली और हल्का सा भी एक्सीडेंट हुआ तो आपका क्या हाल होगा आप समझ सकते हो। तो दैट इज इट। फाइन। आपने अगेन अपने बात की संजय भाई कि फाइनेंशियल प्लानर के पास जाना चाहिए। तो एक फाइनेंशियल प्लानर कितना रीच में है एक आम बंदे के, एक आम आदमी के? बिकॉज वो तो क्या करता है, वो ऑफिस जाता है सुबह 9 बजे 6 बजे आता है, अपना SIP कर देता है वो बैठ के, और उसको पता नहीं है भाई आम लोगों को कि यार कोई फाइनेंशियल प्लानर भी अवेलेबल है मेरे पास, और कैसे वो जज करे कि भाई किसे मैं कॉन्टैक्ट करूँ। बहुत सारे अच्छे लोग हैं, आप ऑनलाइन चेक कीजिए, रिव्यूज चेक कीजिए, लोगों से बात कीजिए।
कोई आपके किसी फ्रेंड का एक्सपीरियंस कुछ रहा हो वो कीजिए। बहुत सारे वेल्थ मैनेजर्स हैं, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं आपका पोर्टफोलियो क्रिएशन में, आप उनके पास जाइए, वो आपको डेफिनेटली हेल्प कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप मंडे टू फ्राइडे काम कर रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि आप सैटरडे संडे छुट्टी नहीं लेते या संडे छुट्टी नहीं लेते, या महीने में कोई एक दिन ऐसा नहीं आ जाता जब आप छुट्टी नहीं ले सकते। यार आपकी जिंदगी की पैसिव इनकम बनने वाली है उससे। तो अगर आप उतना भी अटेंशन नहीं देना चाहते तो देन फिर आप कैसे डिजर्व करोगे कि आपको पैसिव इनकम मिले? एग्जैक्टली संजय भाई, अब बात करते हैं आपकी जर्नी पे। हमने इनिशियल क्वेश्चंस कुछ लिए, तो आप अपने बारे में बताएं कि आपने कैसे स्टार्ट किया। देखिए, मेरा स्टार्ट बड़ा हम्बल रहा, और मेरे फादर पहले ओएनजीसी में काम करते थे, मिडिल क्लास फैमिली से हैं, एंड वो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा करते थे, तो 1980 से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और उनके वजह से मुझे इन्वेस्टमेंट्स के बारे में पता चला, डिसिप्लिन के बारे में पता चला। उनके क्लरिकल काम सारे मैं करता था, घर का बड़ा बेटा। और उसके बाद अपना, उस टाइम पे डिजिटाइजेशन इतना नहीं था, तो डिजिटाइजेशन ना होने के कारण मुझे अब ये सारे काम करने पड़ते थे। बैंक में पे इन स्लिप भर दो, जाके डिपॉजिटरी के पास अभी शेयर ट्रांसफर करवा लो, तो तब बहुत मुश्किल होता था। तो ये सब काम मेरे को फिजिकली करने पड़ते थे। स्कूल से आए तो ये सब काम में लग गए, तो थोड़ा इंक्विजिटिवनेस हुई, बिल्ड हुई, पापा से बात करी। फिर मेरे को याद है सबसे पहले इन्वेस्टमेंट जो मेरे फादर ने मेरे लिए स्टार्ट की थी वो थी PPF। दैट वाज इन द ईयर 2006। तो 2006 में मैं हुआ था 22 ईयर्स का। तो अब तो चलो लोगों को बहुत एजुकेशन है तो लोग जल्दी कर लेते हैं, बट मेरी उम्र के मेरे ही फ्रेंड्स ऐसे हैं जिन्होंने आज तक PPF का अकाउंट खोला नहीं है। और मेरे PPF के अकाउंट में एक बार रिन्यूअल भी लग चुका है। नहीं तो क्या, वहां पे 15 साल की अवधि होती है ना, तो 2021 में मेरा PPF मैच्योर हो गया था, तो या तो मैं पैसा ले सकता था या मैं उसको रिन्यू करा सकता था। तो मैंने 5 साल का एक रिन्यूअल उसको और दे दिया, तो वही मेरा अगले साल वापस एक रिन्यूअल, तो एक साल खत्म हो जाएगा, तो मैं फिर से एक रिन्यूअल दे दूंगा उसको। सो आई थिंक ड्यू टू डैड मुझे काफ़ी फ़ायदा रहा। फिर 2006 में उन्होंने मेरे को अपने सब ब्रोकर से मिलाया, जहाँ पे मोतीलाल ओसवाल के सब ब्रोकर थे, तो जहाँ पे उनका भी अकाउंट था, तो मैं वहाँ गया और उन्होंने मेरे को, बड़े एनर्जेटिक व्यक्ति थे वो, तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप एक बेटा काम करो, आप यहाँ पे बैठ जाओ मेरे साथ आके काउंटर पे। तो वहाँ मैं देखता रहता था, वो ग्रीन लाइट रेड लाइट ग्रीन लाइट रेड लाइट जैसे वो चलती रहती थी। थोड़ा उसके बारे में समझा, टर्मिनल के बारे में समझा, शेयर्स के बारे में समझा। फिर मैंने अपनी छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स करनी चालू करी। फिर मैंने देखा कि मैं जब शेयर्स में खरीदता हूँ तो ये अभिमन्यु का चक्रव्यूह है, अंदर तो घुस जाता हूँ, बाहर निकलना नहीं आता कि कब खरीदना है वो तो पता चल गया, बेचना कब है वो, अच्छा कब खरीदना है वो भी पता नहीं चला, किसी से सुन लिया, चलो ठीक है इसको इस टाइम पे खरीद लेते हैं, रिजल्ट अच्छा आने वाला है, निकले कब, तो ये सब नहीं समझ आ रहा था। फिर मैंने MBA करी, MBA के बाद मैंने CFA करी। तो MBA के दौरान भी, क्योंकि हम फाइनेंस में थे तो बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते थे, एक दो हमारे टीचर्स बहुत सीनियर मार्केट के इन्वेस्टर्स थे, तो उनसे सीखा। और बट जब मैं जॉब में ज्वाइन किया तो मेरे पास जैसे सैलरी अकाउंट खोला तो कोई लोग आए कि भाई SIP कर दो। तो मतलब ये SIP क्या होती है, 2008 नोबडी नोज व्हाट इज SIP, बहुत कम था। तो उन्होंने बताया ये कॉन्सेप्ट कि SIP ऐसे होता है। तो मैथमेटिकली इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं हार्मोनिक मीन। जैसे होता है अरिथमेटिक मीन, एक ज्योमेट्रिक मीन, एक हार्मोनिक मीन। तो दिस इज अ हार्मोनिक मीन। तो मैंने बोला ये तो हार्मोनिक मीन है। अब वो सेल्स वाले थे, उनको समझ नहीं आया, मैं टेक्निकल हो गया। तो मैं समझ गया ये क्या चीज़ है, रुपी एवरेजिंग जिसे कहते हैं, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं। तो मैंने उसमें फिर इन्वेस्ट करना चालू किया, और स्टॉक्स में भी करता रहा, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में भी किया, सब कुछ किया, मतलब जो पॉसिबल था सब कुछ किया। पैसे जीते हारे सब कुछ हुआ, मोटा मोटी हारे ही, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में तो हारे। तो 2013 में 5 साल तक मेरी एक SIP चलती रही, और तब है ना फिजिकल अकाउंट स्टेटमेंट्स आते थे, बिल्कुल अगेन डिजिटाइजेशन बिल्कुल नहीं थी। तो ऐसे मैंने 2013 में अपना वो स्टेटमेंट खोला, तो मैंने देखा कि जितना मैंने पैसा डाला था उसका ऑलमोस्ट डबल हो गया, विदाउट डूइंग एनीथिंग। और मैंने फिर उसके रिटर्न्स कैलकुलेट किए एक्सेल पे, वेरी गुड विद एक्सेल। तो मैं फटाफट बैठा उस पर देखा, तो रिटर्न्स वर अराउंड अबाउट 18 to 19%। यार ये बढ़िया है, ना हमने दिमाग लगाया, ना टाइम लगाया, ना कुछ लगाया, मार्केट ने 18-19% रिटर्न दे दिया, क्या खोटा है। तो तब से फिर मैंने SIP करना चालू कर दिया। नाउ सिंस लास्ट 11 years मैं शायद सब SIPs पे ही चलता हूँ, और किस पे। और उस पर काफी ऐसे टाइम्स देखे हैं मैंने जब 3-3, 4-4 साल कोई रिटर्न्स नहीं आए, और फिर आ गए, फिर वापस नीचे हो गए। तो चलता रहता है ये सब काम, पार्ट ऑफ लाइफ। तो उसमें अभी गोल क्या है आपका इसमें SIP? मेरे ना गोल्स बने हुए हैं। सो फॉर एग्जांपल मेरे बेटे का एजुकेशन है, उसके लिए एक गोल बना हुआ है, उसके लिए एक फंड है। मेरे खुद के फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए, कॉर्पस के लिए एक फंड था, वो हमने लेवल 1 अचीव कर लिया। लेवल 1 मतलब होता है कि इसके बाद मुझे किसी और के लिए काम करने की जरूरत नहीं है। लेवल 2 है जब वेल्थ क्रिएट होती है, तो उसके लिए मुझे और टाइम वेट करना पड़ेगा, बिकॉज इतनी जल्दी हो नहीं सकती, वो टाइम लगता ही लगता है। तो आई एम रेडी टू वेट फॉर अनदर 10-15 years फॉर दैट। और तीसरा जो मेरा रियल लाइफ का गोल था, जो मुझे अचीव करना था, जो मुझे ताकत मिली इन म्यूचुअल फंड्स की वजह से, वो था लोगों को फाइनेंशियली एजुकेट करना। वो मेरा रियल गोल था लाइफ का। देखिए हम सब इस संसार को छोड़ के जाने वाले हैं, व्हेन वी डोंट नो।
तो मुझे ऐसा था कि कुछ एक ऐसा कंट्रीब्यूशन करें जिससे लोगों की एक मेजर प्रॉब्लम सॉल्व हो। अब हेल्थ की तो मैं नहीं कर सकता, पर वेल्थ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो मैंने 2 चीज़ों को पकड़ा। एक तो पर्सनल वेल्थ था, जो लोगों का इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट्स का बिहेवियर, माइंडसेट, उस पर फोकस किया। और दूसरा मैंने फोकस किया स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस पे। मैं बिजनेस कंसल्टेंट रहा हूँ, तो मैंने बहुत साल देखा है कि छोटे व्यापारी जो होते हैं वो बहुत स्ट्रगल करते हैं। तो उसको लेके मैंने उनकी सेवा करने का सोचा। तो यही अब मेरे लाइफ का मोटो गोल यही है। दिस इज द ओनली थिंग। फाइन। संजय भाई, आप वेल्थ क्रिएशन की बात कर रहे हैं, तो आप एक चीज़ बताएं कि क्या रेगुलर जॉब से, जो 9 to 6 की जॉब होती है, तो उसके अंदर वेल्थ क्रिएट करना पॉसिबल है? जो कहते हैं अमीर बनना, एक पॉसिबल चीज़ है? देखिए, पहले मैं आपको बताता हूँ वेल्थ होती क्या है। लोग है ना, वेल्थ की डेफिनेशन थोड़ी सी गलत है। वेल्थ होती है जब आपको किसी और के लिए काम ना किए बिना आपका घर चल सके, उसे वेल्थ कहते हैं। ठीक है। रिच मुझे नहीं पता किसे कहते हैं, बिकॉज मिले तो अंबानी जी भी पुअर हैं, क्योंकि उनके ऊपर इलॉन मस्क है, बर्नार्ड अर्नोल्ट है, कभी अडानी जी उनके ऊपर चले जाते हैं। तो रिचनेस जो है ना, वो सब्जेक्टिव है, पर वेल्थ क्लियरली ऑब्जेक्टिव है। वेल्थ आपका टाइम आपको खरीद के दे देती है, जो आपका सबसे लिमिटेड रिसोर्स है इस दुनिया का। वेल्थ, पैसा तो अबंडेंस में आप कहीं भी कितना भी कमा सकते हो, गवा के भी कमा सकते हो। हमने कितने केस स्टडीज देखे हैं जब लोगों ने गवाया उसके बाद भी कमा लिया है, पर आप समय नहीं गवा के कमा सकते। तो वेल्थ इज टाइम। तो अगर आप अपने आप को इस स्थिति में ले आओ कि आप अपना समय खरीद सको, आपको अपना समय ना बेचना पड़े, उसे वेल्दी कहते हैं। अब मैं एक व्यक्ति से मिला, उसने 16 साल काम किया, 2.5 करोड़ का कॉर्पस जमा किया, ठीक है, और वो फ्री हो गया। अब वो वेल्दी है। बिल्कुल। अब आप कोई उससे ये नहीं पूछ रहा भाई तेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं, तू कौन सी गाड़ी चला रहा है। वो फ्री बैठा है। मंडे सुबह फ्री होता है, ट्यूसडे सुबह फ्री होता है, वेडनेसडे सुबह फ्री होता है। उसका मन करे काम करता है, उसका मन करे काम नहीं करता। अगर आपको ये लेवल रीच करना है लाइफ में, तो बिल्कुल हर व्यक्ति, चाहे वो कितना ही कम तनख्वाह से स्टार्ट करे, वो ये लेवल पे पहुंच सकता है, बिल्कुल पहुंच सकता है। पर उसको टाइम देना पड़ेगा। मिनिमम 15 to 20 ईयर्स देने पड़ेंगे। तो संजय भाई, आपने कहा कि मिनिमम 15 से 20 साल में एक मतलब एक आम आदमी जो 6 to 9 to 6 की जॉब करता है वो भी पहुंच सकता है। तो क्या इसमें मतलब मेजरली इंडिया की अगर हम बात करें तो 40-50 हज़ार लोग जो कमाते हैं, वो इनकम में बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। तो क्या उतनी इनकम कमाने वाला भी तो रिच हो सकता है, वेल्थ बना सकता है? देखिए, अगर एक 50,000 बंदा कमाता है, 2 असम्पशन लाइफ में आपको लेनी पड़ेगी। मिनिमम 20% का निवेश और मिनिमम 7% का आपकी सैलरी ग्रोथ साल की। इसके बिना तो मुझे नहीं लगता कि फिर आप कभी भी वेल्दी बन सकते हो। तो 50,000 कमाते हो, 10,000 से स्टार्ट कर लो और हर साल 7% की ग्रोथ करो। अगर आपने ये कंटिन्यूअसली 20 साल कर लिया, तो आपके पास इजीली 1.5 करोड़ रुपए का कॉर्पस बन जाएगा। अब खोटा नहीं है 1.5 करोड़ का कॉर्पस, बिल्कुल खोटा नहीं है। दिस इज अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग एल्स इन लाइफ। जो आप अपना कर रहे हो, काम कर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, मस्ती कर रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, जो कर रहे हो, उसके बावजूद मैं कह रहा हूं आपके पास 1.5 करोड़ का कॉर्पस होगा। अब आप समझिए, 20 साल बाद अगर आपका 1.5 करोड़ का कॉर्पस है, उस दिन आपकी तनख्वाह 2-2.25 लाख रुपए चल रही होगी। बिल्कुल। ठीक है। यानी अब आपकी क्षमता है कि आप 2-2.25 लाख रुपए कमा सकते हो। तो अगर आप उस दिन जॉब छोड़ोगे और कोई कंसल्टिंग लोगे, कोई असाइनमेंट्स लोगे, तो क्या आप महीने का 1 लाख रुपए नहीं कमा सकते? हाँ, बिल्कुल। 50,000 नहीं कमा सकते? तो अब आपके पास 2.25 करोड़ रुपया, 1.5 करोड़ रुपए बन चुका है कॉर्पस में, और अब आप इतनी क्षमता है कि आप कम काम करके भी 50,000 रुपए महीना, 1 लाख रुपए महीना कमा सकते हो। तो इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? अगर आपको एक आम जीवन जीना है, अगर आपको एक अग्रेसिव जीवन जीना है, तो भाई आपको अपने स्किल्स पे काम करना पड़ेगा। आपकी इन्वेस्टमेंट से कुछ नहीं होने वाला। इन्वेस्टमेंट से आप अमीर नहीं बनते हो, इन्वेस्टमेंट से आप वेल्दी बन सकते हो। आप अमीर बनते हो जब आप कुछ क्रिएट करते हो। तो जो भी अमीर बना है उसने कुछ क्रिएट किया है, उसने अपने एक्टिवली काम करके क्रिएट किया है, बिजनेस क्रिएट किया है, या फिर कोई साइड इनकम क्रिएट करी है, साइड हसल क्रिएट करी है, पैसिव इनकम स्किल्स के थ्रू क्रिएट की है। वो लोग अमीर बनते हैं। अमीर आप प्योर इन्वेस्टमेंट से नहीं बन सकते, बहुत टाइम लगता है। वॉरेन बफे को आज कितने साल हो गए? 80-82 साल हो गए निवेश करते हुए, और वो एक केस इन पॉइंट है पूरी दुनिया में। जितना पेशेंस उस आदमी में है, मेरे को नहीं लगता कि हमारे इस जनरेशन में तो किसी के पास ही नहीं होता पेशेंस। तो 1 साल बाद, 1 साल छोड़ो, 3 महीने में थोड़ा नेगेटिव हुआ पोर्टफोलियो तो रोने लग जाते हैं सब कुछ हो जाता है। संजय भाई, अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आता है आजकल, फायर का। मतलब क्या चाहिए कि भाई ठीक है, जैसे आपने भी बात की कि एक लिमिटेड टाइम में मतलब मैं फ्री हो जाऊं, मुझे पैसे के लिए काम नहीं करना पड़े। तो वो मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी जैसे कि वीडियोस काफ़ी सारी आने लगी फायर पे, बड़े इन्फ्लुएंसर्स भी आ गए, उन्होंने भी बातचीत की, आप भी काफ़ी बात करते हैं फायर की। तो ये इन अ नटशेल समझाएं कि ये कितना प्रोबेबल है, कितना प्रैक्टिकल है? क्या ऐसा हो सकता है कि मैं एक अगले 10 साल में या 15 साल में जाके बिल्कुल फ्री हो जाऊँ? देखिए, बिल्कुल पॉसिबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल,
और फायर नंबर जो है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रिटायर अर्ली, मैं ना रिटायरमेंट वर्ड यूज नहीं करता, मैं सोचता हूँ कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है टू चेज योर ड्रीम्स। आपके मन में कोई तो अयाज भाई कुछ तो हिडन वो होगा कि यार मुझे ये अचीव करना है जिंदगी में, कुछ तो एक रहता है, कुछ रहता है। किसी को संगीतकार बनना है, गीतकार बनना है, किसी को आर्टिस्ट बनना है, किसी को सोशल वर्कर बनना है, किसी को टीचर बनना है, जैसे मुझे टीचर बनना था। तो हर जन के माइंड में कुछ होता है। अब मैं कैसे चेज करूं उसको? अब 2008 में मेरी स्थिति नहीं थी, मुझे परिवार को सपोर्ट करना था, तो मुझे नौकरी करनी पड़ी। पर क्या ये मेरा जीवन होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो मैंने क्या कहा, मैंने बोला 15 से 20 साल दूंगा और ऐसी स्थिति में आ जाऊंगा कि मेरे को किसी और के लिए काम नहीं करना पड़ेगा, फिर मेरे को जवाबदेही नहीं है। मेरे घर वाले मुझसे पैसे मांगेंगे, उनको पैसे मिल जाएंगे, मेरे माँ बाप मुझसे पैसे मांगेंगे, उनको पैसे मिल जाएंगे। तो पैसे के लिए मेरे को नहीं बोल सकते बेटा तू काम कर। बिल्कुल, ये आप अचीव कर सकते हो, पर 15 to 20 ईयर्स लगेगा। पर 15-20 ईयर्स ना बहुत छोटा टाइम है लाइफ में। आप सोचो 22-23 साल तो आप पढ़ने में निकाल देते हो। 80 साल का अगर मैं एक जीवन मानता हूं तो 22-23 साल आपने पढ़ने में लगा दिया, अगले 20-22 साल अगर आपने इसमें लगा दिए तो क्या बुरी बात है यार। उसके बाद 50% ऑफ योर लाइफ बिल्कुल आपको मिल गई एट नो कॉस्ट। तो आई थिंक इट्स अ वर्थ ट्रांजैक्शन, इट्स अ गुड ट्रांजैक्शन टू डू कि आप पहले 15-20 साल थोड़ा टाइट हो जाओ, थोड़ा डिलेड ग्रेटिफिकेशन कर रहे हो, थोड़ा रूल बेस्ड हो जाओ, ताकि आधी जो बची हुई जिंदगी है। अच्छा मैं आपको बताता हूं, ह्यूमन कैपिटल ना एज टाइम के साथ साथ खत्म होता है, ठीक है। मतलब आप आज सोचते होगे जब आप यंगस्टर्स को देखते होगे कितने तेज हैं, एंड दे आर रिप्लेसिंग सीनियर पीपल। हाँ मैं बता रहा हूं, मेरे को एक बंदे ने फोन किया इधर से कैलिफोर्निया से, एंड ही सेड दैट आई एम इन कैलिफोर्निया, इंडियन है, आई एम इन कैलिफोर्निया फॉर 18 ईयर्स और मैं वापस आ रहा हूँ इंडिया। मतलब 18 साल से कैलिफोर्निया में वापस क्यों आ रहे हो भाई? बोलता है कि हमारी जॉब चलेगी क्योंकि हमसे सस्ते जो है अब लोग आ गए हैं यहाँ पे जो काम कर सकते हैं। तो मेरा काम जो मेरे को 250-300 के सैलरी मिल रही थी, वो काम से 1,20,000 1,30,000 में बंदा कर रहा है। तो बोलता है कंपनी सेविंग। तो मैंने बोला कि आपने कुछ सेविंग्स की? तो थैंकफुली उसने कुछ थोड़ा बहुत पैसा बनाया था। वहां पे क्या है, वो 401 के कुछ चलता है, तो जिस वजह से कंपलसरी सेविंग हो जाती है। तो जैसे यहाँ EPF होता है ना, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, वैसे वहाँ 401 के होता है। तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि मैं इंडिया में निवेश करके फिर अब इंडिया शिफ्ट हो जाऊंगा, मैं यहाँ पे करूँ। नाउ जस्ट इमेजिन, चलो वो तो उनके पास पैसे थे, उधार नहीं था, रीजनेबली वेल मैनेज थे। पर कोई व्यक्ति जो आज 18-20 साल काम किया, उसके बाद जैसे मेरे वो फ्रेंड थे और अचानक से प्रोसेस बंद हो गया, जॉब चली गई, नाउ तो उनके पास स्कोप ही नहीं है आगे बढ़ने का। और इस टाइम पे आदमी का मनोबल टूट जाता है, क्योंकि वो अपने परिवार का चेहरा देखता है। वो कहते हो पैसे लाओ, आप पैसे ला नहीं पा रहे, पैसे है नहीं आपके पास। 95% झगड़े तो पैसे के हैं, बिल्कुल 5% ही बाकी है ना। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो है अपने लिए एक जो है वेल्थ क्रिएट करें, अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करें, यह आपकी जिम्मेदारी है। और फिर एक मीनिंगफुल पर्पसफुल लाइफ जिए। जब आप अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर देंगे, इसका मतलब ये नहीं कि आप इनकम बंद कर रहे हो, आप अपना टाइम नहीं बेचोगे। वो रोज अगर मेरे को मंडे सुबह काम नहीं करना है यार, मैं नहीं करूंगा, कोई भी बुला ले, मतलब सॉरी यार मैं नहीं हूं, मैं सोऊंगा। तो वो फ्रीडम जो है आपको तभी आ सकता है जब आपके बैंक अकाउंट में एक सर्टेन नंबर हो। दूसरा पॉइंट, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस या फाइनेंशियल फ्रीडम इज नॉट हाउ मच यू मेक, इट डिपेंड्स अपॉन हाउ मच यू स्पेंड एंड हाउ मच यू सेव। एग्जैक्टली। बस अगर मैंने क्या बोला, एक 50,000 के व्यक्ति को भी बड़ा खुश देखा मैंने कि वो महीना भी निकालता है और 10-15 हज़ार रुपए की SIP भी करता है, और एक 7 लाख रुपए महीने वाले को भी गरीब देखा मैंने। तो अगर आप सही खर्चा करो, रिस्ट्रिक्टेड रीजनेबल खर्चा करो, तो आप डेफिनेटली जल्दी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओगे। फाइन। संजय भाई, फायर नंबर कितना होना चाहिए? क्योंकि ये बड़ा वेरी करता है। कुछ लोग ये सोच लेते हैं कि यार चलो मेरे पास 20 लाख रुपए हैं, 25 लाख रुपए हैं, अब मुझे कुछ नहीं करना, बस 20-25 हज़ार रुपए मेरा काम चल जाएगा। मतलब ये भी थिंकिंग है लोगों के पास में, जो लोग रहते हैं टूटिया सिटीज में, वो सोचते हैं 20-50 लाख रुपए हो गए, मेरी जिंदगी चल जाएगी भाई, इसी से मैं चल जाऊंगा। तो फायर नंबर कितना होना चाहिए आइडियली? देखिए, आप ना फायर नंबर को एक लमसम नंबर देखने से पहले हम कुछ देखते हैं। बिल्कुल। लाइफ के ना कुछ, जैसे मैंने आपने सीट बेल्ट डाल दी, अगर आपके पास 12 महीने का इमरजेंसी फंड है, उसको अलग कर दीजिए, वो फायर में नहीं आएगा। आपके पास इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है, तो आप तो जैसे मैंने कहा सेट हो गए हो, अब आप रिस्क के लिए प्रिपेयर्ड हो। अब आता है आपके लाइफ के गोल्स क्या है। अब जब आप फायर करना चाहते हो, इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, तो आपको एक चीज, अगर आपके बच्चे हैं तो उनकी एजुकेशन तो आपको स्पॉन्सर करनी है, तो उनके एजुकेशन का फंड अलग होना चाहिए, वो अलग होना चाहिए। समझे, मेरे एक बच्चे के लिए मेरे को 50 लाख रुपए चाहिए, तो मेरा वो एक म्यूचुअल फंड है जो मुझे पता है वो 50 लाख उसको दे देगा। 50 नहीं देगा, 45 दे देगा, भगवान की कृपा रही 55 दे देगा, ठीक है, उतना मोटा मोटी दे देगा। दिस इज द वे इट हैज बीन प्लान्ड, ठीक है जी। तो अब क्या हुआ, अब जो बचा हुआ है उससे मेरे को अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस करनी है।
अब उसमें क्या हुआ कि जैसे आप रेंट देते हो, घर के खर्चे निकालते हो, आज आपका खर्चा आ रहा है समझिए 50,000 रुपए। अब आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हो 20 साल बाद, तो आप मान लीजिए ये खर्चा होगा 2 लाख रुपए। अच्छा 50,000 की जगह अब ये 2 लाख का खर्चा होगा। 20 साल बाद तो 2 लाख के खर्चे का महीने का 20 साल का खर्चा आपके पास होगा, उस दिन आप रिटायर कर लेना। तो 2 इंटू 12 हो गया 24, 24 इंटू 20 हो गया 4 करोड़ 80 लाख। तो 4-5 करोड़ के आसपास जब आपके पास नंबर होगा, आप बाय बाय कर सकते तो अगर किसी का खर्चा 50,000 रुपए महीने का है हो। तो 4 करोड़ के अराउंड उसके पास होगा। 4 हाँ, करोड़ अगर वो 20 साल में रिटायर करना 20 साल में रिटायर करना चाहता है, और अगर वो 10 साल में करना चाहता है तो उसको सेविंग बढ़ानी पड़ेगी तो अपनी। नहीं तो आप 50,000 की जगह लाख हो जाओगे। ठीक। तो लाख में आपका जो आपको रिक्वायरमेंट आएगी वो आएगी करीबन 2.5 करोड़ की। 2.5 करोड़ रुपए। तो अगर आप 10 साल बाद 2.5 करोड़ रुपए जमा कर सकते हो, अपार्ट फ्रॉम जो मैंने चीजें ओके, बोली। ये खर्चा अलग है, किसकी शादी का खर्चा हाँ, हुआ, वो सब अलग है, स्कूल का खर्चा वो हुआ, सब दैट इज अलग है। डिफरेंट, मतलब वो वो सब अलग काउंटेड है। नहीं है। वो काउंटेड नहीं है, वो तो लाइफ गोल है। एग्जैक्टली। वो उसके बाद आपको रिटायर होना है। रिटायर का मतलब क्या होता है कि अब मेरे पे कोई लायबिलिटी नहीं है। तो ये है वो रिटायरमेंट। संजय भाई, आप बात कर रहे हैं कंपाउंडिंग की, आपने बात की कि कैसे मतलब फायर अचीव किया जा सकता है, तो क्या 15,000 रुपए अगर कोई मंथली इन्वेस्ट करे, क्या वो भी करोड़पति बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। एक वो रूल होता है 15-15-15 जिसे हम Okay. कहते हैं। अगर आप 15 साल के लिए 15% पे अगर आपका ग्रो किया तो आप 1 CR पे पहुंच जाते हो। 15 साल के लिए हाँ, 15,000 पर मंथ। 15,000 अगर वो 15% पे ग्रो किया 15%, ओके। तो आप 1 CR पे पहुंच जाते हो। तो दिस इज अ 15-15-15 रूल। और अगर नहीं भी हुआ तो आप करीबन 20 साल में 1.5 करोड़ पे पहुंच जाओगे। ओके। टाइम देना पड़ता है यार भाई। नहीं, पहला 1 करोड़ मुश्किल है, उसके बाद लाइफ बहुत ईजी है। वॉरेन बुफे आज $190 बिलियन पे है। उनका पहला $1 बिलियन 50 साल बाद आया था 50 साल बाद। निवेश करके। और जो अगला 179 बिलियन डॉलर है, $189 बिलियन, वो 30 साल में आया। बिल्कुल। तो ये कंपाउंडिंग आपको मैजिक देगी, बट समय दो यार। आप हर चीज को समय देने को तैयार हो, करियर को समय देने को तैयार हो, इसको भी दे दो। संजय भाई, एक चीज और बताएं, बड़ी मैंने आपकी कुछ कैलकुलेशंस भी देखी कि इतना पैसा आपका होना चाहिए, इतना पैसा आपके पास हो, इतनी कमाई आपके पास हो, तो आप इतने पैसे का घर ले सकते हैं, इतने पैसे की कार ले सकते हैं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग है और बड़ी प्रैक्टिकल भी है कि एटलीस्ट आप वो ट्रैप में नहीं फंसेंगे फिर EMI के, और आपकी जिंदगी सुकून से गुजरती रहेगी। तो वो आप प्लीज मेरे को बताएं कि कितने पैसा होना चाहिए आदमी का, और उस हिसाब से वो कितने पैसे का घर अफोर्ड कर सकता है। देखिए, सबसे पहले मैं आपके शो पे क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, मैं घर खरीदने के अगेंस्ट नहीं हूँ। काफी लोग बोलते हैं संजय घर नहीं खरीदने से, घर नहीं खरीदने से। ऐसा नहीं है, मैं घर खरीदने के अगेंस्ट नहीं हूँ, पर अपनी खुशियों को बेच के आप घर मत खरीदिए, ठीक है। हर चीज का नियम, रूल में मैं मानता हूँ रूल बेस्ड, सब कुछ रूल बेस्ड होना चाहिए, नहीं तो आप जीवन में तड़पते रहोगे। एक हो गया, आप बहुत अग्रेसिव हो। अगर आप लाइफ में अग्रेसिव हो तो आपको फोकस करना चाहिए, ज्यादा इन्वेस्टमेंट अपने आप के ऊपर करो ताकि आपकी स्किल्स कंपाउंड करें। ठीक। तो ऐसे केस में अगर आपने अपने घर की एक EMI बांध ली, तो ना घर की EMI आपको बांध लेती है, बांध ही लेती है लिटरली, यू नो। तो अगर आप अग्रेसिव हो तो मत करो। पर आप कहते हो नहीं जी, मैं तो संतुष्ट जीवन बढ़िया चलना चाहता हूं, अब आपके लिए रूल होना चाहिए कि जैसे मैं आपको वापस एक स्टेटमेंट देता हूं। रिलायंस साल में 25,000 करोड़ रुपए का ब्याज देता है। ओके। गुड बैड अगली बताओ, 25,000 करोड़। तो बोलो अरे कितना ज्यादा ब्याज दे रहा है, अरे भाई साहब बहुत मुश्किल होगा, ये होगा वो होगा। अब मैं इसको स्टेटमेंट को जोड़ता हूं एक और नंबर के साथ, क्योंकि एब्सोल्यूट नंबर का कोई महत्व नहीं होता। वही रिलायंस साल का 1.25 लाख करोड़ का प्रॉफिट करता है। ओके। तो अब आप बताओ, तो यानी उसकी क्षमता है वो 5 बार ब्याज भर सकता है, इतनी क्षमता है उसमें, ठीक है। आप समझो एक बॉडी बिल्डर है जो 100 किलो उठा सकता है और वो 20 किलो का वजन उठा रहा है, तो उसके लिए तो झूलने वाला काम है ना, तो ऐसे ऐसे उठा लेगा, 4 उंगली पे उठा लेगा। हाँ, 1 उंगली वैसे ही करो, 1 उंगली पे भी उठा सकता है, क्योंकि उसकी क्षमता 100 किलो की है। और मैं जाऊंगा, मेरे तो पागल हो जाऊंगा 20 किलो उठाने में, क्योंकि मेरी क्षमता ही नहीं है। इसी तरीके से EMI भरने की क्षमता होनी चाहिए, और वो 2.5 से 3 गुना होनी चाहिए। ओके। अगर आपकी EMI 40,000 है, अगर आप कोई घर लेते हो जिसकी EMI 40,000 आ रही है, भाई साहब आपकी इनकम 1.25 लाख रुपए से नीचे नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी इनकम 1.25 लाख रुपए से नीचे है तो यानी आपकी क्षमता नहीं है कि आप वो EMI दे दो। अब प्रॉब्लम यही हो रही है यास भाई, लोग आके कहते हैं भाई मेरी इनकम 1 लाख रुपए, मेरा EMI 80,000 रुपए है, तू जिएगा कैसे भाई? बिल्कुल। यू आर ऑन द ब्रिंक ऑफ बैंकरप्सी। अच्छा, लोग कहते हैं सर स्ट्रेच करना चाहिए, कर लो, तो कितना कर लो? 2 गुना कर लो। बिल्कुल। उससे ज्यादा मत करो यार। आप स्ट्रेच कर रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है कि अगले साल मेरी इनकम बढ़ जाएगी 10%, 10%, तो मैं मैनेज कर लूंगा। इसका मतलब ये नहीं आप 80% कर लो, 50% कर लो, 2 गुना कर लो। तो रूल बड़ा सिंपल है, नियम बड़ा सिंपल है, क्षमता बनाओ। अपनी EMI की 2.5 से 3 गुना आपकी तनख्वाह हो,
तब जाके आप वो घर पर्टिकुलर ले सकते हो, नहीं तो कोई जल्दी नहीं, आप आराम करो, कुछ फाइन। घर भाग रहा नहीं है। और संजय भाई ये भी बताएं, मतलब लोग कहते तो हैं कि हाँ आपके बारे में मतलब ये आ जाता है, जैसे आप सही कह रहे हैं कि घर के अगेंस्ट है, लेकिन आप बताते हैं कि मतलब इतना अमाउंट होना चाहिए आपकी ईएमआई आप इतनी भर सको तब आप ले लीजिए फ्लैट वगैरह। तो रियल एस्टेट में ये भी आजकल आता है कि मतलब जैसे लोग पैसा बनाने लगते हैं, अर्निंग करने लगते हैं, जॉब लग जाती है, तो इनिशियली 3-4 साल के बाद ना सबसे पहला इन्वेस्टमेंट जो होता है, बड़े लोग कहते हैं कि यार अपना घर ले लो। किसी की मतलब मान लीजिए नौकरी लग गई, 3-4 साल उसकी हुए, शादी वादी भी एक जल्दी मान लीजिए हो गई, तो सबसे पहला चीज आती है बर्डन कि यार घर लेना है हमें और सपनों का घर होना चाहिए हमारे पास, और घर से भी फ्लैट अपार्टमेंट्स का मतलब मैं मानता हूँ दिल्ली इधर मेट्रोपॉलिटन में। तो क्या ये इतना जल्दी इन्वेस्टमेंट ठीक है लेना, और या फिर इसको आप थोड़ा समझाएं। देखिए, पर्सनल चॉइस का मैटर है कि आप कब लेना चाहते हैं, पर इक्वेशन के हिसाब से ले भाई या तो आपके फादर इन लॉ, फादर, पेरेंट्स कोई ना कोई गिफ्ट कर रहा है तो चलो ठीक है, अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। बट अगर ऐसा नहीं है और आपको अपने पैसों से बनाना है तो प्लीज इक्वेशन करें, और जो इक्वेशन मैंने बताई उसको फॉलो करें। अगर उस इक्वेशन में आपको नहीं मिल रहा है, अच्छा मैं कुछ कपल्स को देखता हूँ, वो शादी होती है 3 बेडरूम का घर ले लेते हैं, ठीक है, आप मत लो यार, आप 1.5 ले लो, 2 ले लो, स्टार्ट तो करो, बिल्कुल बाद में अपस्किल कर लेना। अगर आपको लेना ही है, अगर आपको लगता है नहीं जी मेरे को मेरे घर में रहना है, तो दोनों चीजें करो ना। आप क्यों 3 बेडरूम 4 बेडरूम का घर लेना चाहते हो? तो ये मत करो। दूसरा, घर ऑफिस के पास लो, क्योंकि अगर आपने घर ले लिया और घर 4 घंटा दूर है ऑफिस से, तो भाई साहब वो घर को तो फिर आप एंजॉय नहीं कर सकते। तो आप, अच्छा, वर्क प्लेस कैन ऑलवेज चेंज। आज आप XYZ कंपनी में, कल ABC कंपनी में होंगे, तो पता चला आपने अभी नोएडा में काम कर रहे हो, कल गुड़गांव में नौकरी लग गई, आपने घर ले लिया था गाजियाबाद में, अब जाओ गाजियाबाद से गुड़गांव 3 घंटे इधर 3 घंटे 2.5 घंटे इधर, हाँ 3 है मेरे साथ। मैं बता रहा हूँ, मेरे एक फ्रेंड की वाइफ है, दे आर स्टेइंग एट इंदिरापुरम, और उसकी वाइफ का जॉब है मानेसर में। अब सोचो कितना पेनफुल है यार। क्या वो बच्चे के साथ टाइम निकालेगी, हस्बैंड के साथ टाइम निकालेगी? क्या चार डाल लिया खुद का घर लेके इसमें? तो माय पॉइंट इज कि आपको बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट कर देता है घर। तो अगर आप एक फिक्स चीज पे नहीं हो, कुछ लोग जैसे व्यापारी होते हैं, व्यापारियों के लिए ना घर ऑफिस भी होता है, उसमें लोगों को इनवाइट करते हैं डिनर पे, डील्स करते हैं, तो घर को भव्य बनाते हैं, ताकि एक आपका वर्चस्व हो जाता है। संजय भाई ऐसी कार के बारे में आप मुझे बताएं, बिकॉज आज वो भी परचेज करना मतलब ऐसा हो गया 8-10 लाख रुपए से सस्ता कुछ नहीं आ रहा है उसमें भी। और ऐसा होता है कि मान लीजिए किसी की इनकम 50,000 रुपए भी है, तो वो भी देखता है कि यार 10-12 लाख रुपए वाली मैं कार ले लूँ ताकि मार्केट में एक स्टैंडर्ड बना रहे, और जब मैं जाऊँ ऑफिस वगैरह में तो लोग देखे कि हाँ भाई ये ना स्टैंडर्ड वाला बंदा है। तो इसमें क्या रूल होना चाहिए? देखिए, ये वो 15% में आना चाहिए, ठीक है, बस। अगर आप 15% में अफोर्ड कर सकते हो तो ले लो, नहीं तो छोड़ दो। तो EMI आपकी कार की 15% हो, क्योंकि मैंने बताया ना, जैसे 2 तरीके, क्रिएशन, कंजम्पशन, ठीक है। कार इज अ कंजम्पशन, उसका कुछ क्रिएशन से तो कुछ लेना देना है ही नहीं। तो आपका कार का जो EMI है वो 15% आपकी इनकम से ऊपर नहीं होना चाहिए, तो बस उतने में जो आता है ले लो, ठीक है। अगर आप किसी की सैलरी 1 लाख रुपए है तो उसकी कार की EMI 15,000 रुपए मैक्सिमम, जिसमें आपकी बाकी भी आ गई। अगर आपने आईफोन ले लिया, कुछ भी ले लिया, देखिए आप बात समझो, आपकी 1 लाख की तनख्वाह है, 40-50% आप घर का EMI में डालना चाहते हो, ठीक है। आप घर भी लेना चाहते हो, गाड़ी भी लेना चाहते हो, मस्ती भी करना चाहते हो, तीनों कंसिडरेशन ले, बिल्कुल। 40 से 50% आपने घर के EMI में डाल दिया, ठीक है। 15% आपने इसमें डाल दिया, आपका कितना पैसा चला गया? 65%, ठीक है। 35% में घर चलाना है और SIP करनी है, कहां से करोगे? नहीं हो पाएगी, बिल्कुल नहीं हो पाएगी, पॉसिबल ही नहीं है। बिजली के बिल ही 4-4, 3-3, 5-5 हजार रुपए आते हैं, आपकी ग्रोसरी 10-12 हजार रुपए की आएगी। अच्छा, गाड़ी लोगे तो फ्यूल देना पड़ेगा, इंश्योरेंस के प्रीमियम्स देने पड़ेंगे, कहां से अफोर्ड करोगे यार? इनकम बनाओ ना 3 लाख रुपए महीना, बिल्कुल, फिर करो जो करना है। 1.25 लाख रुपए की EMI दो, 45,000 रुपए की गाड़ी की EMI दो, अच्छा गैप होगा तो अच्छी SIP करो। तो माय पॉइंट इज कि आप मैथ तो कर लो। हम लोग कहते हैं लेट मैथ शो यू द पाथ, कि मैथ से पाथ देखो भाई, ये इमोशन से मत देखो, इमोशन के लिए भी औकात होनी जरूरी है। फाइन। संजय भाई अब बात करते हैं, मतलब वही क्वेश्चन आएगा मेरा फ्लैट वगैरह पे, रेंट वर्सेस अपार्टमेंट। वो तो एक ही हो गया ना। हाँ, मतलब आप क्या प्रेफर करते हैं? मैं तो रेंट वाला हूँ भाई, तो मैं तो अनअपोलोजेटिकली रेंट वाला बंदा। तो उसमें क्या फायदा रहता है? देखिए, जैसे मैं 4.5 करोड़ के घर में रहता हूँ, ओके, 75,000 रुपए मंथली रेंट देता हूँ, ठीक है। और अगर मैं 75,000 की EMI वाले घर में रह रहा होता, समझो मैं सेम चीज EMI दे रहा होता, तो मैं ज्यादा से ज्यादा 1.5 करोड़ के घर में रह रहा होता। यानी जिस एड्रेस पे मैं रहना चाहता हूँ, मैं उस एड्रेस पे रह ही नहीं सकता था। तो मैं उतने ही पैसे में एक बेटर एड्रेस पे रहता हूँ, अपने आप को अपग्रेडेड फील करता हूँ, और मुझे इस एड्रेस को यूज करना आता है, ठीक है। क्योंकि आपकी एड्रेस से आपका बहुत फर्क पड़ जाता है, परसेप्शन का फर्क पड़ जाता है, मेरी इनकम का फर्क पड़ जाता है। अगर आप बोलो मैं X लोकेशन पे रहता हूँ और मैं Y लोकेशन पे रहता हूँ, उससे परसेप्शन का बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है आपका।
तो आई थिंक मैंने यही किया है, मैंने लोकेशंस ए ग्रेड चूज की हैं, जहां मैं रहता हूँ वो ए ग्रेड होता है और मैं रेंट पे रहता हूँ। संजय भाई, डिजायर्स, नीड्स और वांट्स, मतलब इनमें क्या फर्क है एक आम आदमी, क्या पता? देखिए इसको थोड़ा सा पीछे चलते हैं, प्लेजर और हैप्पीनेस, यहां पे हम इसको डिवाइड करते हैं। प्लेजर होता है जब आप कोई चीज खरीदते हो जिससे आपको एक छोटे टाइम का किक मिलता है। आईफोन खरीद लिया, किक मिल गया। कोल्ड प्ले के इवेंट पे चले गए, किक मिल गया। दिलजीत दोसांझ का इवेंट देख लिया, किक मिल गया। पर आप जैसे उस कमरे से बाहर निकले या फिर आईफोन लेके बाहर निकले, उसके बाद आम जिंदगी हो जाती है। उसके बाद आप सोचिए उस टाइम का हाइप है वो, ओ माय गॉड, वो मैं अनबॉक्स करूंगा, ये करूंगा, एक्सपीरियंस लूंगा, फिर बाद में लगता है यार ले ही क्यों लिया मैंने पैसे। फिर लास्ट में आप सोचते हो यार अब इसका पेमेंट आपको हर महीने करना है। एग्जैक्टली। कितने महीने करना है? 12 महीने करना है, 18 महीने करना है, 24 महीने करना है, क्योंकि आपकी यूटिलिटी नीड नहीं थी। ठीक है, तो आप है ना प्लेजर और हैप्पीनेस में पहले फर्क करना समझ लो। प्लेजर होता है जब आप कोई चीज दूसरों को दिखाने के लिए खरीद रहे हो और खुद बस उसका छोटे समय के लिए आपको बेनिफिट मिलने वाला है। और हैप्पीनेस होता है जो लॉन्ग लास्टिंग होता है। और हैप्पीनेस आता है बोरिंग काम करने से। ओके। जब भी आप कोई बोरिंग काम करते हो ना तो हैप्पीनेस आता है। जब आप कोई बिजनेस क्रिएट करते हो तब आपको हैप्पीनेस आता है। जब आप कोई साइड इनकम के लिए मेहनत करते हो तब आपको हैप्पीनेस आती है। प्लेजर क्या आता है? नेटफ्लिक्स देख लिया 4 घंटे, वो प्लेजर है, हैप्पीनेस नहीं है। 4 घंटे बाद जैसे नेटफ्लिक्स बंद किया, उसके बाद का क्या है? उसके बाद आप एकदम सुन्न हो जाते हो। ठीक है, या तो सो जाओगे या जो भी होगा। तो नेटफ्लिक्स भी ये कहता है ना, हमारा सबसे बड़ा कंपेटिटर स्लीप है। नींद हमारा सबसे बड़ा कंपेटिटर है, क्योंकि अगर नींद हम बंदे की कम कर पाए तो लोग हमें ज्यादा देखेंगे, मतलब हमारे को ज्यादा रेवेन्यू होगा। सो दे आर प्लेइंग विद आवर माइंड्स। हमारे को ये देखना है कि हम अपना माइंड के साथ कितना प्ले करना देना चाहते हैं। अब क्या कोई चीज बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए? क्या हमें बिल्कुल प्लेजर पे फोकस नहीं करना चाहिए? मैं ऐसा नहीं मानता। मैं मानता हूं आप जीने भी आए हो ना, पर हर चीज को रेगुलेट करो। सो फॉर एग्जाम्पल समबडी इज कंज्यूमिंग अल्कोहल और वो दिन के 2 पैग मारता है। अब हम उसको बोले नहीं तू बंद ही कर दे, वो नहीं कर सकता। हाँ, आप ये कर सकते हो, उसको बोल सकते हो कि तू एक हफ्ते में काम कर, अभी 7 दिन पीता है ना, तो 3 दिन पी ले। तू 2 पैग पीता है, तू 1 पैग पी ले। यही कर सकते हो। तो इसको हम कहते हैं रेगुलेट। अब हमारी जो इच्छाएं हैं उन्हें हमें रेगुलेट करना आना चाहिए। तो रेगुलेट ना आप खुद नहीं कर सकते, ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। तो अब इसके लिए क्या करें? वही मेरा सवाल होने वाला था आपसे। हाँ, तो इसके लिए क्या करें? इसके लिए आप रूल सेट कर दो, लाइफ के रूल सेट कर दो। जब आप लाइफ के रूल सेट कर देते हो ना, तो आपके ब्रेन को एक मैसेज जाता है कि इस रूल को तोड़ना नहीं है। बहुत कम चांस होगा आप उसको तोड़ोगे, फिर तो आप अपने आप से धोखा कर रहे हो। फिर तो मैं क्या, कोई भगवान भी नहीं बचा सकता आपको। ठीक है, अगर आप अपने आप से धोखा करने लग गए तो प्रॉब्लम है। तो आपने ये रूल सेट कर दिया अयाज भाई कि मैं जो है अपनी टेक होम तनख्वाह का ज्यादा से ज्यादा 15% बैड डेट की ईएमआई पे डालूंगा। अब ये बैड डेट क्या होता है? बैड डेट होता है जब आप उधार लेते हो कंजम्पशन के लिए। गुड डेट होता है जब आप उधार लेते हो क्रिएशन के लिए। आपने बैंक से उधार लिया और बोला मैं एक साइड बिजनेस खोलना चाहता हूं, जिसके लिए मैं इन्वेंट्री बाय करना चाहता हूं, मैं वेबसाइट बनवाना चाहता हूं। ये गुड डेट है, क्योंकि एटलीस्ट आपने ये सोचा कि भाई मैं उधार लेता हूं और कुछ क्रिएट करने की कोशिश करता हूं। आप फेल हो गए, सक्सेसफुल हो गए, मेरे को नहीं पता। ठीक है, बट एटलीस्ट आपका जो मंशा थी वो थी कि मैं इस पैसों से कुछ क्रिएट करूं। तो ये गुड डेट है। बैड डेट क्या है? उधार लिया, आईफोन लिया, उधार लिया, महंगा टीवी लिया, उधार लिया, आईपैड ले लिया। ये बैड डेट है। तो बैड डेट को कर दो रेगुलेट। अब उसका रूल क्या बना दिया कि मेरी एवरेज जो भी मंथली टेक होम इनकम है उसका 15% मैं बैड डेट की ईएमआई में दूंगा। ठीक है, तो अब इस महीने समझो आप वो रूल पे टच हो गया, आपका बाल्टी भर गई 15% की। अब अगले महीने आपका मन किया आईफोन लेने का, क्या आप ले सकते हो? नहीं, यही नहीं सकते। बिल्कुल, रूल अलाउ नहीं करता। अब रूल कैसे अलाउ करेगा? 2 ही चीजों की वजह से अलाउ करेगा। या तो पिछली कोई परचेज का ईएमआई खत्म हो। एग्जैक्टली, कि ठीक है मेरी पिछली जो मैंने आईफोन लिया था अब उसकी ईएमआई खत्म हो गई, अब वो 15, मेरी 1 लाख की तनख्वाह है, 15,000 रुपए मेरा बजट है, अब 7,000 रुपए जाता है, मैं 7,000 रुपए मेरे पास फालतू बच रहे हैं। बिल्कुल, अब मैं कुछ नया ले लेता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप करो, ले लो। और दूसरा तरीका है इनकम बढ़ेगी। तो दोनों ही अच्छे तरीके हैं ना। एक तो पुराना कोई लोन खत्म होगा तो नया लोन चढ़ेगा, और दूसरा आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप अपने स्पेंड बढ़ाओगे। पर आपने वो रेगुलेट कर दिया ना 15%, उससे ज्यादा नहीं होगा। उससे ज्यादा नहीं करूंगा, 1 पैग लूंगा और हफ्ते में 3 बार लूंगा। आपकी हेल्थ ठीक रहेगी और जो आपको एक गिल्टी प्लेजर जिसे हम कहते हैं वो गिल्टी प्लेजर भी आप कंज्यूम कर सकोगे।
आई एम नॉट रिकमेंडिंग टू ड्रिंक अल्कोहल। बिल्कुल एग्जैक्टली। मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल के साथ बताना चाहता हूं कि कैसे आपको बैड डेट को यूज करना है। मनी हैबिट्स इतनी इंपॉर्टेंट है कि ये एक रिसर्च की गई थी कि जो लोग कौन बनेगा करोड़पति, अब तो वो 25 साल से चल रहा है, तो केबीसी में जो लोग ने करोड़ रुपए या उससे ऊपर जीता है, उसमें से 60% कंटेस्टेंट्स वापस बैंकरप्ट हो गए। अरे, एक बिहार का सबसे बड़ा केस था जहां 7 करोड़ जिसने जीते थे, टैक्स वैक्स के बाद भी उनके पास 5-6 करोड़ रुपए थे, वो 1 साल के अंदर बैंकरप्ट हो गए। फिर से 1 साल के अंदर 5 करोड़ रुपए चले गए। तो कोई ये कहता है ना, एक बार बस पैसे आ जाए संजय भाई, मैं बस उसके बाद देखो क्या करूंगा। अरे तुम कुछ नहीं कर पाओगे एग्जैक्टली, जब तक हैबिट आपकी बिल्ड नहीं, जब तक आपकी हैबिट बिल्ड नहीं होती। तो मनी हैबिट्स बिल्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो मनी आना, मनी रखना और मनी ग्रो करना, ये 3 बहुत अलग चीजें हैं लाइफ में। मैंने बहुत ऐसे व्यापारी देखे जो कमाना जानते हैं, उसके बाद भी उधार में रहते हैं, और मैंने ऐसे बहुत सारे व्यापारी देखे जो बहुत कम कमाते हैं पर गजब फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं। संजय भाई, जैसे कि ईएमआई की हम बात कर रहे हैं अभी कि आपको इतना ईएमआई देना चाहिए, तो इसमें आजकल ना नो कॉस्ट ईएमआई बड़ा चलता है, और उसकी वजह से हम देख रहे हैं स्मार्टफोन सेल्स, आप देख लीजिए हर चीज जो है वो बढ़ गई है। हर जगह लिखा दिखता है नो कॉस्ट ईएमआई, और लोग ना बस क्लिक करके ये ले लेते हैं, इसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं जाता कुछ। तो इसके भी ये भी कॉन्सेप्ट आप थोड़ा समझाएं, क्या रियल में नो कॉस्ट ईएमआई नो कॉस्ट होती है, और क्या इसमें लोगों का फायदा होता है? देखिए, अभी जैसे मैं आपको अपना केस सुनाता हूं, बिल्कुल, अगर नो कॉस्ट ईएमआई आपकी नीड की आइटम के लिए आप यूज कर रहे हो तो आप स्मार्ट हो, नहीं तो आप उनके ट्रैप में आ गए हो। ओके, भाई समझिए, मेरे को एक लैपटॉप, मेरा लैपटॉप था पुराना, बिल्कुल, अब वो उतना पावरफुल नहीं था कि मेरे नए मतलब जो एडिट्स और 4K और ये सब प्रोसेसिंग कर पाए, स्ट्रीमिंग कर पाए। तो एज अ क्रिएटर मेरे लिए तो बहुत जरूरी है एग्जैक्टली, कि मेरे पास एक अच्छा लैपटॉप होना चाहिए। तो मैंने एक फाइनलाइज किया लैपटॉप, वो था 1,60,000 रुपए का। अब मैं गया उससे बात करी, मैंने उसको बोला भाई मेरे को एक बात बता, तू डिस्काउंट कितना देगा? बोलता कुछ नहीं दूंगा। मैंने ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। तो मुझे कोई स्कीम बता। तो बोलता है स्कीम चल रही है नो कॉस्ट ईएमआई। ठीक है, कितनी चल रही है? मतलब आपके पास कौन सा कार्ड है? मैंने कार्ड दिखाया। बोला सर इस कार्ड पे आपको 18 महीने की नो कॉस्ट ईएमआई मिल जाएगी। ठीक है, मतलब कैलकुलेट किया मैंने, बोला करीबन 8-9 हज़ार रुपए के आसपास की इसकी ईएमआई बनेगी। मैंने झट से हाँ कह दिया। मैंने अपनी सेविंग्स देखी, वो बता भी देते हैं, 20-22 हज़ार रुपए की इंटरेस्ट सेविंग आ रही थी कि भाई जो मेरे को नहीं तो मेरे जेब से जाता ब्याज, अब मैं वो पैसा धीरे धीरे दूंगा तो मेरे को 20-1 हज़ार रुपए का फायदा, 15-20 हज़ार रुपए का कुछ फायदा हो रहा था। तो मैंने उसको नो कॉस्ट ईएमआई पे कन्वर्ट कर लिया। क्यों? मुझे नीड थी, मेरी अफोर्डेबिलिटी थी, दोनों थी। मैं आज पूरा पैसा भी दे सकता था, मेरे को उसमें प्रॉब्लम नहीं था। नीड, अफोर्डेबिलिटी थी, और जब वो मैंने ईएमआई करी तो मुझे बेनिफिट मिला। तो जब ये तीनों चीजें मर्ज हुई तो मैंने वो डिसीजन लिया नो कॉस्ट ईएमआई का। तो यानी ये एक बेटर तरीका है परचेस करने का, बिकॉज मेरी नीड थी। पर यही मैं चलते फिरते एक लैपटॉप की दुकान में घुस जाता, मेरा लैपटॉप तंदुरुस्त एकदम दुरुस्त था, और बोलता सर आप देखो ये नया आया है, ऐसा है वैसा है, और आपका क्या है सर, 8,000 रुपये महीना जाएगा। बिल्कुल, और मैं उस ट्रैप में फंसता तो वो गलत होता। तो ये जो गलती हो रही है लोगों से, वो ये हो रही है कि वो चीजें खरीद रहे हैं जिनकी उनको आवश्यकता नहीं है, और वो घर पे आके रिग्रेट करते हैं, अरे यार मैंने क्यों खरीद लिया। क्योंकि उस टाइम पे वो इमोशन को इतना हाई कर देते हैं ना, आपके एक्सपीरियंस को, साउंड, म्यूजिक जो वो यूज करते हैं आपके सेंसेस को कंट्रोल करने के लिए, तो उस टाइम पे आप सोच नहीं पाते। आपके सामने वो, अब वो एप्पल का आपको पता है ना सिस्टम की, वो 45 डिग्री टिल्ट करते हैं। तो वो 45 डिग्री टिल्ट क्यों करके रखते हैं? क्योंकि आप छू के उसको 30 डिग्रीज पे लेके आओगे। तो जैसे ही आप वो मैक को छुओगे और 30 डिग्रीज पे लाओगे तो आपको लगा क्या क्या मटेरियल है यार, ये तो अपने पास होना ही मांगता। कैसे करेंगे? पैसे नहीं है। अच्छा चलो सर नो प्रॉब्लम, 8,000 रुपए की ईएमआई, चलो जी बंद गई। कितने महीने के लिए? अब आप हो गए 20 महीने के, उनके लिए आप उनके लिए नौकरी कर रहे हो। तो ये मत कीजिए। आपको जो करना है पहले नीड आइडेंटिफाई कीजिए कि मेरी नीड है कि नहीं है। नीड है तो नेगोशिएट द बेस्ट डील फॉर योरसेल्फ, देन फाइन। संजय भाई, आपने अभी बात की कि नीड की नेगोशिएट करने की, और प्लस जो ब्रांड्स जो हैं वो अलग अलग तरीके से माइंड प्ले करते हैं लोगों का, जस्ट टू उनके इम्प्रूव देयर सेल्स, और प्लस टेम्पटेशन उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है उससे। तो ये टेम्पटेशन हम देखते हैं कि जिनजी जो है और उसकी अगली वाली जनरेशन जो है उनमें बहुत ज़्यादा है। तो वो कैसे रेगुलेट करें? उनके है ना नीड्स भी इतनी ज़्यादा, वो अफोर्डेबिलिटी क्या है उनकी वो जज नहीं कर पाते, कैसे वो रेगुलेट करें, वो यहाँ भी फेल हो जाते हैं। अक्सर हम देखते हैं, मतलब सब नहीं बट मेजॉरिटी अक्सर हो जाता है कि ठीक है उसके पास मैंने फ़ोन देख लिया आईफोन, अब दोस्त मेरे बहुत सारे हैं, मेरे 10 दोस्त हैं, 10 में से 8 के पास आईफोन है, और मेरे पास कोई एंड्रॉइड फोन सस्ता सा है। तो भाई मुझे लगा यार मैं तो फिट ही नहीं बैठ रहा हूँ यहाँ पे, मुझे तो आईफोन होना चाहिए, तो मेरे को आईफोन लेने का है। फिर उनके पास जो लैपटॉप है, किसी के पास डेल का मैक है सबके पास, और मेरे पास एक डेल का
25-30-35 हज़ार रुपए वाला लैपटॉप है, तो भाई मुझे मैक भी लेना है, तो फिर वो मैक भी आ जाता है, फिर कौन से मैंने कपड़े क्या पहने हुए हैं, सब चीज़ फिर वहाँ चलती चली जाती है। तो ये टेम्पटेशन कैसे मतलब कम होगी? देखिए, वो मुझे ना इसमें एक वो डायलॉग याद आता है कि 10 साल बाद मैं हंसूंगा और तू रोएगा। ओके। याद है वो एक 3 इडियट्स का डायलॉग था, बड़ा फेमस, रणछोड़ दास के साथ वो बेट करता है। एग्जैक्टली। आपको जिंदगी में एक चॉइस कॉन्शियसली लेनी पड़ेगी। देखिए, जानवरों में और इंसान में क्या फर्क है? कॉन्शियसनेस, दैट इज द ओनली डिफरेंस वी हैव अगेंस्ट द एनिमल्स। नहीं तो वो भी क्रीचर्स हैं, वो भी लिविंग एनिमल्स हैं, बट वो कॉन्शियस नहीं है, उनको पता नहीं है, वो गलत कर बैठते हैं। Exactly. किसी मांस खा लेंगे, मच्छी खा लेंगे, या फिर गलत अटैक कर देंगे, किसी की लाइवलीहुड को छीन लेंगे, वो और कुछ भी कर देंगे अगेंस्ट ह्यूमंस हु हैव कंट्रोल ऑन देमसेल्व्स। ठीक है, प्री प्रोग्राम वो, हाँ, वो प्री प्रोग्राम्ड है, नेचर ने ऐसा बनाया उनको। तो कॉन्शियसनेस को यूज करो, डिसीजन लो। आपको लाइफस्टाइल ओवर फ्रीडम चाहिए या फ्रीडम ओवर लाइफस्टाइल चाहिए? अगर आपको लाइफस्टाइल ओवर फ्रीडम चाहिए तो फिर आप ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस का जो ढोंग है उसको हटा दो, आप नहीं हो पाओगे। बिल्कुल। और अगर आपको फ्रीडम ओवर लाइफस्टाइल चाहिए तो भाई तुम्हें रेगुलेट करना पड़ेगा। मैं आपको सिंपल रूल्स बता रहा हूं, आप किनसे रेगुलेट कर सकते। ठीक है, जैसे पहले आप बजटिंग करो, आपका महीने का खर्चा कितना जा रहा है, किन आइटम्स पे जा रहा है, एटलीस्ट एक पेपर पे लिख तो लो, एक एक्सेल शीट पे बना तो लो। मैं गारंटी करता हूं जितने लोग देख रहे हैं उसमें से 95% लोगों के पास उनका बजट नहीं होगा। चलो इस कमरे में पूछ लेते हैं भाई लोग, है बजट है? मेरे से पूछ लीजिए। मैं तो कैमरा टीम से पूछ रहा था पहला, चलो उनसे पहले पूछते हैं, आपका है बजट? नहीं रखते हो? चलो 50% केस में तो मेरे पास भी नहीं है। तो फिर तो 2 आउट ऑफ 3 लोगों के पास तो इस कमरे में बजट नहीं है। एग्जैक्टली। एंड इट्स ओके। देखिए, अगर आज तक नहीं था नो प्रॉब्लम, पर आज के बाद अगर आपने ये सुन लिया और उसके बाद भी आपने फिर ताली बजा के, लाइक डाल के, कमेंट, पॉजिटिव कमेंट करके छोड़ दिया, आपका काम नहीं होगा। टेक एक्शन। छोटी सी एक एक्सेल शीट बनाइए, अपने खर्चों को नोट डाउन कीजिए, और उस दिन आपको इतनी पीड़ा होगी, आपको समझ आएगा आप कितना पैसा वेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। और मैं बता रहा हूं वहीं पे आप अपना 10% पैसा बचा लोगे, मिनिमम बता रहा हूं, मिनिमम। कहीं आपका यूपीआई का पेमेंट्स है, यूपीआई की वजह से आजकल बहुत रैंडम पेमेंट्स हो रही हैं, तो यूपीआई के पेमेंट से आप बच जाओगे, आपको समझ आ जाएगा आप कहां पे खर्च कर रहे हो, आपका पैसा जा कहां रहा है। तो बजटिंग कर लीजिए। सेकंड है, अपने रूल्स सेट करिए। आपको लगता है अभी आप कम तनख्वाह कमा रहे हैं, तो आप कहिए भी मेरी नेट होम तनख्वाह का 10% मैं इस तरह की इंडल्जेंस पे डाल दूंगा, बचे हुए से मेरे को या तो निवेश करना है या घर चलाना है। अब किसी की तनख्वाह 25,000 है तो उस पर वो 15% वाला रूल नहीं सेट करेगा। कहां से दे देगा बेचारा 4,000 रुपए की किस्त? और ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग 20-20 हजार की किस्तें दे रहे हैं, 15-15 हजार की किस्तें दे रहे हैं। कैसे जियोगे यार? तो एक आईफोन तो है आपके पास, पर रात को खाने को पैसा नहीं है, ये कैसी जिंदगी है यार? तो वो थोड़ा सा एक इकोसिस्टम बनाइए, अपनी इनकम बढ़ाइए, थोड़ा टाइम लीजिए और उसके बाद खरीद लीजिए। या फिर उसके लिए गोल बनाइए, उसके लिए एक एसआईपी कर दीजिए कि भाई मैं 3 साल बाद एक आईफोन खरीदना चाहता हूं, मैं आज उसके लिए 2,500-3,000 रुपए की एक एसआईपी कर देता हूं। तो बात समझ आती है। आईफोन बंद तो हो रहा नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि कल से आईफोन बंद हो जाएंगे, आज जो मिलेंगे आखिरी पीस बचे हैं। आईफोन जब तक सूरज चांद रहेगा आईफोन रहने वाला है, मतलब आपके जीवन काल में तो रहने वाला है। तो तब ले लेंगे यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए अयाज भाई, जब मेरे को ना गाड़ी खरीदी थी 2014 में, मैं पहले बॉम्बे रहता था, वहां मेरे पास होंडा सिटी थी। अच्छा, अपना फंडा है, अपन कभी भी नई गाड़ी लेते ही नहीं है, यूज्ड कार्स हमेशा। तो मैं दिल्ली आया। अब दिल्ली आया तो यहाँ मुझे पता चला कि लोगों के पास गाड़ी वाड़ी का टोरा रहता है, मतलब एकदम। अब अच्छा, मेरी तनख्वाह बहुत जबरदस्त बड़ी थी, बोला यार मेरे को मर्सिडीज लेनी है, कुछ करते हैं। मर्सिडीज लेनी है पर 10 लाख के अंदर लेनी है। तो वापस सेकंड हैंड वाले दिमाग पे आ गए। तो मैं गया, मेरे को अच्छी एक गाड़ी मिली, राउंड अबाउट 8.7 या 9 लाख के बीच में, मर्सिडीज 7 साल पुरानी, C220D, ज्यादा नहीं चली, 30,000-40,000 किसी अमीर आदमी की गाड़ी थी, मैंने वो खरीदी। मैंने जम के वो गाड़ी चलाई, बढ़िया चलाई, मजा आया, उसमें सनरूफ था, सब कुछ था, ऑटोमेटिक कार थी, फर्स्ट टाइम मैं लाइफ में ऑटोमेटिक कार चला रहा था। तो उसको एंजॉय किया और 3 से 4 साल बाद उसको मैंने 3.5 लाख में बेच दिया। ठीक है, क्योंकि मैं इंडिया से शिफ्ट कर रहा था, कुछ टेम्पररी मेरे पास असाइनमेंट थी उसके लिए। तो अब आप सोचिए, मैंने 4 साल गाड़ी चलाई और वो 9 लाख की गाड़ी मैंने 3 लाख में बेची। आप पैसे पकड़ लीजिए। तो 6 लाख रुपए में मैंने 4 साल मर्सिडीज चलाई, यानी 1.5 लाख रुपए साल का, यानी महीने का 12,500 रुपए में मेरे मर्सिडीज चला रहा था। अब यही कोई और होगा तो पहले जाके नई मर्सिडीज खरीदेगा, उसको कितना चलाएगा कितना नहीं चलाएगा वो पता नहीं, और पहले ही दिन वो 20% टूट जाएगी। मैंने अपना शौक भी पूरा किया, बजट में भी रहा, जो बजट में अफोर्ड कर सकता था। तो मैं हमेशा लोगों को ये कहता हूं कि जब आप एक पर्टिकुलर लेवल पे होते हो, जैसे मारवाड़ीज कैसे सोचते हैं, अगर हम 100 कमाएंगे तो 1 खर्चेंगे,
ओके, बिल्कुल। तो अगर कोई मारवाड़ी 10 करोड़ का घर बना रहा है ना, तो आप ये समझ लो कि उस आदमी के पास 200-500 करोड़ रुपए है, तब वो 10 करोड़ का घर बनाता है। इतना बड़ा गैप रखता है अपने एक्सपेंस और इनकम में, क्योंकि जो बचा हुआ पैसा है ना वो मल्टीप्लाई कर रहा होता है। बिल्कुल। तो वो इंडल्जेंसेस और इन सब चीजों पे ना बहुत रिस्ट्रिक्टेड खर्च करते हैं। ये जो पुअर माइंडसेट के लोग हैं, जो ट्रैप में रहना चाहते हैं, वो अपनी इनकम का अधिकांश पोर्शन इन सब चीजों में खर्च कर देते हैं। That's it. यही एक डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस। बिल्कुल, मैंने आपसे इसीलिए कहा बिकॉज़ जो छोटा-मोटा खर्चा है, मान लीजिए 200, 400, 500 यूपीआई वाला, वो मेरे भी ध्यान नहीं रहता नहीं रहेगा। महीने का। और प्लस मतलब जो बड़ा है वो तो रहता है, ठीक है, इतना इन्वेस्टमेंट में जैसे जाएगा, रेंट, इतना आपको रेंट पता होगा, बिल्कुल, इलेक्ट्रिसिटी एग्ज़ैक्टली। पता होगा, पर वहां कुछ नहीं एग्ज़ैक्टली। है। जो ये लास्ट का 20% है ना, उसमें आपके पास बहुत बड़ा सेविंग का और स्कोप मैं होता है। जाके लास्ट में देखता हूँ, अरे यार ये तो इतना पैसा हो गया, इसने तो हाँ। बजट बिगाड़ दिया पूरा मंथ का। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अक्सर हो जाता है। अच्छा, पहले क्या होता था, जैसे पेटीएम में ना वॉलेट होता था, बिल्कुल, तो हम पहले वॉलेट में पैसा डाल देते थे 5-7 हजार रुपए, और उसी को खर्च करते रहते थे, तो थोड़ा ट्रैक रहता था बिल्कुल। कि भाई हमने शुरुआत में महीने के 5,000 डाले थे यार, 20 दिन हो गए, 20 दिन में 5,000 रुपए खर्च हो गए। अब वो भी नहीं है, अब तो आपका सीधा बैंक अकाउंट लिंक्ड है। तो उसको बचाने के लिए भी एक ट्रिक देता हूं, नया बैंक अकाउंट खोलो और उसको यूपीआई से लिंक कर दो, और हर महीने उस बैंक अकाउंट में एक अमाउंट डाल दो, 2,000 3,000, जो आपकी क्षमता है, जो आपका एवरेज खर्चा है, बस। उसके बाद उस अकाउंट से पैसा ही नहीं जा सकता, खत्म हो गया आपका। यूपीआई आपको बर्बाद नहीं करेगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आपका जो महीने के इकट्ठा पैसा आप वहाँ डाल दो जितना सोच रहे हो पहले, हाँ, एंड वहाँ से आप यूपीआई वहां वगैरह से करते यूपीआई करो, तो आपको पता चलता रहेगा ना, क्योंकि बैंक अकाउंट का तो Exactly, स्टेटमेंट आप इमीडिएटली देख सकते हो। तो आपको रूल्स बनाने पड़ेंगे भाई साहब, आपका दिमाग नहीं अलाउ करेगा ये सब चीजें। आपका दिमाग तो खर्चीला है, वो तो जाएगा, अरे यार ये भी खरीद ले भाई, ये भी खरीद ले, वो भी खरीद ले, ऐसे कर ले। हर चीज के लिए बकेट्स बना दो। देखिए, हमारे पेरेंट्स ने ये सब बहुत अच्छे से किया, पिगी बैंक्स बनाते थे, बिल्कुल, ठीक है, छोटे छोटे सेविंग्स अकाउंट घर पे रखते थे। क्यों रखते थे? हैबिट के लिए। लोग मुझसे काफी टाइम पूछते हैं, अय्याज भाई पीपीएफ करूं कि ईएलएसएस करूं एटीसी इन्वेस्टमेंट्स के लिए। मतलब अगर भाई तू खर्चीला आदमी है तो तू पीपीएफ कर दे, बिल्कुल, क्योंकि तेरे पैसे ही फंस जाएंगे 15 साल के लिए, बिल्कुल। तो तू खर्च नहीं कर पाएगा, ठीक है। पर अगर तेरे में कंट्रोल है, क्षमता है, तू कंट्रोल कर सकता है अपने आप को, तो ईएलएसएस कर। फाइन। जी भाई, ऐसे मतलब यूपीआई पे बात करते हैं अभी कि मतलब मेरे याद है हम छोटे थे, तो अगर बड़ा अमाउंट होता ना 8-10 हजार रुपए कोई चीज लेके लेनी होती थी, हाँ, तो दुख हो अमाउंट होता जाता था। 10,000 रुपए, ठीक है, हाथ में देते हुए बड़ा रखता रहा यार, बहुत। नोट गिन के दे रहे कि यार ये हो सकता है ये ना दे, हम इसको अवॉइड कर दें, बिल्कुल 4 महीने बाद ले लें, 6 महीने बाद ले, तो वो बड़ा दुखता था। बिल्कुल। अभी क्या हो गया कि यार 15, 20, 25, 30 उठाओ, 1.5 लगाया और यूपीआई से इतना, मतलब तो इतना आसान हो गया है वीडियो पेमेंट। गेम बन गया। एग्जैक्टली। तो इससे भी बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है लोगों की सेविंग पे। बिल्कुल। ये देखो साइकोलॉजिकली क्या होता है, जब वो हाथ से जा रहा होता है ना, तब आपको फील होता है, पर यहां से आपके हाथ से नहीं जा रहा है। आपको ऐसा लग रहा है यार बस मैं वीडियो गेम खेल रहा हूं, मैंने यहां बटन दबा। और ट्रेडिंग में भी लोगों ने क्यों लॉस किया? क्योंकि यही हो रहा था। लो ठीक है यार, -1 लाख ही तो दिख रहा है। बिल्कुल। अरे भाई 1 लाख रुपए साफ हो गया तुम्हारा, पता नहीं चल रहा तुम्हें? नहीं, वो तो ठीक है, 1 लाख मैं कवर कर लूंगा। तो आई थिंक ये जो मानसिकता डेवलप हुई है डिजिटाइजेशन की वजह से, जो दो डिजिटाइजेशन हैज बीन ग्रेट फॉर द कंट्री, छोटे लोगों तक बहुत पैसा बिल्कुल। पहुंचा है, डायरेक्ट बेनिफिट पहुंचा है, बहुत कुछ पहुंचा है। पर देखिए, हर टेक्नोलॉजी दोधारी तलवार होती है, ड्रॉबैक ठीक है। बिल्कुल रहता है। रील्स हैं, रील्स में लोग पैसे बना भी रहे हैं और समय गवा भी रहे हैं, Exactly. ठीक है। तो अगर आप उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाओ और रेगुलेट, नहीं तो कोई भी चीज को रेगुलेट कर दो। अगर आप नहीं कर पा रहे ना ठीक से इस्तेमाल, अगर आपसे कंट्रोल नहीं होता, तो इफ यू कांट कंट्रोल, रेगुलेट, उसको रेगुलेट करता, ठीक है मैं इतना करूंगा जी, तो आप बच के रहोगे, मतलब कंपैरेटिवली बचे रहोगे। फाइन। हमने संजय भाई जेन ज़ी की बात की। अभी एक चीज़ आप बताएं कि बच्चों के अंदर कैसे हैबिट डालें सेविंग की या पैसे खर्च करने की, उनको कैसे टीच करें अबाउट मनी? देखिए, मैं बच्चों के लिए 2 ही चीजें सजेस्ट करता हूं, और ये हर माँ बाप को करना चाहिए, मैं तो बहुत स्ट्रांगली करता हूं। आप अपने बच्चे को एक उम्र के बाद, लेट्स से वो 8-10 साल का हो जाए, 8 साल का, आजकल बच्चे जल्दी मैच्योर हो जाए, तो 8 साल के बाद उसको एक छोटा पॉकेट मनी दीजिए, चाहे 100 रुपीज दीजिए, वो नोट उसको दे दीजिए, ठीक है। मैं मेरे बेटे को 2000 रुपीज देता हूँ पर मंथ। अब क्या है, वो गेमर है, मतलब उसको गेमिंग में करियर बनाना है। अब गेमिंग के इक्विपमेंट्स बहुत महंगे आते हैं, तो वो मेरे पास आएगा, वो मेरे को कहेगा 18,000 का माउस खरीदना है। एग्जैक्टली। ठीक है, बोला 18,000 का माउस, ये क्या होता है? मैं तो 180 रुपए का माउस खरीदता था भाई। बिल्कुल। तो नहीं मेरे को, तो मैं उसको पूछूंगा कि तू ये 18,000 का माउस खरीदेगा तो तू क्या बेनिफिट करेगा इससे? तो उसको मुझे समझाना पड़ता है कि डैड मैं ये करूंगा, ऐसे करूंगा, मैं फास्ट कर पाऊंगा, इसका ये फायदा होगा, मैं इससे गेम में आगे बढ़, तो मुझे समझाएगा, आरओआई समझाएगा। एग्जैक्टली। तो जब वो आरओआई समझा रहा होगा ना, तब उसके माइंड में डिसीजन मेकिंग चल रही होगी कि क्या रियली मुझे इस चीज की जरूरत है। तो उस टाइम पे डिसीजन बनता है उसके माइंड में, उसका माइंड डिसीजन फ्रेमवर्क को यूज करता है। अब मेरे पास नहीं है पैसे 18,000 रुपए, तो डैड कैसे करें? चेक काम कर, तेरी पॉकेट मनी कितनी है? 2000 है, तेरे को कब चाहिए? जितना जल्दी हो सके। तो एक काम कर, 3 मंथ्स हम कुछ और नहीं खरीदेंगे, तू 6,000 रुपीज सेव कर, मैं 12,000 रुपीज सेव करता हूँ, ठीक है।
तो मैं तेरे को उस दिन 3 मंथ्स के बाद 12,000 रुपीज दूंगा, तू 6,000 रुपीज डालना, हम 18,000 का माउस खरीदेंगे। अब क्या हुआ, उसने डिसीजन को 3 महीने डेफर कर दिया। बिल्कुल। दूसरा, अगले 3 महीने तक उसने अपनी सारी इच्छाएं मार दी, ना वो टी शर्ट खरीद रहा है, ना वो शूज खरीद रहा है, ना वो कोई और गेम खरीद रहा है, ना वो कहीं बाहर जाने की जिद कर रहा है। उसने अपनी बाकी सारी इच्छाओं को खत्म कर दिया, क्योंकि उसके लिए वो माउस बहुत इंपॉर्टेंट। पेशेंस भी सीख गया। पेशेंस भी सीख गया, इसे हम कहते हैं डिलेड ग्रेटिफिकेशन। तो डिलेड ग्रेटिफिकेशन सीख गया। एक होता है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, अभी के अभी चाहिए। वो जो बच्चे हैमलीज के स्टोर पे लौट जाते हैं ना, फिर माँ बाप स्ट्रेस में आके, प्रेशर में आके लेके दे देते हैं उनको। तो ये जब आप इंकलकेट करते हो उसमें, तो वो डिलेड ग्रेटिफिकेशन सीखता है। उसको समझ आता है मैं 6,000 बचाऊंगा, मेरे फादर 12,000 देंगे, मेरा माउस आ जाए। और यही हुआ, उसने 6,000 बचाए, मैंने 12,000 दिए, हमने वो माउस खरीद लिया। सो दिस इज द थिंग विच वी हैव टू टीच। ओनली 2 थिंग्स। बजटिंग, एक बच्चे को सिखाओ कि तेरे 2,000 है, तो कैसे खर्च कर रहा है उसको, उसमें से क्या सेव कर रहा है। उसमें से उसको 200 रुपए सेव करना सिखा दो कि भाई 200 रुपए साइड रख। अगर आप 100 रुपए दे रहे तो उसको बोलो 20 रुपए साइड रख। आदत, दिस इज जस्ट हैबिट्स। सेकेंड है ROI। कोई भी उसको चीज खरीदनी है, तो जैसे मेरी एक फ्रेंड है, वो बहुत अच्छी बात बोली, बोलती नया टॉय आएगा जब पुराना टॉय जाएगा। ओके, ये वही हो गया सिस्टम जो मैं आपको बता रहा था कि आपने रेगुलेट कर दिया कि इनकम का 15%, तो उसने टॉय के लिए भी ये कर दिया। बोलती नया टॉय आएगा जब पुराना टॉय जाएगा। अच्छा, पुराने टॉय के साथ अटैचमेंट्स हो जाती हैं बच्चे को, तो अब उसको नया टॉय खरीदना, उसको समझ नहीं आ रहा मैं पुराना कौन सा वापस करूं, वो कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है यार, पुराने वाला ही ठीक है। या फिर अगर उसको नया बहुत ही पसंद है, तो कोई पुराना एक कॉम्प्रोमाइज करेगा, तो वो सीखेगा कि भाई मेरे पास सब कुछ नहीं हो सकता, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। जब ये बात एक बच्चा सीख जाता है, तो वो ज्यादा अच्छे डिसीजन लेता है। फाइन। आजकल तो संजय भाई यही मतलब मैंने भी देखा है कि भाई माँ बाप के साथ क्या होता है, पेरेंट्स बच्चे एक चीज सही है तो ये नहीं, इससे भी ऊपर वाली ले। क्यों? क्योंकि उसके बच्चे के पास जो है ना ये चीज है, इससे अच्छी वाली मेरे बच्चे के पास होनी चाहिए। तो ये सब चीज चल रही है, और इस चक्कर में ना पूरा जो साइकोलॉजी आप बजटिंग की समझाना चाह रहे हैं, वो मतलब समझ किसी के नहीं आती, और वो बच्चा भी नहीं सीखता। और फिर वो लास्ट में जाके यही होता है कि जब वो बड़ा होता है, वो सेविंग वाली आदत उसको होती नहीं। बिल्कुल यही हो रहा है, अक्रॉस बोर्ड यही हो रहा है। ये सेम प्रॉब्लम सब लोग फेस कर रहे हैं। और ये आप देखो, मैं बच्चों को क्या ब्लेम करूं, पेरेंट्स ही नहीं कर रहे। पेरेंट्स में ये है कि भाई मेरे बच्चे के स्कूल में अगर कोई पेरेंट यूएस गया है ट्रिप के, तो मैं कहां जाऊं? अरे तुम नहीं जा सकते तो तुम यार आजू बाजू घूम के आ जाओ। आएगा, आपका भी टाइम आएगा, आपका भी टाइम आएगा, बट स्ट्रेस और प्रेशर क्यों लेना इस बात का? फाइन। संजय भाई, अब बात करते हैं क्रेडिट कार्ड की और डेब्ट्स की। मतलब हम अक्सर देखते हैं कि लोग करते हैं कि भाई ये क्रेडिट कार्ड है मेरे पास, 8 क्रेडिट कार्ड है मेरे पास, और मैं इसका पेमेंट के बाद इससे निकाल लेता हूँ, उसका पेमेंट कर देता हूँ। क्रेडिट कार्ड घुमाते हैं, मतलब ये चलता है आजकल ट्रेंड। हमने क्रेडिट कार्ड घुमा रखे हैं और इतना सारा हमने पैसा निकाल रखा है, और फिर हम इसका पेमेंट कर देते हैं, उधर कर देते हैं। पैसा हमारे पास है नहीं, लेकिन इन द एयर मनी है, सारे काम हमारे हो जाते हैं। तो ये कितना बड़ा ट्रैप है? देखिए, वापस मैंने जैसे कहा कि कोई भी चीज आपके लिए ट्रैप या फिर बेनिफिट बनेगी, ये आपकी चॉइस होगी और किसी की चॉइस नहीं होगी। तो अगर आप क्रेडिट कार्ड को देखें, तो उससे अच्छा कोई इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं इस दुनिया में। अगर आप उसको वाजिब तरीके से यूज करें, तो एक व्यक्ति जो साल का 10 लाख रुपए कमाता है, वो क्रेडिट कार्ड से 40,000 रुपए बचा सकता है। तो यानी आप अपनी इनकम का 4% क्रेडिट कार्ड से के राइट इस्तेमाल से बचा सकते हो। और आप उस क्रेडिट कार्ड से वो कर सकते हो जो आप अपनी जेब के पैसे देके नहीं कर सकते। मैं कितने लोगों को जानता हूं जो साल में मैरियट में 2-2, 3-3 दिन फ्री में रह के आते हैं, ताज में 2-2, 3-3 दिन फ्री में रह के आते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्रेडिट कार्ड को राइट तरीके से यूज करते हैं। आपने क्रेडिट कार्ड के बारे में क्या सीखा है? चलो मुझे बताओ। फिर से क्वेश्चन आता है कि आपने क्या सीखा है? आपने समझा क्रेडिट कार्ड क्या करते हैं, क्या स्कीम्स दे रहे हैं, क्या बेनिफिट्स है, कितने रिवॉर्ड पॉइंट्स दे रहे हैं, उन रिवॉर्ड पॉइंट्स को यूज कैसे करना है, मैं कहां कहां उसको इस्तेमाल कर सकता हूं? मैं यार भाई 60-70% टाइम मैं बिजनेस क्लास फ्लाई करता हूं बिना एक्स्ट्रा पैसा दिए। क्यों? क्रेडिट कार्ड में माइल्स, ये पॉइंट्स होते हैं, उन पॉइंट्स को माइल्स में कन्वर्ट किया, माइल्स को कन्वर्ट किया बिजनेस क्लास की टिकट में, हम चले गए। तो मैंने तो अपनी इंडल्जेंस को पूरा कर लिया ना। नहीं तो जिस चीज के लिए मुझे 20-20 हजार रुपए एक टिकट का देना पड़ता, ऐसी में साल में अगर 10 टिकट भी तो मैं तो 2 लाख रुपए की सेविंग कर रहा हूं। मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट है कि मैं बिजनेस क्लास में जा रहा हूं। तो पॉइंट ये है कि आप उस क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल कैसे करते हैं, यूज कैसे करते हैं। अगर आप चक्री घुमाने के लिए क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो, तो बॉस आपने बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया है, आप मरने वाले हो। आपका सिबिल रोज कम हो रहा है, और जितना सिबिल कम होगा उतना आपका आगे जाके जिंदगी में लोन लेना मुश्किल हो जाएगा। और सिबिल ना इज्जत की तरह है। बिल्कुल। एक बार नीचे होती है ना, तो वापस उस लेवल पे नहीं आती। समझो आपका 800 का स्कोर है और आपने एक बार गड़बड़ कर दी कुछ, तो अब वो वापस आएगा पर 800 तक नहीं आएगा। इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो सिबिल आपकी इज्जत की तरह है, उसको मेंटेन करो। और सिबिल को मेंटेन करने का या चालू करने का सबसे अच्छा तरीका ही क्रेडिट कार्ड है। आप क्रेडिट कार्ड लो, उसका रीपेमेंट टाइम पे करो, उसको ज्यादा कंज्यूम मत करो, लंबे समय के लिए क्रेडिट कार्ड को रखो,
दैट्स इट। उससे आपका सिबिल स्कोर बढ़ता है, और जैसे आपका सिबिल स्कोर बढ़ता है आपके लाइफ के बाकी लोन्स जो हैं, चाहे पर्सनल लोन है, चाहे होम लोन है, चाहे लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, चाहे व्हीकल लोन है, सारी चीजें आपको सस्ती मिलेंगी, और ये सब चीजें आपको चाहिए रहेंगी जिंदगी में। अगर कल को आप घर खरीदना चाहते हो तो आपको होम लोन तो चाहिए ना, बिना होम लोन के कौन घर खरीद सकता है? इसमें क्रेडिट कार्ड में ना अक्सर यही देखते हैं संजय भाई कि मिनिमम पेमेंट पे लोग चले ड्यू, जाते हैं हाँ, कि मिनिमम पेमेंट हमने कर दिया और फिर वो इंटरेस्ट कितना लगता है उनको समझ में नहीं आता। तो वो भी 42% लग रहा है। एग्जैक्टली वो आप लोगों को बताएं कि वो मिनिमम पेमेंट पे जाना एंड देन फिर उसके चक्कर में फंस जाना, ये कितना बड़ा मतलब भाई आप मुश्किल है ना कहीं से भी बोरो करो पर पूरा पैसा दो, माँ बाप से लो, दोस्तों यारों से लो, कहीं से भी लो, पर पैसा तो पूरा दो। ये मिनिमम ड्यू के चक्कर में 42% पर एनम दे रहे हो। अब आप सोचो 42%। यहाँ पे आपको म्यूचुअल फंड में हम कहते हैं 12-15% रिटर्न मिल Exactly. जाए, बहुत बड़ी बात है, और आप 42% दूसरे को देने को तैयार हो, कैसे यार? ऑलमोस्ट 4 गुना, ऑलमोस्ट चार, तो वो आप रिकवर ही नहीं कर सकते। दिस इज लाइक, हम क्या कहते हैं, इधर कंपाउंडिंग इज वर्किंग फॉर यू और अगेंस्ट यू। तो यहां पे कंपाउंडिंग इज वर्किंग अगेंस्ट यू, और अगर कंपाउंडिंग आपके अगेंस्ट चली गई ना दोस्त, तो आपको, सॉरी टू यूज द वर्ड, नंगा कर देगी। बिल्कुल। तो ये ना हो, ये आपकी जिम्मेदारी है। अपने फाइनेंसेस को कंट्रोल में लें, शांति से बैठें, स्ट्रेस मत लें, अपने बजट्स को देखें, कहीं कट करें। हम हमेशा कहते हैं कि स्पेंड वेयर यू वांट टू, बट रूथलेसली कट वेयर यू डोंट वांट टू। आपको ट्रैवल करना अच्छा लगता है, आप उसके लिए बजट बनाओ कि ताकि साल में एक बार जा सको, ठीक है? आपको बिजनेस क्लास में ट्रैवल करने का मन कर रहा है, साल में 2 बार करो, उसके लिए बजट अलग कर दो। पर फिर ऐसा नहीं है कि मैं 4 बार बाहर भी जाऊंगा, रात को स्विगी जोमेटो भी करूंगा, अगर मैं कहीं पे मेट्रो से जा सकता तो वहां भी मैं उबर और ओला लूंगा, तो वो फिर बंद करो ना यार। बिल्कुल। बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड। तो आपको रिसोर्सेज, वही रिसोर्सेज में घर चलाना है। भाई मैंने, अयाज भाई, ऐसे लोग देखे हैं जो 50,000 की तनख्वाह में इतना बढ़िया मैनेज करते हैं कि लास्ट में 10-12 हजार की SIP कर रहे होते हैं। और मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो महीने का 7 लाख रुपए कमाते हैं और 25 तारीख को उनके पैसे खत्म हो जाते हैं। अब महीने का 7 लाख कमाने वाले के 25 तारीख को कैसे पैसे खत्म हो सकते हैं, मेरे तो आज तक पल्ले नहीं पड़ा। और 50,000 वाले को जब देखता हूं तो इतना ऑप्टिमाइज चल रहा होता है, सर मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं ऐसे करता हूं, मैं ये करता हूं, 10,000 रुपए तो मैं आंख के सामने से निकाल ही देता हूं, मेरी तनख्वाह 50 नहीं है, मेरी तनख्वाह 40 है। वो अपने आप को ऐसे मैसेजेस देते हैं जिस वजह से उनकी सेविंग्स कंपलसरी हो जाती है। संजय भाई आपने अपस्किलिंग की बात की थी बीच में ना, तो अपस्किल कैसे करें, एक तो ये, प्लस आगे फ्यूचर में हम देख रहे हैं AI बहुत ज्यादा चीज आ रहा है, मतलब हर जगह AI आ रहा है, तो इसमें कौन कौन से करियर्स आपको दिखते हैं जो आगे लोगों के लिए होंगे और कैसे उसकी तरफ लोग जाएं? देखिए, AI इज द फ्यूचर, ये स्टेटमेंट गलत है। AI इज द प्रेजेंट। ओके। AI आ चुका है और उसी से आपको अब जीना है। मेरे बेटे ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, बोलते देयर इज नो AI विदाउट AI। मैंने इसका मतलब क्या हुआ, बोलते देयर विल बी नो एक्टिव इनकम ओके विदाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब आपको एक्टिव इनकम चाहिए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखना पड़ेगा। और बहुत जॉब्स रिप्लेस हो रहे हैं, तेजी से रिप्लेस हो रहे हैं। अगर आपने अपनी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाई तो आप मार्केट से बाहर हो जाओगे। अभी कल आया, शायद इन्फोसिस ने भी 600-700 लोगों को ले ऑफ किया है, और बहुत सारी कंपनीज कर रही हैं, मतलब दे आर लेइंग ऑफ बिकॉज ऑफ AI। US में मैं किसी लड़की से बात कर रहा था तो शी टुक माई पॉडकास्ट, तो उसने मेरे को बताया कि आफ्टर स्टडिंग फ्रॉम वेरी गुड कॉलेज उसको 6-8 महीने जॉब नहीं लगा। और ये सिचुएशन बहुत सारे कॉलेजेस की है जो महंगी डिग्रीज, मतलब जिनमें आपको करनी होती है। तो आई थिंक बिजनेसेस हैव फोकस्ड मोर टुवर्ड्स स्किल, कि भाई तुम्हें आता क्या है, ये तुम कहाँ से पढ़े हो, क्या करके आए हो, ये सब साइड रखो, बताओ तुम मेरे को मेरी क्या प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, ये बता दो। तो आई थिंक वो एक बहुत बड़ा शिफ्ट, टेक्टोनिक शिफ्ट आया है। तो इमीडिएटली अपग्रेड करो, अपस्किल करो। कोई बहुत सस्ता काम है अपग्रेड अपस्किल करना आज के ज़माने में, हमारे टाइम बहुत मुश्किल होता था। बिल्कुल। मैं हमेशा अपनी सैलरी का 5% अपस्किलिंग पे डालता था, आज भी डालता हूँ, इनकम का 5% अपस्किलिंग पे डालता ही डालता हूँ। तो आप भी डालो, कॉन्फ्रेंसेज में जाओ, कॉन्सर्ट्स में मत जाओ या फिर अगर कॉन्सर्ट्स जाते तो कॉन्फ्रेंसेज वहां भी जाओ, वहां भी जाओ भाई तो वहां जाओ और कोर्सेज लो, मेंटर्स पकड़ो, सीखो लोगों से। लाइफ इज ऑल अबाउट लर्निंग। अगर आप किसी भी बिलियनर से बात करेंगे ना तो वो एक ही चीज बोलेंगे, लर्न 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 लर्न। कंटिन्यूअस लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। संजय भाई कौन सी एक दो हैबिट होती हैं जो सक्सेसफुल लोगों के पास होती है और प्लस जो लोग एस्पायर करते हैं जैसे और फिर वो सक्सेसफुल नहीं बन पाते, वो उसको मिस करते हैं? देखिए, आई थिंक कुछ हैबिट्स जो आपको बहुत ही सक्सेसफुल बना सकती हैं, बहुत ही बेसिक है। पहला है डिसिप्लिन। जो चीज़ करनी है, ठीक है? मन नहीं कर रहा फिर भी करनी है, गर्मी है फिर भी करनी है, बारिश है तब भी करनी है, सर्दी है तब भी करनी है। अगर मुझे वीडियो बनानी है तो बनानी है, तो मेरे पास ऑप्शन नहीं है उस चीज़ का। बिल्कुल। बहुत टाइम होता है याज भाई, हमारा भी मन नहीं कर रहा होता वीडियो बनाने का, ठीक है? बट हम बनाते हैं, क्या करें? तो जो करना है वो करना है। डिसिप्लिन मीन्स इफ यू लाइक इट, यू डोंट लाइक इट, यू हैव टू डू इट। सेकेंड, मुझे लगता है कि आप अपनी संगति किसको रखते हो।
आई थिंक दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. डिसिप्लिन प्लस एसोसिएशन. अगर वो कहते हैं ना यू आर एवरेज ऑफ 5 पीपल यू रोम अराउंड विद, तो 5 आपके इर्द गिर्द कैसे लोग हैं, प्रोग्रेसिव लोग हैं या ढीले लोग हैं, ठीक है, उन्हीं से आपका मैसेजिंग जाती है. अगर 5 ढीले लोग हैं तो सब बैठ के गप्पे मारेंगे 6-6 घंटे 7-7 घंटे, एक दूसरे की चुगली करेंगे, प्रोडक्टिव नहीं होंगे. पर वहीं ग्रोथ ओरिएंटेड लोग होंगे तो बात करेंगे, अच्छा ये नेक्स्ट कैसे करें, नेक्स्ट क्या करें, ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, नया बिजनेस क्या बनाएं, हासिल कैसे करें. तो आपको चूज करना है आपका एसोसिएशन क्या होगा. तीसरा मुझे लगता है कि लिसन, सुनो, बहुत जरूरी है. लोग सिर्फ बोलते हैं, मतलब क्योंकि लोगों ने मुझे सिर्फ बोलते हुए सुना है, दे थिंक आई एम अ गुड स्पीकर, बट आई फील आई एम अ बेटर लिसनर. ओके. तो मैं सुनता बहुत हूँ, बातों को ऑब्जॉर्व करता हूँ और उसको ऑब्जॉर्व करके प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड करता हूँ. तो आई थिंक दैट इज अनदर स्किल विच यू शुड गेट अगर आपको आगे बढ़ना है लाइफ में. और चौथा मुझे ऐसा लगता है कि यू शुड नो हाउ टू बिल्ड अ टीम. यू नो हाउ टू मैनेज स्टेक होल्डर्स. आप कैसे करोगे, ये बहुत ज़रूरी है. और जितने बड़े आप लीडर बनते हो ना, उतने ज़्यादा आप रिस्पॉन्सिबल हो जाते हो. तो वो सब आपको ध्यान रखना पड़ता है. फाइन संजय भाई, अब लास्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं अपने. उसमें एक चीज़ आती है कि आजकल ना, जैसे हम देखते हैं शॉर्ट वीडियोस का बहुत ट्रेंड है, और मैं ऑलमोस्ट हर किसी से ये सवाल करता हूँ पॉडकास्ट में कि आजकल ना जितने भी यंग बच्चे हैं अपने, उन लोगों का टाइम बहुत ज़्यादा बीतता है शॉर्ट्स पे, और मतलब ऐसा हो जाए 8-8 घंटे का स्क्रीन टाइम होता है. तो आप एज एन एंटरप्रेन्योर, आप एज अ बिजनेस कोच, ये इस हैबिट को कैसे देखते हैं कि ये कितना नुकसान उनका आगे जाके कर देती है? देखिए, सबसे पहली चीज़ है, इसको तो कैम्ब्रिज ने एक नाम दे दिया है, सॉरी ऑक्सफोर्ड ने एक नाम दे दिया है, विच इज़ कॉल्ड ब्रेन रॉट. ब्रेन का सड़ना. ठीक है. तो ये एक प्रॉपर वर्ड हो चुका है अब डिक्शनरी में, ब्रेन रॉट. तो आज का दिन ब्रेन रॉट का ही है. लोग 6-6, 7-7 घंटे रील्स देख रहे हैं, रात के 2 बज जाते हैं, 3 बज जाते हैं, कुछ समझ नहीं आता और आदमी रुक ही नहीं पाता. इट्स वर्स देन अ ड्रग. फिर ड्रग लेके आदमी एक बार को बेहोश हो जाता है, साफ हो जाता है, फिर उठता है, तब देखता है. पर यहाँ तो देखता ही रहता है, देखता ही रहता है, देखता ही रहता है, और ब्रेन रॉट हो रहा है आपका. बिकॉज मतलब आप सोचो, वो सड़ रहा है कि हर सेकंड उसको कुछ नया चाहिए. अब इससे आप कैसे बच सकते हैं, ठीक है, क्या करना चाहिए? ये पहला है, डोंट कंज्यूम यूजलेस कंटेंट. ठीक है. कुछ लोग होते हैं ना जो आपके फ्रेंड्स ग्रुप में होते हैं, जो सबसे ज्यादा रील्स भेज रहे होते हैं. एग्जैक्टली. अरे ये देख, ऐसा मजा आया, मजा आया. लोगों का तो काम है, जो रील बना रहा है वो मजे कर रहा है. ठीक है. तो पहली चीज है कि आप थोड़ा सा कंटेंट अच्छा देखो. अगर आप देख भी रहे तो बिजनेस कंटेंट देखो, मोटिवेशन, लाइफ कंटेंट ज्यादा देखो. सेकंड, स्क्रीन टाइम को रिस्ट्रिक्ट कर दो. बहुत सारी एप्स हैं जो आपके स्क्रीन टाइम को रिस्ट्रिक्ट कर देती हैं. तीसरा, कुछ एप्स हैं जो आपका ऐप खुलने से पहले 15 सेकंड का पॉज कर देती है. ठीक है. तो आप ऐप समझो, आपका मन करा इंस्टाग्राम पे रील्स देखने का, आपने इंस्टाग्राम ओपन किया, वो 15 सेकंड का पॉज करेगी. 15, 14, 13, उतने में ना आपका पेशेंस लूज आउट हो जाता है. तो काफी केसेस में आप बंद कर दोगे. दूसरा, कोई ना कोई हैबिट पकड़ो कि मैं फॉर एग्जाम्पल टेनिस खेलना चाहता हूँ, बाहर जाना चाहता हूँ, सिंगिंग करना चाहता हूँ, दोस्तों से मिलना चाहता हूँ, और खाने के टाइम में सिर्फ खाओ. वो एक संत को मैंने सुना था, बहुत अच्छा कहा था, उन्होंने कहा था कि जब मैं पानी पीता हूँ तो मैं सिर्फ पानी पीता हूँ. तो आप जब खाना खा रहे होते हो तो अपने फोन्स को बंद करो, स्विच ऑफ करो, शांति से बैठो. एक एक निवाला जब खा रहे हो उसको रिस्पेक्ट करो, टाइम दो. तो जो चीज कर रहे हो उसमें प्रेजेंट में रहो. काम कर रहे हो तो अपने फोन्स को साइड में रख दो, बंद कर दो. इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है. अगर आप इतना इंपॉर्टेंट होते तो शायद आपको ये फोन की जरूरत भी नहीं पड़ती, कोई और आपका फोन हैंडल कर रहा होता. ठीक है. बड़े लोग अपने फोन को हैंडल नहीं करते. तो ये कुछ चीजें हैं जिससे आप अपने आप को इंप्रूव कर सकते हो. एंड ऑब्वियसली यू हैव टू बी, अगेन कॉन्शियसनेस का गेम है सारा. आप अनकॉन्शियस मत हो जाओ. मतलब जस्ट बी वेरी कॉन्शियस अबाउट व्हाट यू आर डूइंग. टाइमलाइंस बना लो, गोल्स बना लो. दैट्स इट. फाइन संजय भाई, लास्ट क्वेश्चन. मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी, पावर ऑफ मैनिफेस्टिंग. मैनिफेस्टेशन पे बहुत मतलब आपने उसमें बात की थी. तो ये कितना जरूरी है लाइफ में? बहुत जरूरी है. आप गूगल मैप खोलते हो तो वो आपसे डेस्टिनेशन मांगता है. बिल्कुल. डेस्टिनेशन डालोगे नहीं तो रास्ता दिखेगा कैसे? सही है. तो मैनिफेस्टेशन इज योर डेस्टिनेशन. आज अगर आपको 1 करोड़ कमाना है तो आप बोलोगे 1 करोड़ कमाना है, तब तो दिमाग सोचना चालू करेगा. बिल्कुल. कुछ लोग कहते हैं कि ये पागल है, 1 करोड़ कमाएगा, क्या बात कर रहा है, आज तो 3 लाख रुपए साल का कमाता है, 1 करोड़ कैसे कमाएगा? तो जिन्होंने 1 करोड़ कमाया था वो भी किसी दिन 3 लाख ही कमा रहे थे, पर आज कमा रहे 1 करोड़ रुपए. नथिंग स्टॉप्स यू फ्रॉम मेकिंग एक्स्ट्रा मनी और लिविंग अ हैप्पी लाइफ. बट अगर आप सोच ही नहीं पाओगे तो आप कर नहीं पाओगे. एंड आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, वो बहुत भोला दिमाग होता है. वो कंटेस्ट नहीं करता, वो सोल्यूशन देता है. अगर आप बोल दो ना आज कि मेरे को 1 करोड़ कमाना है, तो वो बैठ के सोल्यूशन देगा आपको. बट आपको आपके जो शैतान दिमाग है, जो कॉन्शियस माइंड है, उसको थोड़ा शांत करना पड़ेगा, क्योंकि वो रीजनिंग करेगा, लॉजिकल बातें करेगा.
तो लॉजिकल बातें करके ना आप पाथ नहीं ढूंढ सकते हाई परफॉर्मेंस का। ठीक। तो जो वो कहते हैं ना, जो पागल होते हैं वही इतिहास रचते हैं। बिल्कुल। तो उतना तो आपको थोड़ा पागलपन चाहिए, फिर उसको डिसिप्लिन और एक्शन से फॉलो ऑन करो। सो फॉर एग्जांपल मैं कोबे ब्रायंट का एग्जांपल देता हूँ। कोबे ब्रायंट की एक लाइन है जो मैनिफेस्टेशन में मेरे हिसाब से सबसे सुंदर लाइन है, वो है इफ यू नो व्हाट यू वांट द वर्ल्ड बिकम्स योर लाइब्रेरी। तो पहला स्टेटमेंट ये है कि इफ यू नो व्हाट यू वांट, और वो सिर्फ मैनिफेस्टेशन से आता है। जब आप चीज को मैनिफेस्ट करते हो, सोचते हो कि आपको वो मिलेगा। और फाइनेंस में मैनिफेस्टेशन सिखाया जाता है, क्योंकि बार बार आपने सुना होगा गोल बेस्ड, गोल बेस्ड, गोल बेस्ड, गोल बेस्ड। तो मैं तो मैनिफेस्ट ही कर रहा हूं ना, 3 साल बाद गाड़ी आएगी, 5 साल बाद घर आएगा, 10 साल बाद मेरे बेटे की शादी होगी, 20 साल बाद मैं रिटायर होऊंगा। ये मैनिफेस्टेशन नहीं तो और क्या है? और उसके लिए आप कह रहे हो मुझे इतना पैसा चाहिए, मुझे रिटायर होना, मुझे 5 करोड़ चाहिए, मुझे मेरे बेटे के लिए 1 करोड़ चाहिए, मुझे घर खरीदने के लिए 40 लाख रुपए चाहिए, मुझे गाड़ी खरीदने के लिए 20 लाख रुपए चाहिए या 10 लाख रुपए चाहिए। तो वो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो एक तरीके से। मैनिफेस्टेशन में क्या होता है, आप उसको विजुलाइज कर देते हो कि आप वो गाड़ी की फोटो लगा दोगे, अपने फेवरेट कलर की फोटो लगा दोगे, तो आप एक विजुअल बोर्ड बना लोगे उसके साथ। सो दिस इज मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन वेरी इंपॉर्टेंट। और उससे आपके न्यूरल पाथवेज ओपन होते हैं, उससे आप सीख करते हो। द वर्ल्ड बिकम्स योर लाइब्रेरी। देन यू स्टार्ट सीकिंग, अरे मैं कैसे लिखा, चल यूट्यूब पे काम की वीडियो देखता हूँ। फिर आप वो यूजलेस ब्रेन रॉट स्क्रोलिंग छोड़ के आप पर्पसफुल वीडियोस देखना चालू करते हो। चलो मैं इस आदमी को सुनता हूँ, इसने कैसे अचीव किया, इसने कैसे अचीव किया। 75% of billionaires today are self-made. 75%. They are not second generation. तो यानी उन्होंने कुछ तो आउट ऑफ द ऑर्डिनरी अचीव किया। और किसी से भी आप बात करो, एवरीबॉडी प्रैक्टिसेस मैनिफेस्टेशन। चाहे वो मेडिटेशन के थ्रू करे, चाहे वो लिख के करे, चाहे वो विजन बोर्ड के थ्रू करे, किसी भी तरीके से करे, पर वो आगे का देखेंगे तभी उनका पाथवे क्रिएट होता है। ओके संजय भाई, आजकल मतलब लाल तो चल ही रहा है, लेकिन एक और चीज चल रही है आजकल सोशल मीडिया पे, रणवीर का जो एपिसोड चल रहा है, मतलब उसके बारे में आपका क्या कमेंट है? मतलब बड़ा जो रिस्पॉन्स आ रहे हैं लोगों से, बड़े मतलब डिफरेंट रिस्पॉन्स आ रहे हैं, और मतलब वो सही भी है अपनी जगह, तो इसमें आप प्लीज बताएं। देखिए, मैं ये मानता हूँ, आई मेट रणवीर, आई स्पेंड टाइम विद हिम, तो उसने ना कंट्रीब्यूट बहुत किया है हमारे देश के लिए। बट जो उसने ये किया वो ऑब्वियसली इट वाज ही क्रॉस्ड हिज बाउंड्री एंड ही हैज एक्सेप्टेड इट। उसने अपॉलॉजी भी किया, सब कुछ किया। पर मैं आपको ये बताता हूं कि अगर हम ये कहें कि किसी का डार्क साइड नहीं होता, तो ऐसा नहीं है, सबके डार्क साइड है। पर वो डार्क साइड है ना, एसोसिएशन से बाहर आते हैं। अगर आप एक गलत एसोसिएशन में चले जाओ तो वो डार्क साइड उभर के आ जाता है बाहर। बस यही हुआ रणवीर के साथ। रणवीर जब तक एक राइट एसोसिएशंस में होता है, जब अच्छे लोगों से बात कर रहा होता है, तो ही इज एबल टू पुल आउट द बेस्ट आउट ऑफ देम। आप उनके क्वेश्चन सुनो और जिस तरीके से वो पॉडकास्ट करते हैं, तो ही इज एबल टू पुल आउट द बेस्ट आउट ऑफ एवरीबडी, यू नो। और वो पॉजिटिव एनवायरनमेंट में होते हैं, पॉजिटिव लोगों के साथ होते हैं। बट ये एनवायरनमेंट जो था ना, वो थोड़ा डार्क था। और आई थिंक उस डार्क एनवायरनमेंट में एज ए यंगस्टर फिट होने के लिए उन्होंने ये क्वेश्चन पूछ लिया और ऐसा बोल दिया, एंड विच हैज बैकलैश्ड वेरी बैडली। पर इसका कोई माफी ऑब्वियसली इतनी जल्दी मिलती नहीं है। ही विल हैव टू फेस, एंड I pray to God that he gets the power to face this backlash, because it is going to be harsh on him. क्योंकि जनता ना एक गलती ढूंढ रही होती है। Exactly. और हमारे भगवत गीता में एक श्लोक भी है इसके ऊपर, कि 3रे अध्याय का 21वां श्लोक है, जिसमें कहा है कि जैसा जैसा लीडर करता है वैसे वैसे फॉलोअर करते हैं। तो एक लीडर पे ना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि लोग उसको फॉलो कर रहे होते हैं। अब मोदी जी हैं या फिर कोई भी सीनियर लीडर है कंट्री का, राष्ट्रपति हैं या जो भी, दे कांट डू लूज थिंग्स। वो बोले यार नहीं, मेरा भी मन करता है सड़क पे पाव भाजी खाने का, नहीं खा सकते। बिल्कुल, यू आर रिप्रेजेंटिंग अ पोजीशन, ठीक है। तो वो लूज कमेंट्स नहीं कर सकते, बहुत सोच के बोलना पड़ता है, क्योंकि आप उस पदवी पे पहुंच गए हो, आप उस स्टैचर पे पहुंचे, तो उस स्टैचर की मर्यादा रखनी पड़ती है। आई थिंक वो मर्यादा का उल्लंघन हुआ। एक वीडियो आया उनको, उन्होंने सॉरी वॉरी भी बोला, हाँ, तो क्या वो इनफ है? देखिए, ऑब्वियसली इस टाइम पे हीट इतनी ज्यादा वो इनफ नहीं है, एंड ही विल हैव टू फेस दिस हीट। और अगर कोई कानूनी प्रावधान है इस चीज को लेके, चाहे वो कोई किसी तरह की पेनल्टी हो या कुछ भी हो, तो आई थिंक अगर होगा तो फेस तो करना पड़ेगा, जो भी होगा। आई एम नॉट श्योर, मेरे को खुद को इतना लॉ का इतना ये वाला आइडिया नहीं है कि क्या होगा। दो आई हैव हर्ड वेरी बिग थिंग्स कि वो काफ़ी FIRs हो गई और ये सब हो गया। एंड एज आई सेड, आई नो हिम पर्सनली, आई मेट हिम, आई हैव स्पेंट टाइम विद हिम, तो मैं उसके अच्छे साइड को बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो मैं बस यही देखूंगा कि इट वॉज एन एरर, बट इट वॉज a grave error. It was a grave mistake, and he apologized. That was good. उन्होंने उसको डिफेंड नहीं किया। काफी लोग आके डिफेंड करने लग जाते हैं। Exactly. तो आई थिंक he had the humility to immediately accept it. अब देखिए, लोग उस पर भी कर रहे हैं, तड़का मार रहे हैं, सुबह नहीं किया, दोपहर को किया। यार ये कोई मतलब नहीं होता। हाँ, बिल्कुल रहता है। उन्होंने किया,
उसको एक्सेप्ट करते हैं, बट पीपल आर और वो एंग्री। टाइम लग जाता है। द कमेंट्स आई हैव रेड ना, मेरे को लगता है कि लोग है ना बड़े हताश हो गए कि यार मैं इसको बहुत फॉलो करता था और ये ऐसा निकला। तो ये ऐसा निकला नहीं, हर जन ऐसा है। मैं कहता हूं जो उस आदमी को गाली दे रहा है, एक बार अपने अंदर झांको, आप में कालक नहीं है क्या? आपने कोई गलत काम नहीं किया क्या? एक बार ये बात हो रही थी, बड़ा अच्छा मैंने कहीं पढ़ा था कि एक बंदे ने कुछ गलत किया तो सब उसको पत्थर मार रहे थे, तो एक बंदा है बोला वही पत्थर मारना जिससे जीवन में कुछ गलत नहीं किया, तो सब चुप हो गए। तो मैं सिर्फ आप सबसे यही कहूंगा कि वही पत्थर मारना जिसने कोई गलत नहीं किया। फाइन संजय भाई, इसको अपनी पॉडकास्ट को यहीं पे रखते हैं एंड वी वांटेड टू डिस्कस बहुत ज़्यादा बिकॉज काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी हैं एंड अगर मतलब क्वेश्चंस आएंगे हमारे पास इस पॉडकास्ट के बाद तो मैं फिर से चाहूँगा फिर से आए एंड लोगों के आंसर करें। एंड आपने हमारे साथ कनेक्ट किया इन शॉर्ट नोटिस, आपने टाइम दिया उसके लिए थैंक्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू।